फ्लटर फ्लो आपका एक तरह से एक लो कोड या आप नो कोड बोल सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक होता है लो कोड जिसमें आपको कोडिंग बहुत ही ज़्यादा कम करनी पड़ती है, और एक होता है नो कोड जिसमें आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। तो फ्लटर फ्लो जो है ये एक हाइब्रिड है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। आपको इसमें कुछ फीचर बनाने के लिए कोडिंग भी डालना पड़ेगा, और अगर कुछ एडवांस फीचर्स नहीं डालने हैं तो आप इसको नो कोड भी रख सकते हो। तो इसलिए ये दोनों है। इतना समझ में आ गया। आप इसमें विजुअल डेवलपमेंट करते हो। विजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ तो आप देखो, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक डेवलपर गया यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐड कर रहा है। ये सब मतलब जैसे आप पेंट में करते थे, जैसे आपने पेंट यूज़ किया होगा, वर्डप्रेस यूज़ किया होगा, तो उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं विजुअल डेवलपमेंट। तो विजुअल डेवलपमेंट के जरिए आप इसमें ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ यार। देखो, ई फॉर्मेट का भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो इसमें, क्योंकि फ्लटर फ्लो अभी जाके अपडेट किया अपने आप को, जहाँ पे आप मैक ओएस का, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इसका डेमो भी देख सकते हो। डेमो में अगर इसे दिखा दूँ आपको, टास्क मैनेजमेंट का है, कोई एक मैं डेमो दिखा देता हूँ। मान लो ये डेमो हमारा है, इसको मैं रन करके दिखा दूँ आप लोगों को। चलो ये देखो आप, कुछ इस तरह से, जहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आप मेरी और वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने कई सारे ऐप्स बनाए हैं जहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप इस्तेमाल किया। बट आप ऐसे देख लो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो जैसे पेंट में काम करते थे, सिमिलर वैसे ही है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं तो नीचे आएंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहला तो बिल्ड डिफरेंटली, मतलब किस तरह से ये डिफरेंटली बिल्ड है, मतलब क्यों अलग लगता है सभी नो कोड बिल्डर से। इसमें क्योंकि आपका विजुअल बिल्डर है। ठीक है, ईजी डाटा एंड एपीआई इंटीग्रेशन है। आप इसमें आसानी से डाटा इंटीग्रेट कर सकते हो, एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। जो आपका डाटा आता है, मतलब जो बैकएंड होगा, वो आपका फायरबेस पे होता है। उसके बाद एपीआई तो आप जानते ही हो, एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो आप। देन आप ऐप के अंदर कई सारे लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे आपने ये देखो, हिंदी कर लिया, यहाँ से चूज़ कर लिया, इंग्लिश कर लिया, स्पेनिश कर लिया। तो अपने ऑडियंस के लैंग्वेज के हिसाब से भी आप इसमें लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। और नीचे आते हैं। ठीक है, आप कस्टमाइज़ एवरीथिंग है, मतलब इसमें आपको एक विजुअल एक्शन बिल्डर मिलता है। जिस मतलब होता है, देखो विजुअल एक्शन बिल्डर और विजुअल ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। विजुअल का मतलब देखो क्या होता है कि आप देख रहे हो, मतलब विजुअल का मतलब आप लेमैन लैंग्वेज में समझो कि आप देख रहे हो, और देख के किसी चीज़ को आप बिल्ड कर रहे हो। ओके, तो जैसे पेंट में करते हैं, वो भी एक ऐप का एक विजुअल कर रहे हो, मतलब रेक्टेंगल ड्रैग कर रहे हो, पेंट डाल रहे हो उसमें, कलर फिल कर रहे हो, कलर पिक कर रहे हो, तो वो भी विजुअल काम कर रहे हो। उसी तरह आप इसमें जो एक्शन बनाओगे उसे भी एज ए विजुअल ही करना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं आपको अगर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो, आप पिकअप यहाँ पे क्लिक करके ऐड करते हो, ऐड करने के बाद ये ऐड होता है, उसके बाद ये ऐड होता है, तो आप देख पा रहे हो। देखो क्या हो रहा है, अगर बजट इज डबल इक्वल टू यूज़र रिकॉर्ड है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो हर चीज़। देन आता है कस्टम विजेट। आप अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप विजेट्स इसमें डाल सकते हो। जैसे बहुत सारे विजेट्स होते हैं, जैसे कैरोजल व्यू हो गया, ये सारे विजेट्स इनबिल्ट नहीं है, तो आप इसको डाल सकते हो। पर फ्यूचर में ये सारे विजेट्स फ्लटर फ्लो में आ जाएंगे। अभी ये अपने आप को बहुत जल्दी ही इम्प्रूव कर रहा है। ठीक, देन आता है कस्टम फंक्शंस। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपका एडवांस कोड करने के बाद ही आता है। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं ऐसे, तो उनको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बट इसमें एक ट्विस्ट और है कि आपका जो फ्लटर फ्लो है ना, वो ओपन एआई का कोडेक्स प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करके रखा है अपने में। वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है ओपन एआई का, जहाँ पे आप कमांड लिखते हो, मतलब प्रॉम्प्ट लिखते हो या कमांड कह लो उसको। जब उसे लिखते हो ना, तो उसका कोड जनरेट करके दे देता है आपको। आप ऐसे इमेजिन करो कि जब कुछ भी आप लिख रहे हो, मान लो आपको करना क्या है, दो नंबर का सम करना है, तो आप लिख दो सम ऑफ टू नंबर, तो वो आपको कोड जनरेट करके दे देगा कि भाई साहब ये आपका कोड रहा, आप इसमें ये पास कर दो, देन आपका ये कोड रन कर जाएगा। तो उसने ये इंटीग्रेट करके रखा है फ्लटर फ्लो ने। और नीचे आते हैं तो ये हमारे कस्टमर्स हैं जो कुछ बात करते हैं। ठीक है, देन और नीचे आते हैं,
ये कुछ ऐप्स हैं जो डिज़ाइन हैं, आप प्ले स्टोर पर भी देख सकते हो इन सबको। हाँ, और जो इसकी सबसे मेन फीचर है ना, जो मुझे बहुत पसंद आता है, और इसी फीचर की वजह से ये ऐप, जो ये सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, ये जो वेब ऐप है, ये सभी से अलग है। इसमें आप अपना कोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मान लो हम लोग हमने कोड एक्सपोर्ट कर दिया और हमारा प्रीमियम ख़त्म हो गया, मतलब जो हमने प्लान लिया था वो ख़त्म हो गया, या प्रीमियम लो या तो प्रो वर्जन लो, ख़त्म हो गया, तो क्या करोगे आप? क्या हमारा ऐप बंद हो जाएगा? क्या ऐप प्ले स्टोर पे है वो हट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो आप ऐप डेवलप करते हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, मतलब आप उसे कहीं भी रख सकते हो। पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप ऐप में कुछ अपडेट करोगे, कोर अपडेट मतलब डिज़ाइन में तो कुछ भी अपडेट कर सकते हो, बट कोई फंक्शनैलिटी में अपडेट करोगे या कुछ ऐसा अपडेट करोगे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोर में हो, तो उसको अपडेट करने के लिए फिर से आपको फ्लटरफ्लो का प्रीमियम या कुछ भी लेना पड़ेगा, जिस लेवल में आप प्रोजेक्ट अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ अपडेट नहीं कर सकते आप, अपडेट वो भी कोर लेवल का ही नहीं कर सकते, बाकी सारा आप अपडेट कर सकते हो अगर आपको कोडिंग आ रही है तो। और फ्लटरफ्लो फीचर्ड हुआ था गूगल I/O कैप्टेरा शॉर्टलिस्ट में, गूगल पार्टनर क्लाउड भी है ये, गूगल क्लाउड का पार्टनर भी है ये, और इसके पास 450K यूज़र्स भी हैं। ये हो गया, समझ आ गया ना आपको फ्लटरफ्लो के बारे में मैंने जो बताया है। चलो, ये तो हो गया हमारा फ्लटरफ्लो के बारे में। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स में क्या क्या है आपके, आप अपने आइडियाज़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं, पर चलो मैं आपको जो मेन फीचर्स बताता हूँ इसमें। पावरफुल फीचर्स, कोड ऑप्शनल। तो जो इसके सबसे अच्छे फीचर्स हैं जो आपका UX काफ़ी अच्छा करते हैं, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा कर देते हैं, वो होता है पहला एनिमेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 0 से लेके 100 तक इसने एनिमेट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको एनिमेशन आप अपने ऐप्स में रख सकते हो, जिसमें आता है आपका लॉटी और राइव एनिमेशंस आते हैं, इन सबको आप अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद है आपका पुश नोटिफिकेशन। आप देख लो, जो आप अपने यूज़र को नोटिफिकेशन भेजते हो वो भी आप इसमें सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो अपने फायरबेस से। लाइट और डार्क मोड आप प्रोवाइड कर सकते हो यूज़र को, जिसको लाइट मोड पसंद है वो लाइट में देख लेगा, जो जिसको डार्क मोड पसंद है उससे डार्क मोड में कर सकता है अपना ऐप। इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, वो फ़ोन सेटिंग के हिसाब से भी अपना कलर चेंज करता रहता है। देन आता है चैट एंड ग्रुप चैट। ये कुछ कस्टम फीचर हैं जो आपको फ्लटरफ्लो के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने हिसाब से चैट और ग्रुप चैट बना लेना है, टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल कर लेना है। इस्तेमाल करने के बाद आप सिंपली इनमें अपने यूज़र्स को ऐड कर सकते हो, अपना डाटाबेस डिप्लॉय कर सकते हो इन सब में। उसके बाद और नीचे आते हैं, ये है आपका कोलैबोरेशन का, मतलब अगर आपके पास टीम्स हैं तो टीम्स में कैसे काम कर सकते हो आप। जिसमें आता है कमेंटिंग का फीचर आता है, कमेंट कर सकते हो किसी के डेवलपमेंट पे ही। शेयरेबल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, टीम्स में काम कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल ये आपका बहुत बेस्ट है। वर्जन कंट्रोल से होता क्या है कि ये कुछ टाइम के लिए जो भी आप चेंज करोगे उसे सेव कर लेगा। सेव करने से एक फ़ायदा होता है ना, कि जैसे आप मान लो कि कुछ आपने चेंज किया, ओके, अब जब आपने चेंज कर दिया तो गलती से वो डिलीट हो गया, या तो वो काम नहीं कर रहा है, या पुराना वर्जन काम कर रहा है, नया वाला वर्जन नहीं काम कर रहा है, तो आप इसमें रिवर्ट कर सकते हो उस चेंज को। इसलिए वर्जन कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। एक्सपोर्ट क्लीन कोड कर सकते हो आप, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अपना आप कोड कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद देखो कुछ इसके पास इंटीग्रेशन हैं, जैसे फायरबेस है, ऑलरेडी आपका डाटाबेस मैनेजमेंट पूरा यही देखता है। गूगल मैप है, कोड मैजिक है कि 1 क्लिक में आप अपना ऐप जो है डिप्लॉय कर सकते हो प्ले स्टोर, गूगल प्ले सॉरी वही प्ले स्टोर पे या तो फिर ऐप स्टोर पे अपने एप्पल के। स्ट्राइप है, स्ट्राइप से आप ई-कॉमर्स स्टोर्स डेवलप कर सकते हो। रेवेन्यू कैट है, एल्गोलिया है जहाँ पे आप सर्च देखते हो। गिटहब है, और ये सबसे अच्छा है कि गिटहब है आपके पास कि आप अपना कोड जो है गिटहब पे भेज सकते हो, सीधे कमिट कर दो, वहाँ पे पुश कर दो रिपोजिटरी में, वो सीधे चला जाएगा यहाँ से कोड। और ब्रेन ट्री भी है, जहाँ से आप सीधे अपने ऐप में पेमेंट लिख सकते हो। और ओपन एआई का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कोडेक्स नाम का है, जो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ही आपका पूरा कोड जनरेट करके दे देता है। कोर प्लेटफॉर्म फीचर,
जैसे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, आप उठा के कुछ रख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था ये वाली चीज़, इसे इसको यहाँ पे रख दिए आप, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, ये देख लो आप। अरे आप कॉलम में करे तो ये उठा के यहाँ पे इसको, मान लो मैं यहाँ पे कुछ रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये देखो आ गया आपका। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स होते हैं। टेम्पलेट स्क्रीन्स हैं। टेम्पलेट स्क्रीन्स का मतलब होता है जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे आप, ये देखो इस पर आ जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारे टेम्पलेट स्क्रीन्स मिल जाएंगे, जैसे ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है टीम कोलैबोरेशन, मैंने आपको पहले बता दिया। 140 प्री बिल्ड कंपोनेंट, और ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें आपका कार्ड है, यूज़र प्रोफाइल्स कुछ हैं, ऐसे ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप अपने ऐप को रन और टेस्ट भी कर सकते हो। फायरबेस कंटेंट मैनेजमेंट है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे आप सिंपली अपने फायरबेस के अंदर ही यहाँ से कंटेंट ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो यहाँ से। और कमेंटिंग इन प्रोजेक्ट आपको पता है। डेवलपमेंट एंड टीम फीचर में फायरबेस इंटीग्रेशन ने बता दिया मैंने पहले ही आप लोगों को। कस्टम विजेट्स हैं, कस्टम फंक्शन है, कस्टम एक्शन क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्लिक करके आपको रुपीज़ को कन्वर्ट करना है डॉलर में, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कोड डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, जैसे आपका पेपाल, एल्गोलिया, ये सारी चीज़ें। एपीआई इंटीग्रेशन ये कर सकते हो आप, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एपीआई इंटीग्रेशन। इससे आप अपने ऐप को एक ऐसा पावर देते हो कि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी का ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो। समझिए, जो लोग डिज़ाइनर नहीं होंगे, जो लोग कोडर होंगे या तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा उनको उनको पता होगा कि ये एपीआई इंटीग्रेशन जो होता है कितना अच्छा होता है, ठीक है। चलो गिटहब का हो गया। स्टेट मैनेजमेंट अभी जल्द ही आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके प्राइसिंग पे, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना। प्राइसिंग देखते हैं इसका। तो प्राइसिंग इसमें आपको दो मिलेगी। पहला होगा आपका मंथली और सेकंड होगा एनुअल का। तो जो मंथली प्राइसिंग है आपकी, उसमें चार चीज़ें मिलती हैं, फ्री, स्टैंडर्ड, प्रो और टीम्स का। ओके, जो फ्री है वो तो फ्री रहेगा ऑफ कोर्स, वो 0 रुपीज़ का होता तो वो फ्री ही रहेगा ना। उसमें आपको सिर्फ चार फीचर्स मिलते हैं। कोर प्लेटफॉर्म फीचर। कोर प्लेटफॉर्म फीचर वो फीचर्स होते हैं जैसे आप सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, आप एपीके डाउनलोड नहीं कर सकते, कोड डाउनलोड नहीं कर सकते। कोर प्लेटफॉर्म फीचर मैंने बता रहा था, सॉरी मैं इधर चला गया। हाँ, कोर प्लेटफॉर्म फीचर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ड्रैग एंड ड्रॉप। जो आप फीचर्स यहाँ पे देखे थे, मैं आपको फिर से दिखा दूँ ये फीचर्स। ये देखो, जो फीचर्स यहाँ पे हैं, लिखे हुए हैं, लिस्टेड हैं, वो सारे फीचर्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक। कोर प्लेटफॉर्म के अंदर प्री बिल्ड टेम्पलेट मिलेगा, फायरबेस इंटीग्रेशन मिलेगा और 2 एपीआई एंड पॉइंट ही इस्तेमाल कर सकते हो। पर आप इसमें कोड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एपीके डाउनलोड नहीं कर सकते अपना बिल्ड करके, गिटहब नहीं लगा सकते, ऐप डेवलपमेंट पे मतलब वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, चैट सपोर्ट नहीं ले सकते, बिल नहीं मैनेज कर सकते और शेयर डिज़ाइन लाइब्रेरी भी नहीं कर सकते हो। देन आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड आपका 900 का पड़ता है। इसमें आप वो सारी चीज़ कर सकते हो जो फ्री में थी, उसके बाद एपीके और कोड भी डाउनलोड कर सकते हो आप। देन आते हैं प्रो में। प्रो में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, दो चीज़ नहीं हो सकती, जो आपकी मैनेज्ड बिलिंग होती है और शेयर डिज़ाइन लाइब्रेरी नहीं कर सकते आप। उसके बाद आते हैं टीम्स में। टीम्स में सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपका कॉस्ट होता है अराउंड 2100 का, ठीक। देखो यार, देखो प्राइस जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। आप इतना प्राइस तो फास्ट फूड और दूसरी चीज़ें खाने में पीने में वेस्ट, मतलब देखो यार प्राइस ज़्यादा नहीं है। इतना पैसा तो आप लोग वेस्ट कर देते होगे सिर्फ बाहर चीज़ें खाने पीने में, ठीक। तो आप उन पैसों को भी सेव करके आप प्रॉपर एक ऐप डेवलप कर सकते हो। पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक टिप देता हूँ कि आप इसको कैसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। फ्री में इस्तेमाल करने के लिए आप क्लिक करना है इस पे, एजुकेशन पे। यहाँ से अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या तो आपके घर में कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, तो वहाँ से उसका आप आईडी कार्ड ले सकते हो। आईडी कार्ड लेने के बाद आप नाम डाल दो उसका, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली हाँ, मैंने ये फिल मतलब लगता है मैंने कर दिया था क्या, नहीं। ओके, ये नेम आप डाल सकते हो। नेम डालने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आपका डू यू हैव ए स्कूल, इसी में ईमेल आईडी नो कर दो यहाँ से।
इफ़ यू डोंट हैव स्कूल एड्रेस ईमेल वी आर अनेबल टू क्रिएट स्टूडेंट दिखाएंगे। इफ़ यू लाइक टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू आवर वेट लिस्ट सो यू कैन आई अंडरस्टैंड कर सकते हो। व्हाट इज़ योर ईमेल डाल सकते हो यहाँ पे। मान लो मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट प्राइसिंग कर सकते हो, यहाँ पे ओके कर दो। फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल सकते हो, जैसे मैं सिंपल सैम्पल कर रहा हूँ ये, आगे मैं करूँगा तो मेरा सेव हो जाएगा, तो मैं नहीं करने वाला। ठीक, अगर आपके पास ईमेल आईडी है स्कूल की या कॉलेज की तो आप वहाँ से इंटर करके आपका 2 दिन के अंदर फ्री कर दिया जाएगा वेरीफाई होने के बाद, अगर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो। ठीक है, ये रहा प्राइसिंग का, स्टूडेंट प्राइसिंग बता दिया कि किस तरह से आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। आप इसका जब डॉक्यूमेंटेशन पेज खोलोगे ना तो आप, सही बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे। इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप देखो सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक, ये देखो आप फ्लटर फ्लो एक्सपर्ट बनना चाहते हो, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हो सारी चीज़ें। देखो आपको मैंने पहला वीडियो में जो बताया था उसमें आपने देखा था कि मैंने प्राइसिंग बताई थी, फीचर्स बताया था और ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब इसमें बताऊंगा किस तरह से लॉगिन करना है। लॉगिन देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बताने लायक, बट फिर भी आप अगर गूगल अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो गूगल से कर सकते हो। फिर एप्पल है, गिटहब है और माइक्रोसॉफ्ट से भी लॉगिन कर सकते हो, पर हम लोग सीधे गूगल से लॉगिन करते हैं अपना। यहाँ से मैं गूगल से लॉगिन कर लिया हूँ। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप सीधे आओगे एक होम पेज पे इसके, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे मैं क्रिएट करके रखा हूँ, अगर आपके पास भी ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे आपको देख पा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अगर आपने एक भी नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको ये पूरा ब्लैंक दिखेगा। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो मार्केट प्लेस मिलेगा आपको। मार्केट प्लेस एक्चुअली एक जगह है फ्लटर फ्लो के अंदर ही, जहाँ पे कई सारे विजेट्स जो है वो रखे होते हैं कि आप उनको फिर से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो हमें ये विजेट यूज़ करना है तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में उसे ऐड कर सकते हो, या तो इसको फिर लाइव देख सकते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मतलब कई सारे यूज़र्स आते हैं इस पर अपना विजेट पोस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आता है टेम्पलेट ऐप्स हैं, कई सारे प्री बिल्ड जो ऐप्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द फेमस ऐप हमारा था ये जीपीटी का, चैट जीपीटी का, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। देन पेज कंपोनेंट्स में आते हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स पेज में इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं। देन है आपका कस्टम कोड। देखो आपको मैंने शुरू शुरू में बताया था कि फ्लटर फ्लो जो है आपका वो एक तरह से लो कोड प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे आप खुद अपना कुछ कोड कर सकते हो। मतलब अगर कुछ फीचर्स चाहिए आपको तो आप यहाँ पे उसे कोड कर सकते हो। जैसे क्रिएट फ्यूचर डेट्स है तो इसने कोड किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख लो ये फ्यूचर डाटा है, डेट है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे आप इसको लाइव देखोगे या तो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, और मैं इसको थोड़ा देर बाद बताता हूँ। ठीक, देन आता है क्रिएटेड आइटम। अगर आपने कोई आइटम क्रिएट किया है यहाँ पे तो आप उसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जो कम्युनिटी सेक्शन पे दिखाई देगा। प्रीवियसली यूज्ड, अगर आपने कभी प्रीवियसली मतलब या आपने इससे पहले अगर कोई एलिमेंट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ को शो कर लेगा, जिससे ये होता है कि आराम से आपको खोजने में दिक्कत ना हो। और फ्यूचर में अगर आप फिर से वो प्रोजेक्ट सॉरी जो कंपोनेंट होगा उसको इस्तेमाल करना चाहोगे तो यहाँ से वो मिल जाएगा। देन आता है माई ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चेंज हुआ है आपको आउटडेटेड वाले वर्जन में नहीं मिलेगा ये, तो इस वाले वीडियो में देख लो आप। इस तरह से होता है कि माई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्प्री कोड, तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जिन्हें भी प्रोजेक्ट कोई डेवलप कराना हो तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी प्रोजेक्ट डेवलप करता हूँ, तो आप फ्री फील करना। ठीक है, आप हम लोग से कांटेक्ट करो, आपका प्रोजेक्ट चीप प्राइस पे हम लोग डेवलप कर देंगे। अब आता है टीम कोड। जैसे टीम कोड पे आप आओगे तो जैसे इसमें जो लो कोड सॉफ्टवेयर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे आप अपना कस्टम फंक्शन ऐड कर सकते हो, कस्टम विजेट्स ऐड कर सकते हो, कस्टम एक्शंस ऐड कर सकते हो। तो एक तरह से ये कोड आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकते हो। उसे करने के लिए आप यहाँ पे सीधे क्लिक करो, यहाँ पे कस्टम फंक्शन का कोड लिखो, और ये कोड जो होगा वो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होगी। मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा फ्लटर फ्लो चला रहा है या आपसे जुड़ा हुआ है तो वो भी वो चीज़ देख सकता है। देन टीम मीडिया एसेट है, और इसमें क्या है कि आप अगर कुछ मीडिया शेयर करना चाहते हो, जैसे लोगो होता है,
कई सारे बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं जो आप सबको भेजना चाहते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से ब्रांड जो कलर्स होते हैं, ब्रांड लोगोज होते हैं, उन टाइप का होता है कि आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो जिससे सब लोग एक्सेस कर लें। टीम डिज़ाइन लाइब्रेरी है। मान लो आपने कोई अच्छी सी डिज़ाइन बनाई, तो आप उसे टीम को शेयर करने के लिए इस फ़ोल्डर में आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो, जिससे कि कोई भी अगर आपका टीम में जॉइंट मेंबर है, वो अपने पेज में उस डिज़ाइन को ऐड करना चाहता है तो यहाँ से वो ऐड कर सकता है। देन आता है एपीआई लाइब्रेरी, मतलब आप अपने ऐप में, फ्लटर फ्लो के ऐप में एपीआई डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा कोई टीम का मेंबर भी हमारे जो एपीआई कॉल्स हैं उसे चेक कर पाए, उसे देख पाए या उसे यूज़ कर पाए, तो आप यहाँ से एपीआई कॉल को सभी के लिए एक्सेस दे सकते हो। देन आते हैं रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आप फ्लटर फ्लो सीख सकते हो। जैसे कि आप मेरे से सीख रहे हो तो आपका यूट्यूब ट्यूटोरियल में मेरा वीडियो मिल जाएगा हिंदी का, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे आपको पास अगर मैकबुक है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप ऐप भी उसका डाउनलोड कर सकते हो। इन ऐप ट्यूटोरियल्स है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, चलो देखते हैं, स्टार्ट ट्यूटोरियल करते हैं। तो इस तरह से आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या क्या होता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप बिल्ड योर फर्स्ट पेज, उसके बाद है ऐड एन एनिमेशन, देन ऐड ए टेम्पलेट है, ऐड नेविगेशन टू होम, डन करते हैं। ठीक है, चलो इस पे मैं फिर से बैक आता हूँ थोड़ा सा, और बैक आने के बाद मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लो हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं लर्न, क्रिएट ब्लैंक करते हैं, खाली प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप चाहो तो वहाँ से कई सारे प्रोजेक्ट्स का सैंपल भी ले सकते हो, बट हम लोग अभी फिलहाल में खाली प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको मैं थर्ड पार्ट में बता दूंगा किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं फायरबेस से, किस तरह से हम लोग जो पैकेज नेम होता है उसे इंटर करते हैं, क्यों यूनिक रखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा। तो इस पार्ट में आप ये देख लो पहले। देखो, जब भी आप वहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करके आओगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा यार बहुत अच्छा सा वर्क स्पेस मिलेगा। और इस वर्क स्पेस में आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूज़न होगा अगर आपने पहली बार इसको यूज़ किया होगा। कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ आप लोगों का। देखो, आपको सबसे लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे ये आपका यूआई बिल्डर हो गया, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये पूरा, आप कर्सर देखो मेरा, ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये आपका एक तरह से यूआई बिल्डर है। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को बना सकते हो, मतलब एलिमेंट्स को, सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप को बना सकते हो। जिस तरह आप पेंट में करते हो, आप फिग्मा में करते हो, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, आप उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हो। देन इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये अपना हमारा जो है वो विजेट ट्री है। मतलब जो फिग्मा में आपने देखा होगा कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं बगल में, आपको अगर फिग्मा में यूज़ किए हो तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स होते हैं बगल में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ इसके अंदर, जैसे मान लो टेक्स्ट ऐड किया, ये देखो, मतलब कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट आ गया, तो इस तरह से वो कंपोनेंट दिखा रहा है कि कई सारे कंपोनेंट्स हैं। आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो इस कंपोनेंट को चूज़ करना है कि हमें ऐप बार चूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं, इसमें क्या होगा कि आप पेजेस और स्टैक, मतलब पेजेस है और जो आपका विजिट ट्री है वो एक में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आसानी होती है। मान लो आपके पास कई सारे पेज हैं, तो यहाँ से आप पेज स्विच कर सकते हो। पेज स्विच करने के बाद आराम से आप विजिट के अंदर भी स्विच कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज बनाया, यूज़ माई टेम्पलेट थीम करता हूँ और मैं कर देता हूँ टेस्ट वन, करता हूँ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये देखो, आप हमने इस पर क्लिक किया, इस पर आया, तो आपको इस वाले जो पेज का विजिट है वो यहाँ पे दिख जाएगा और इस वाले पेज का विजिट यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ आसान होता है कि ज़्यादा कॉम, मतलब बार बार हमें यहाँ पे जाके पेज चेंज ना करना पड़े, इसलिए ये आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी को कोलैप्स कर देता है, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉलिंग से, मतलब अगर आपके पास कई सारे एलिमेंट्स हैं तो वो इसको स्क्रॉल करने से लॉक कर देगा। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, आप लॉक देख के समझ जाओ क्या कर रहा है ये। इस पे आते हैं, ये है आपका पेज सेलेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेजेस बताता है आपका। देन इस पे देखते हैं, ये नई चीज़ है, स्टोरी बोर्ड कहते हैं इसको। आपने फिग्मा में देखा होगा शायद से, फिग्मा में मैं ज़्यादा इस्तेमाल किया तो नहीं हूँ, बट आई थिंक ये फिग्मा में होगा। स्टोरी बोर्ड मतलब यहाँ से अगर आपने कोई नेविगेशन रखा है, कुछ आपने विजेट हिडन रखे हैं या बॉटम शीट नेविगेशन रखा है, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो कि हमारा नेविगेशन किस पेज पे जा रहा है। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं नेविगेट करता हूँ अपने होम पेज पे और सेव करता हूँ इसको, तो आप ये देखो यहाँ पे आपका आएगा, होम पेज आ जाएगा। ये देखो आपका, एक्चुअली ये होम पेज पे वापस आके होम पेज पे ही आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार कर देता हूँ नेविगेट।
टेस्ट वन करता हूँ, ठीक है। आप फिर से आओ यहाँ पे देख लो, ये देखो मतलब इस पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग और ये इस पे आ जा रहा है, ठीक। तो आप इस तरह से देख सकते हो इसे। आप अगर चाहो इसको रिमूव मतलब ऐसे मूव भी कर सकते हो, जैसे आप लोग प्रोटोटाइपिंग करते हो, मुझे लगता है कुछ ऐसे ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में पता नहीं वैसे भी। तो उसी तरह कुछ है ये, अभी बीटा फेज़ में आपको आउटडेटेड वर्जन में नहीं मिलेगा वो, बट इस वीडियो में आप देख के उसका जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप अपना फायर बेस कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये जो नीचे का पार्ट है ये सारे टेक्निकल पार्ट है, मतलब एक तरह से बैकएंड के पार्ट हैं। इसमें आप देखोगे आपको फायर बेस क्रिएट करने कर लोगे, जो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा किस तरह से फायर बेस कनेक्ट करते हैं अपना। तो आप यहाँ पे देखो, आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और लिखा यूज़र का कलेक्शन क्रिएट कर दिया, और ये पूछेगा कि ठीक है भाई तुमने यूज़र का कलेक्शन क्रिएट किया है, तो लगता है कि ये इसमें यूज़र की फील्ड होगी। तो अगर आपने यहाँ पे यस कर दोगे तो आपको जितने भी यूज़र की फील्ड हैं ये दिख जाएंगी। अगर आप नो करोगे तो नो करके मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे डिलीट कलेक्शन करता हूँ और फिर से एक यूज़र कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करूँगा और नो थैंक्स करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा। जब इस तरह से दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा एक आसान करने के लिए इसने बना के रखा है कि कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हो। मतलब जो आपका कलेक्शन बना रहे हो वो क्या है, कि यूज़र का लिस्ट है कि सोशल पोस्ट है, एड्रेस है। मान लो मैंने इसमें से कर दिया आपका ट्रांजैक्शन, तो देखो नेम, अमाउंट, स्टेटस, टैक्स, क्रिएटेड एट वेंडर नेम, ये जो ट्रांजैक्शन में जो आपका सभी डाटा होते हैं, मतलब जो फील्ड्स होते हैं, इसमें आप नेम दिखाते हो, अमाउंट दिखाते हो, स्टेटस दिखाते हो कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, टैक्स रेट कितना लगा है, कब क्रिएट किया गया है, वेंडर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप दिखाते हो। तो उस तरह से टेम्पलेट बना दिया है उसने। तो आप टेम्पलेट को चूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी फील्ड आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें आते हैं, ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप का मतलब आपका एक तरह से ये मैप है। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ टेस्ट मैप करूँ, क्रिएट करता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ फील्ड ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे 1 NU कर देता हूँ और यहाँ से आप डाटा टाइप ऐड करो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, या तो मेरी एक वीडियो ऑलरेडी इस पर प्रेजेंट है, आप जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। इस वीडियो के बाद देखना, अभी आप अगर नए नए हो तो इस वीडियो को बाद देखना, शायद मेरी वीडियो प्रेजेंट है। अगर नहीं होगी और आपको अगर वीडियो वो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, क्योंकि एक लोग मतलब कई लोगों ने, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मैंने वॉलपेपर का ऐप जो बनाया है वो थर्ड के बाद मैंने फिफ्थ पार्ट बना दिया है, बट ऐसा नहीं है, फोर्थ पार्ट भी प्रेजेंट है बट आपको मिल नहीं पा रहा है। तो उस तरह से खोजो कि वॉलपेपर बाई टेक नो कोड अकेडमी पार्ट 4 करोगे तो हो सकता है मिल जाए वैसे। ठीक, चलो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे आते हैं, ये हमारा रहा सेटिंग। आप यहाँ से सेटिंग में आ सकते हो, जो आप फायर स्टोर की को पूरा तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इसको हम लोग फायर बेस वाली वीडियो में देखेंगे थर्ड पार्ट में। ये होता है ऐप स्टेट। मतलब एक तरह से आपका जो फ़ोन होता है वो, उसमें कुछ टेम्पोररी चीज़ें सेव होती हैं। जैसे आपने यूज़ किया होगा टेलीग्राम, यूज़ किया होगा, नहीं टेलीग्राम तो नहीं होगा, जैसे आपने यूज़ किया होगा कोई म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, सॉरी, आपने यूज़ किया होगा कोई म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, जैसे आपका रेशो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। तो ये सब क्या करते हैं कि कुछ डाटा जो होते हैं वो अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं। मतलब जो आपके फ़ोन होते हैं उसमें सेव कर लेते हैं, जिसे हमें कैशे बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम कैशे बोलते हैं। तो वो एक्चुअली कैशे नहीं होता है। कैशे क्या होता है, कुछ तरह से वो आपकी सबसे तेज मेमोरी होती है, बट वैसा कुछ नहीं है इसमें। ये क्या करेगा कि एक कैशे की तरह ही समझो आप इसको, कि कैशे की तरह वो सेव कर लेता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को ऑन करोगे तो डाटा फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डाटा आपके फ़ोन से ही लोड कर देगा ये। यहाँ पे आप क्लिक करके स्टेट वेरिएबल ऐड कर सकते हो, जो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एपीआई कॉल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक है ये, कि आप अपने ऐप के फीचर्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो शटरफ्लो के एपीआई के साथ। बहुत सिंपल ऐड करना, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लेना। आपको आई बटन पे मैं लिंक भी दे रहा हूँ इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट मीडिया, आप अगर कुछ इस अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हो। देन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोड शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप आके एक लो कोड, मतलब आप अगर आपने ऐप में कुछ नया फीचर्स ऐड करना चाहते हो, जैसे 2 नंबर को सम करना है या तो फिर परसेंटेज निकालना है, और बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे होती हैं, आपका कैनवास बनाना है, इमेज के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से उसे कर सकते हो अपना कोड लिख के। और यही सबसे चीज़ जो इसको बेस्ट बनाती है कि आप यहाँ से अपना कोड लिख सकते हो।
ये आता है, ये अभी नया चीज़ आया है जिसमें आपका आता है थीम सेटिंग। यहाँ पे डिज़ाइन थीम्स है, मतलब चूज द डिज़ाइन सिस्टम यू वुड लाइक टू यूज़ फॉर योर ऐप। योर प्रोजेक्ट थीम विल कम डायरेक्टली फ्रॉम द डिज़ाइन सिस्टम एंड यू विल हैव एक्सेस टू एनी कंपोनेंट्स और टेम्पलेट फ्रॉम द सिस्टम। मतलब यहाँ से अपना डिज़ाइन सिस्टम चूज़ कर सकते हो। मान लो हमारे पास तो ये वाला था, अगर आपके पास मान लो कोई और है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से अपना डिज़ाइन लाइब्रेरी बना सकते हो। जो आपको मैंने फ्रंट पेज पे बताया था वही सेम चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हो अपना थीम। कैसे इंपोर्ट करना है वो भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बताऊंगा। फिग्मा का यूआरएल देना है जो आपका प्रोजेक्ट यूआरएल होता है, देन पर्सनल एक्सेस टोकन दे देना है आपको। आप ध्यान रखना उसी प्रोजेक्ट का यूआरएल देना जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसका कलर थीम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, अगर आप इसको ऑन करोगे तो जो आपका डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको ऑन किया तो जो आपका ट्रांजिशन था, किसी भी पेज में आपने कुछ भी ट्रांजिशन लगाया हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है या तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो उसे यहाँ पे अगर आपने ऑन कर दिया तो वो चेंज होके एक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। लोडिंग इंडिकेटर आता है, जब भी आप अपना ऐप चलाते हो तो वहाँ पे आपको लोडिंग आइकॉन दिखाता है, तो आप यहाँ से कई सारे आइकॉन्स हैं, आप उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हो। जैसे ये हो गया, पंपिंग हार्ट हो गया, देन आपका चेजिंग डॉट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, जहाँ पे आप साइज भी कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें। ये आता है कलर। कलर्स में आप जैसा जानते हो, आप इसके नाम समझ सकते हो कि आपके ऐप में क्या क्या कलर्स ज़रूरी हैं, क्या क्या कलर्स यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे उसे देख सकते हो। आप सबसे अच्छी चीज़ है ना, यहाँ से आप अपने इमेज से, मतलब इमेज में से आप कलर इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये इमेज चूज़ करता हूँ, देखो अगर मैं इसने इसमें इमेज चूज़ किया तो ये क्या किया, जो कलर था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। और कलर एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड कलर करता हूँ, इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो आपको वाइब्रेंट हो गया, देन लाइट वाइब्रेंट हो गया। आप यहाँ से क्लिक करके डार्क वाइब्रेंट, उसके बाद म्यूटेड कलर हो गया, ये आप इस तरह से डन कर सकते हो, जिसमें आपका जो इमेज का कलर था वो यहाँ पे आ गया है। इंपोर्ट फ्रॉम पुलर्स भी कर सकते हो, पुलॉर्स भी कर सकते हो, शायद पुलॉर्स ही पढ़ते हैं, नहीं कलर्स पढ़ता ही हूँ मैं इसको। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको एक काम करते हैं, ट्रेंडिंग जो पैलेट्स होते हैं, प्लेट्स इसको बोलते हैं, पैलेट्स नहीं बोलते हैं, प्लेट्स पे आते हैं। आप यहाँ से जब इसको ओपन करोगे, ओपन प्लेट्स करोगे, यहाँ पे पैलेट बोलते हैं शायद, आई थिंक पैलेट ही बोलते हैं। तो आपको देखो यहाँ से आपको कई सारे पैलेट्स मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें देखना गाइड भी बता के रखा है इसने। करना क्या है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट जनरेटर करता हूँ, देन मैं कोई बहुत ही अच्छा जो ट्रेंडिंग कलर है उसे चूज़ करता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये चूज़ किया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं कर दूँ बंद, एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोड जो हमारा है इसको कर लेता हूँ, और देखो यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या कह रहा है, देखो देखो ये आपका है कोड में, और कॉपी क्या करना है, ठीक है ये देखो इतना पार्ट कॉपी करना है। मतलब हमें कॉपी क्या करना है, ये वाला चीज़, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं इसको पेस्ट, इंपोर्ट करते हैं। ये देखो आपका जो आपने कलर लिया था ये आ गया। अभी देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऊपर नीचे क्या दिया हुआ है। ये एक्चुअली क्या है कि ये आपका लाइट मोड में है। अगर आपका फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड में है तो आपका लाइट में दिखाएगा, अगर डार्क मोड में तो ये डार्क मोड का कलर है। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि डार्क मोड में आपकी सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, तो एक वाइट कलर का रहना चाहिए दिखने के लिए, नहीं तो आपका यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करे, मतलब डिफ़िकल्टी फेस करेगा। ऑब्वियस से कोई आप पीछे का ब्लैक ब्लैक कलर है, मतलब जो आपका बैकग्राउंड कलर है फ़ोन का, वो ब्लैक कलर है, और टेक्स्ट भी आपका ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा इशू फेस करेगा। और एक चीज़ फ्लटर की सबसे अच्छी लगती है कि फ्लटर फ्लो की एक अच्छी लगती है कि इसने ऑटोमेटिक कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपने कलर चेंज किया, मतलब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ये देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। और अगर इस पर आपने टेक्स्ट रखा हुआ है तो ये वाइट हो जाएगा, अगर इस पर करोगे ये देखो ब्लैक हो गया, ये हो गया आपका वाइट। मतलब ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। आते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब आप अपने ऐप के अंदर कैसा टेक्स्ट रखना चाहते हो, कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं।
यहाँ आप किस तरह से कस्टम फॉन्ट जनरेट करके लगा सकते हो, कस्टम आइकॉन कैसे कर सकते हो, ये सारी वीडियो मैंने बना के रखी हुई हैं, तो आप उसे देख लेना। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आप इसमें कस्टम फॉन्ट भी ऐड कर सकते हो, कस्टम आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हो। थीम विजेट्स में यहाँ पे आप एक विजेट बना सकते हो जो आप कहीं भी पूरे थीम में यूज़ करो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कंटेनर बनाया, मैं लिखता हूँ टेस्ट, क्रिएट किया, और ये रहा कंटेनर आपका। इसका मैं थोड़ा सा 300 करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 300, ठीक। और ये एक लिंक दिया है, मतलब अगर ये इस लिंक को मैंने ऑफ कर दिया तो अगर कहीं भी ये यूज़ होगा तो ये फिर से अपने आप को रीसेट नहीं करेगा। मान लो मैं सेव करता हूँ इसको और इस पे आता हूँ, हमारे पास कंटेनर है ये वाला, कॉलम में रखते हैं, ये हमारा कंटेनर, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा वाइट मोड में। ये कंटेनर है आपका, शायद कलर चेंज करेगा बट कुछ और नहीं चेंज करेगा ये। और मैं इसको कर देता हूँ इस पे, ये देखो आपका कलर चेंज किया। अगर मैं डिलीट करूँ इसको और फिर से इस पे करूँ, ये देखो आपका इसने हाइट को बदला नहीं, सेम रखा है। चलो वो हमारा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे, ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप वापस आ जाओगे, तो मैं उस पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर कोई हेल्प चाहिए या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको अगर ये वाला चैट हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो हाइड कर सकते हो। करंट स्टेटस देखना है कि आपका फ्लटर फ्लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ इशू है क्या इसमें, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नन कर सकते हो, मतलब सॉरी नन देख सकते हो कि कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और ये इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बना के बता के रखा हुआ है। और चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें नहीं है, चलो इस पे आते हैं। हाँ, ये है आपका कॉपी लिंक टू करंट व्यू, मतलब अगर आपने इसको कॉपी किया है, अगर किसी को शेयर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आके वो देख सकता है जो आपका ये वाला पार्ट है। मतलब आपने ये वाला जो पेज खोला था, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो पेज खोला था वो यहाँ पे देख सकता है। ये देखो, ऑब्वियस उसको लॉगिन होना पड़ेगा देखने के लिए, फिर भी एक तरह से आप इसको शेयर कर सकते हो। इस पे आते हैं, इसमें आपको दिखाएगा कीबोर्ड्स के शॉर्टकट क्या क्या हैं। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऐप बनाने में और ज़्यादा आसान होता है। मान लो आपको कई सारे शॉर्टकट्स याद हैं तो फिर ठीक है, आप कर सकते हो। अच्छा अगर नहीं याद है तो फिर भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। सर्च में आते हैं, आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो कट विजेट का, या तो फिर आपको अगर ऐड मॉब ऐड करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, मैंने शायद एक चीज़ ये नहीं बताई सेटिंग में, उसमें बाद में बताता हूँ। ये आप देख लो, यहाँ पे कई सारे आप साइज चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको आईफोन प्रो मैक्स का करना है, उसके बाद आईफोन एसी का करना है, नोट 20, ये सारी चीज़ें आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने मोबाइल के साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मान लो आपको चेक करना है कि कोई आपने कंपोनेंट ऐड किया है वो पूरा तरह से सभी डिवाइसेस में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ आपका ये टैबलेट आता है, जहाँ पे अगर आप कोई वेब के लिए बना रहे हो या कोई टैबलेट के लिए ऐप बना रहे हो तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो कि हमारा जो टैबलेट के लिए ऐप है वो सही है या नहीं है। और इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग वेब बिल्ड करने में। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो ऐप बन रहा है वो प्रॉपर एक वेबसाइट के लिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें आते हैं, आप यहाँ से वर्जन कंट्रोल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये वर्जन सेव किया तो और इस पर लिख दिया टेस्ट वर्जन सेव्ड, और सेव करेंगे इसको तो ऐसे क्या होगा कि आपका वर्जन सेम हो गया। मतलब अब अगर इस पे आपने रिस्टोर किया तो आपको जो पुराना वाला वर्जन था वहाँ पे आ जाओगे आप। इसमें आते हैं, अगर आपके पास कुछ इशू आता है तो आपको यहाँ पे दिखाता है एज अ वार्निंग और एज अ एरर दिखाता है, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई बात नहीं है तो कुछ है नहीं हमारे पास। इसमें आते हैं, सेम वही चीज़ है। देन यहाँ पे अगर आपके साथ कई सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं तो आप वहाँ से कमेंट करके बता सकते हो कि भाई देख तेरे में ये गलती है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, तो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ कर दूँ कि भाई तू गलत बता रहा चलो ठीक है, कमेंट कर दिया। अगर इसके बाद कोई बंदा इस पे आता है काम करेगा तो उसको ये दिख सकता है। और ये रहा आपका डेवलपर मेनू, एक तरह से डेवलपर्स की सबसे फेवरेट चीज़ है कोड। आप यहाँ से कोड देख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ से कोड बस देख सकते हो। अगर आपने इसको कॉपी करके फिर से यूज़ करने की कोशिश की फ्लटर फ्लो, मतलब सॉरी फ्लटर के अंदर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो और फ्लटर फ्लो, सॉरी फ्लटर, मैं बार फ्लटर फ्लो का नाम ले रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो वी एस कोड का, तो आपको पैकेजेस का एरर आ सकता है।
ठीक है। तो आप वहाँ से कोड देख सकते हो, आप यहाँ से गिटहब पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरा वीडियो देख लेना गिटहब का, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो फ्लटर फ्लो को सबसे अलग बनाती है वो है यार डाउनलोड कोड का। आप यहाँ से अपना कोड डाउनलोड कर सकते हो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो जहाँ पे वो खुद कह रहा है भाई तू कोड ले जा अपना, बस अगर तेरे को कुछ अपडेट करना है तो तुम मेरे पास आ जा, मैं अपडेट करवा दूंगा। तो एक कन्फ्यूजन दूर कर लो आप लोग कि अगर आपने फ्लटर फ्लो से कोई ऐप एक्सपोर्ट किया बना के, और फ्यूचर में भगवान ना करें ऐसा हो कि फ्लटर फ्लो कुछ दिन के लिए बंद हो जाए, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमारा ऐप चलेगा या रुक जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि आपका ऐप पूरी तरह से चलेगा, बट वो अपडेट नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको कोडिंग करना आता है और आप फ्लटर फ्लो की दी हुई लाइब्रेरीज में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो आपको ये मतलब इंडिपेंडेंट रखेगा। अगर आपको नहीं आता कोड करना तो एक तरह से आपको फ्लटर फ्लो पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पर एक तरह से जान लो कि ये फ्लटर फ्लो जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आप अपना ऐप इंडिपेंडेंटली एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो यहाँ से। इस पे क्लिक करोगे तो आप शेयर कर सकते हो, प्रोजेक्ट पब्लिक में शेयर करना है, इस पे करके आप रिव्यू कर सकते हो जो भी पेजेस बना रहे हो। देन सबसे बेस्ट फीचर है इसका एक और, यहाँ से आप अपने ऐप को टेस्ट कर सकते हो 30 मिनट के अंदर। मतलब आप लोग कोई ऐप बना रहे हो, ठीक है, उसको आप टेस्ट करना चाहते हो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें, तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकते हो। तो इसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो टेस्ट करोगे वो 30 मिनट के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे वो लाइव दिखाएगा आपको, और इसमें लाइव नहीं दिखाएगा। चलो अब राइट हैंड पे आते हैं। आपको मैंने ये बता दिया, आप यहाँ से साइज़ थोड़ा सा चेंज बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से। ये देखो गंदा सा कर दिया मैं, ठीक है। 1 मिनट अच्छा कर दूँ, रुक जा। ये रहा, आप यहाँ पे कीबोर्ड डिस्प्ले करा सकते हो। देन आते हैं हम लोग इस साइड में। ये जो रहा ये हमारा कुछ तरह से एक एक्शंस है। पहले तो आता है पेज पैरामीटर, जो मैंने इसके पहले जस्ट वीडियो में बताया है पेज पैरामीटर क्या होता है, कैसे करते हैं। ये होता है आपका रूट सेटिंग। मान लो आप वेब ब्राउज़र पे हो, तो वेब ब्राउज़र पे जो आपका जैसे ये चीज़ हो गया, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, जैसे आप लिखते हो www.spreakood/profile.com, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हो, https://spreakood.com/home पेज। तो उसी तरह से जैसे आप वेबसाइट में रहते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप स्कैफोल्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। स्कैफोल्ड मतलब होता है कि आपका ये जो पूरा पेज होता है उसे स्कैफोल्ड कहते हैं। आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे लिखना है टेस्ट पेज, तो ये टेस्ट पेज हो गया और ये भी आपका चेंज हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हो इसको। ये आपका डुप्लीकेट करना था, आप इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो प्रोजेक्ट पेज को। देखो ये कॉपी बन गया। डुप्लीकेट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, यस कर दो डिलीट हो जाएगा। देन ये आता है आपका एक्शन ऐड करने का, बैकएंड ऐड करने का, एनिमेशंस है, और ये है आपका पेज स्टेट। इन सबको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। चलो एक चीज़ और छोटा सा बचा हुआ है, ये सेटिंग। आप इस पे खोल के पूरे ऐप की जो सेटिंग होती है उसे देख सकते हो, ठीक। जैसे आपको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐप डिटेल्स में आने हैं, ऐप डिटेल्स में आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट नेम, पैकेज नेम, देन डिस्प्ले नेम क्या रखना है, इनिशियल पेज क्या होगा आपके ऐप का, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि आप यहाँ पे फोल्डर बनाओगे या नहीं बनाओगे। जैसे आपने इसको ऑन कर दिया और लिख दिया टेस्ट फोल्डर, टेस्ट 1 करते हैं, क्रिएट फोल्डर करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको सेव कर दूँ इसमें, तो ये देखो पेजेस में है आपका। पेजेस के अंदर अगर मैं इसको टेक्स्ट वाले में डाल दूँ, ये देखो टेक्स्ट वाले, सॉरी टेस्ट में टेक्स्ट वाला आपका पेज ऐड हो गया है। देन आते हैं नीचे डीप लिंकिंग। आप इनेबल डीप लिंकिंग कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा आप इसको पढ़ो, वेदर टू इनेबल डीप लिंकिंग और नॉट। डीप लिंकिंग इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। मतलब डीप लिंकिंग एक तरह से होता है कि आप अगर किसी को यूआरएल शेयर कर रहे हो और वो ऐप आप उसके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है और वो वेब ब्राउज़र में चला रहा है, तो वो सीधे रिडायरेक्ट होकर आपके फिर से ऐप पे आ जाएगा। एडवांस राउटिंग देख सकते हो, पेजेस आर सब राउट्स ऑफ रूट पेज। इसमें करोगे तो देखो क्या होगा, if true anytime you load any particular page, the root page will load behind it and available to navigate back to। मतलब मान लो आपने एक पेज ओपन किया, पेज नंबर 1, ठीक है, और पेज नंबर 2 आपने लिंक से ओपन किया, उसमें तब क्या करेगा कि पेज नंबर
टू जो लोड किया था आपने उसमें पेज नंबर 1 भी लोड कर देगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप बैक प्रेस करोगे तो वो फिर से पुराने वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऐप असिस्ट है, आप यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन दे सकते हो और लॉन्चर का आइकॉन, जो लॉन्चर आइकॉन मतलब होता है जो आप मोबाइल फ़ोन्स पे आइकॉन देखते हो ऐप्स का, वो होता है। और स्प्लैश स्क्रीन मतलब जो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, अब कोई ऐप ओपन करते हो, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ये सारी चीज़ जब आप ओपन करते हो तो आपको छोटा सा एक 1-2 सेकंड का इमेज दिखता है, तो वही होता है आपका स्प्लैश स्क्रीन। ये होता है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार मतलब जो आपका ऐप बार होता है, वो सारी चीज़ें आपको नेविगेशन बार के अंदर आती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका हो गया शो नेविगेशन बार, मतलब नेविगेशन बार शो करना है कि नहीं करना है आपको, मैं इसको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। एक्चुअली वीडियो लंबी हो रही है ये वाली। कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स में नहीं आएंगे, वो सीधे आते हैं लेआउट एलिमेंट्स में। लेआउट एलिमेंट्स क्या होता है कि जो आप अपने ऐप को डिज़ाइन करते समय यूज़ करते हो, जैसे आपका कंटेनर हो गया, वो आपके स्क्रीन को, मतलब इस वाले स्क्रीन को, जैसे हमारा ये स्क्रीन है, इसको छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट में तोड़ता है। लॉजिकल पार्ट में मतलब ये होता है कि एक पार्ट का अपना अलग काम होगा, दूसरे पार्ट का अपना अलग काम होगा। इसको मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। मैं पहले इसको ऐप बार हटा दूँ यहाँ से, और ये मान लो मैंने कंटेनर रखा है, तो जो ये आपका पार्ट हो गया, जितना पार्ट ये है आपका, मैं एक बार इसको जूम करके दिखाऊँ, तो जो ये पार्ट है आपका एक दूसरा पार्ट है, मतलब जो इसमें काम हो रहा है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, इस कंटेनर में आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो, इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, और इसमें एक नया विजेट डाल सकते हो। देखो, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, विजेट्स और एलिमेंट में, अगर आप विजेट कह रहे हो तो आप जब फ्लटर में कोड करते हो तो उसे विजेट कहते हैं, और फ्लटर फ्लो में आओगे जब आप, तो उसी चीज़ को आप एलिमेंट कहोगे। होता है दोनों में सेम चीज़ है, बट ये थोड़ा सा कन्वेंशन है कि मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए फ्लटर फ्लो ने इसे एलिमेंट्स का नाम दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, विजेट्स और एलिमेंट्स जो होता है वो सेम है। जिसका मैंने बताया कि आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है फ्लटर फ्लो की, जिसमें ये कोड अपना एक्सपोर्ट करता है, वो फ्लटर का ही लैंग्वेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कंटेनर के बारे में। कंटेनर, जैसे आप समझ गए, इसको लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करता है, आप इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर इसको आप बहुत आसान भाषा में समझो तो कंटेनर का एक मतलब होता है किसी चीज़ को कंटेन करना। ठीक है, जो भी इसमें चीज़ रहेगी वो इसी के अंदर रहेगी, इससे बाहर ओवरफ्लो करके नहीं जाएगी। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। आप जब यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आओगे तो आपको पहली बात तो विजेट स्टाइलिंग मिलेगा, ये दूसरी चीज़ है, मैं आपको इसे किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। कंडीशनल विजिबिलिटी, इसकी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ से आपको कंडीशनल विजिबिलिटी, इफ़ एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी में आते हैं, वो मिलेगा फ़ोन, टैबलेट, उसके बाद लैंडस्केप टैबलेट और पीसी। ठीक है, या तो लैपटॉप। इसमें क्या है कि अगर आप इसको, इस मतलब जो आपका एलिमेंट है कंटेनर, अगर आप उसे सिर्फ फ़ोन में दिखाना चाहते हो तो बाकी सबको आप डिसेबल कर सकते हो। अगर डिसेबल कर दोगे तो आपको ये देखो, वो जो आपका कंटेनर है वो नहीं दिखेगा आपके टैबलेट में, क्योंकि लैंडस्केप मोड में ये है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपको ये दिखेगा। एक तरह से आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है किस स्क्रीन साइज़ पे दिखाना है, किस स्क्रीन साइज़ पे नहीं दिखाना है, और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाता है जब आप वेबसाइट्स बनाते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जो मैं ये भी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ आपको, रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी, पैडिंग का, अलाइनमेंट का, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब में सेम रहेंगी। पैडिंग एलिमेंट मतलब होता है, अलाइनमेंट होता है, पैडिंग मतलब होता है स्पेस देना। आप अगर टॉप से स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ से टॉप से स्पेस दे दो। यहाँ पे देखो टॉप से स्पेस हो गया। मैं अगर इसको थोड़ा सा जीरो कर दूँ फिर से, और देखो, चलो जीरो हो गया ना, हटाता हूँ इसको। देखो, अगर आप टॉप से थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो तो आप स्पेस दे सकते हो 10 का यहाँ से, तो ये ऊपर से थोड़ा सा स्पेसिंग कर देगा। अगर लेफ्ट से करना चाहते हो तो लेफ्ट से भी कर देगा, राइट से तो राइट से, मतलब एक तरह से ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है आपके एलिमेंट्स के सराउंडिंग में। एलिमेंट के अंदर नहीं, एलिमेंट के सराउंडिंग में ये स्पेस प्रोवाइड करता है। और अगर आप जो आपका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब ऐसे समझो जैसे आप लोग वर्ड इस्तेमाल किए होंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हो, सेंटर में होता है, जस्टिफाई होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, यूज़ कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपके इसमें कॉलम नहीं है, पेरेंट विजेट नहीं है, तो जब आप इसका यूज़ करोगे तो ये अपने आप जो है इसी हिसाब से ये ऊपर नीचे करता रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक किए हो, ऐसे मैं अगर इसको थोड़ा सा साइज़ ही छोटी कर दूँ, साइज़ में छोटी करके करता हूँ, इसको कट करता हूँ, ये देखो आप, ये आपका स्क्रीन है। ठीक है, ये भी आपका स्क्रीन दिया हुआ है, और यहाँ से आप कर सकते हो कि स्क्रीन की किस साइड करना है, मतलब इस कोने में करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका इसमें कोई पेरेंट विजिट नहीं है।
पेरेंट विजेट मतलब ये किसी के अंदर नहीं है। आपको पेरेंट विजेट मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं रो और कॉलम बताऊंगा आपको, ठीक है। जब ये इंडिपेंडेंट विजेट रहता है तो ये ऐसे परफॉर्म करता है, नहीं तो अगर ये इंडिपेंडेंट विजेट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा सही से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ पे, जो स्पेसिफिकली इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो कंटेनर प्रॉपर्टीज़ में आपको दो चीज़ मिलती है। पहला होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप और दूसरा होता है सर्कुलर शेप, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं और हाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ। विड्थ, आप जब इसमें आओगे जब रेक्टेंगुलर शेप में आओगे तो आपको विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो यहाँ से भी कम कर ज़्यादा कर सकते हो विड्थ और हाइट, चाहे तो आप वेरिएबल से भी ले सकते हो, ठीक है। और पिक्सल में भी करना है पिक्सल में कर सकते हो, परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में कर सकते हो। अगर आप 100% कर दोगे, जितना आपकी स्क्रीन की विड्थ है वो पूरी ले लेगा यहाँ से। अगर 50 करते हो तो आधी लेता है विड्थ। आप कहोगे कि ये 100 करने के बाद भी विड्थ नहीं दिख रही है, तो मैं इसको अगर पैडिंग बंद कर दूँ यहाँ से, इसकी पैडिंग में कर देता हूँ 0, ये देखो आपकी फुल विड्थ ले लिया है ये। अगर मैं इसको कम कर दूँ 60 कर दूँ तो ये देखो 60 विड्थ में 60% की विड्थ में आ गया है। और वैसे सेम चीज़ आपका हाइट भी है। आप हाइट अगर 50 करते हो 50% करते हो तो 50% ही हाइट लेगा। अगर आप यहाँ पे 100 कर देते हो तो ये पूरी हाइट ले लेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे मिल जाती है इनफाइनाइट करने की। मतलब आप अगर फ़ोन पे इनफाइनाइट किए हो तो अगर आप टैबलेट पे भी जाओगे तो ये इनफाइनाइट हाइट ही रहेगी, मतलब सॉरी इनफाइनाइट विड्थ ही रहेगी। मतलब आप इसमें जो विड्थ है उसको इनफाइनाइट कर दिए हो, जब जहाँ तक स्केल करेगा आपका लैपटॉप या तो आपका स्क्रीन जो उतना जहाँ तक भी स्केल करेगा वहाँ तक की ये विड्थ ले लेगा, ठीक है। मान लो अगर आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है वो है 6000 भी अगर हो जा रही है तो ये वहाँ तक की आपकी विड्थ ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट करके रखा हुआ है। फिर चाहते हैं अपने हाइट पे। अगर आप हाइट भी इनफाइनाइट करना चाहते हो, जो सेम चीज़ मैंने आपको बताया वैसे ही सेम चीज़ इसमें भी काम करेगी। आपकी जितना भी हाइट रहेगी अगर आप इसको इनफाइनाइट कर देते हो तो इनफाइनाइट तरह की ये काम करेगी। अब आते हैं फिल कलर पे। फिल कलर का मतलब आप ऐसे समझो कि इसमें आपको कलर फिल करना है। अगर आपको कंटेनर कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से इसे चूज़ कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चूज़ कलर करने का ऑप्शन देगा कि आप यहाँ से कोई एक कलर अपना चूज़ कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करके ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ब्लैक करना चाहो या वाइट करना चाहो तो यहाँ से उसके चूज़ कर सकते हो आप। बॉर्डर कलर देना है यहाँ से, बॉर्डर कलर में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या दिखाता हूँ, 200 करते हैं इसको। और बॉर्डर कलर करना है तो आपको जो ये कंटेनर का बॉर्डर है, मतलब ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये जो बॉर्डर है इसका, उसमें ये कलर फिल कर देगा। जैसे मैं अगर ये कर दूँ बॉर्डर कलर में, देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा ये कलर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ इसका तो आप फिर से देख पाओगे कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। मैं रेड कर दिया तो ये देखो रेड बॉर्डर दिख रहा है आपको यहाँ से। तो बॉर्डर कलर का यूज़ होता है आपको रेक्टेंगुलर के जो आपने कंटेनर बनाया है उसका बॉर्डर देना, ठीक। यहाँ तक ये हो गया। फिल कलर को हम लोग फिर से इसको हम लोग वाइट करते हैं तो बॉर्डर काफ़ी अच्छा दिखेगा यहाँ से। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, मतलब आपका जो बॉर्डर है उसका रेडियस का मतलब होता है कितना राउंड करना है। मतलब आपका जो ये कोना दिख रहा है ना आपको, ये जो चीज़ है वो छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, इसको कितने रेडियस में डालना है। इसको अगर हम करते हैं यहाँ से 15 तो ये देखो आप थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब एक तरह से आप राउंडेड बॉर्डर दे सकते हो यहाँ पे चूज़ करने के बाद। उसके बाद आपको बॉर्डर की विड्थ देनी है तो आप यहाँ से विड्थ भी दे सकते हो। बॉर्डर की 10 कर दोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। आप ये जैसे फिग्मा यूज़ करते हो तो सेम वैसे ही चीज़ है, तो कुछ ज़्यादा इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन ऐप बनाने के लिए काफ़ी सारी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एलिवेशन में आते हैं। एलिवेशन में मतलब अगर आपको थोड़ा सा एक तरह से वो देखना है, जैसे उभरा हुआ कोई चीज़ देखना है तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर एलिवेशन डालते हो तो ये थोड़ा सा उठा उठा लगेगा और एक बैकग्राउंड शैडो रहेगी जिससे ये लगेगा कि ये जो आपका है वो थोड़ा सा 3D टाइप में है, जिसके पास खुद की अपनी हाइट है। मतलब वो वाली हाइट नहीं, जेड एक्सिस जो हाइट होती है उसको मैं बात कर रहा हूँ। अपनी खुद की एक हाइट है। अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, ये देखो ये थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है ऊपर की साइड, और जो शैडो है आपकी वो इनर साइड में लग रही है, ठीक है। मिनिमम विड्थ इसका चूज़ करके आप ये कर सकते हो कि आपकी जो कंटेनर की विड्थ है वो मिनिमम कितनी रहनी चाहिए। जैसे मिनिमम अगर 20 कर दे 29 कर देते हो तो 29 से कम की विड्थ आपकी नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं इसको 29 से कम के ले जाऊँ तो देखो ये नहीं जाएगा, ठीक है। भले आपका ये जो विड्थ है ये 0 हो गया, बट जो आपकी मिनिमम विड्थ थी वो 29 ही है, तो 29 से कम नहीं जाएगी ये। तो आप इसको बहुत अच्छे से तरह से यूज़ कर सकते हो। मान लो अगर कुछ बना रहे हो आप और आपकी जो विड्थ है, मतलब आप जो कंटेनर की विड्थ देना चाहते हो वो कुछ एक पार्टिकुलर साइज से कम नहीं देना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो उसको मैं 100 कर देता हूँ तो और अपने ओरिजिनल विड्थ में रहेगा। भले आप यहाँ पे अगर 39 डाल दो तब भी ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ तो ये 100 के बाद ही चेंज होगा, ये देखो आप। सेम चीज़ आपके हाइट के लिए भी है।
अगर 20 आप यहाँ से अगर 100 हाइट दे रहे हो और आप इसको फिर अगर 100 से कम ले जाओगे तो ये आपकी हाइट जो है चेंज नहीं करेगा। और उसी तरह से आपका मैक्सिमम विड्थ है, अगर आप मैक्सिमम विड्थ 300 कर दे रहे हो, ठीक है, ये विड्थ आप 23 है 233 है ना, आप इसी के अंदर रह सकते हो। मतलब 300 जो आपकी है मैक्स विड्थ, अगर मैं करता हूँ 300 तो ये आपकी 300 विड्थ में आ गया है। अगर इसको मैं कम ज़्यादा करता हूँ, ये देखो आप, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, मतलब 300 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 100 से कम नहीं जाएगा। और सेम चीज़ आपका इसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 490 कर देता हूँ तो जो आपकी हाइट है 490 से ज़्यादा नहीं जाएगी। देखो ये तो आपको दिख रहा है कि ये बढ़ रही है, बट ये हाइट नहीं बढ़ेगी यहाँ से। समझ में आया? अब क्लिप कंटेंट में आते हैं, मतलब दिखाता हूँ आपको। क्लिप कंटेंट अगर आप यहाँ से ऑन करते हो तो जो भी आप इसके अंदर विजिट रखोगे वो उसके अंदर क्लिप कर देगा। क्लिप का मतलब होता है ना, एक ऊपर एक दूसरे के ऊपर उसको रख देगा। उससे क्या होगा कि जो आपका राउंड रेडियस है ना, ये आपका जो इसका विजिट इसके ऊपर होगा सेम वैसे ही दिखाएगा। जैसे अगर मैं क्लिप कंटेंट ऑन कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे एक इमेज अगर डालूँ, ये इमेज है आपके, ठीक है, ये देखो आपका जो ये कोना है ना, ये वाला जो चीज़ है, आपका जो राउंड शेप है ये वाला, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और अगर मैं क्लिप कंटेंट यहाँ से ऑन कर दूँ, देखो तो ये चीज़ आपके जो राउंड रेडियस है उसी के अंदर दिखाई देगी। अब ये इससे बाहर नहीं जा रही है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये राउंड हो गया यहाँ से। अगर मैं इसे को बंद कर दूँ यहाँ से, ये देखो इसके बाहर जा रही है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? क्लिप कंटेंट क्या करता है, आपके जो राउंड मतलब जो आपका बॉर्डर रेडियस है उसी के अंदर आपका जो चाइल्ड विजिट है उसे रखता है। देखो एक कन्वेंशन ऐसे समझ लो, जो मैं चाइल्ड विजिट बता रहा हूँ, पेरेंट विजिट बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है आपको मैं पहले यहीं पे समझा दूँ। जैसे आपका कंटेनर है, ये आपका एक मेन विजिट है। अगर आप इसके अंदर इमेज रखते हो, ये मान लो आपने इमेज रखा, तो ये आपका हो गया क्या, एक तरह से चाइल्ड विजिट, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट मतलब आपका जो कंटेनर है उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये आपका चाइल्ड विजिट हो गया। समझ में आया चाइल्ड विजिट का मतलब? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लिप कंटेंट भी समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे है बॉक्स शैडो। जैसे आप फिग्मा में शैडो देते थे, किसी चीज़ का शैडो देखते हो, उसी सेम टाइप में आप यहाँ पर क्लिक करके बॉक्स शैडो टेम्पलेट देख सकते हो, या तो अपने आप से भी शैडो यहाँ से बना सकते हो। जैसे अगर मैं शैडो कलर आपको जो भी देना है, जैसे मान लो मुझे रेड कलर का शैडो देना है, ठीक है, और ब्लर कितना करना है, अगर स्पीड में कर दूँ ज़्यादा का, जैसे मान लो मुझे ब्लर करना है ये, तो आपको देखो ब्लर थोड़ा सा पीछे से दिख रहा होगा, लेकिन आपको अगर मैं सही से दिखाऊं इसे तो दिखाता हूँ, एक मिनट। आपका एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये दिखेगा नहीं सही से। तो एलिवेशन को मैं बंद करता हूँ और यहाँ से मैं शैडो देता हूँ। ये देखो आपका क्लिप कंटेंट ऑन था तो इसलिए वो शैडो नहीं दिख रहा था। ये देखो आपको थोड़ा सा शैडो दिख रहा होगा इसके पीछे। मैं यहाँ से अगर इसको रेड कलर कर दूँ, ये देखो शैडो, आप समझ में आया कितना अच्छा लग रहा है ये? तो ये इस तरह से आप शैडो दे सकते हो अपने कंटेनर को। अब आते हैं बैकग्राउंड, सॉरी अब आते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट जैसे आपने फ्लट उसमें इस्तेमाल किया होगा फिग्मा में, सेम वही चीज़ है। तो 2-3 कलर का आप मिक्सचर कर सकते हो, यहाँ से प्री सेलेक्टेड टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद से चाहो तो यहाँ पे खुद से भी यहाँ पे आप कलर दे सकते हो। ग्रेडियंट पे मैं एक पूरा पार्टिकुलर वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ होता है। अगर मैं डिज़ाइनर एक्चुअली नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा किस तरह से ग्रेडियंट काम करता है और ग्रेडियंट किस तरह से बनाया जाता है, बट धीरे धीरे मैं सीख के आप लोगों को बता दूंगा इस चीज़ को। अब आते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। बैकग्राउंड इमेज मतलब आप कंटेनर के पास जो बैकग्राउंड होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर लगाते हो उसी तरह आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको पाथ देना होगा, या तो आप एसेट जो एसेट का इमेज है उसे भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे है आपका डार्क मोड के लिए और लाइट मोड के लिए, ठीक है। अगर आपका फ़ोन जो है वो डार्क मोड में अगर है तो आपको कौन सी इमेज शो करानी है, अगर लाइट मोड में है तो कौन सी इमेज शो करानी है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे इमेज शो कर सकते हो। इमेज टाइप में आपको बता दिया मैंने, नेटवर्क इमेज है और एसेट इमेज है। नेटवर्क इमेज मतलब जो आप यूआरएल से इमेज लेते हो, ठीक है, इमेज यूआरएल जो देते हो उस चीज़ को नेटवर्क इमेज कहते हैं। अब आते हैं बॉक्स फिट। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं अगर इमेज ऐड कर दूँ थोड़ा सा और ये वाला जो इमेज कॉपी कर दूँ और इसमें मैं आता हूँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो आपका बॉक्स फिट है ये एक तरह से जो आपका डायमेंशन है, देखो बॉक्स फिट का मतलब क्या होता है, जो आपका कंटेनर है और उसमें जो चाइल्ड इमेज है, मतलब जो इमेज है उसे किस तरह से रखना है, ठीक है, जो आपका स्पेस है उसको किस तरह से यूज़ करना है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये देखो काफ़ी बड़े में आ गया, इंटायर स्पेस फिल कर देगा। ये थोड़ा सा लार्ज एज लार्ज एज पॉसिबल वाइल स्टिल कंटेनिंग द विजेट इंटायरली विद इन द अवेलेबल स्पेस। मतलब ये थोड़ा सा साइड से पैडिंग देके ये चूज़ करेगा जिसमें ये सेंटर में आ जाएगा, और इससे करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है। इस चीज़ को मैं आपको अगर चाहो तो मैं एक तरह से अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इसको रहने देते हैं। अब आते हैं चाइल्ड पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके अंदर दूसरे चीज़ भी इंटर करते हो तो वो होता है आपका, ओके एक मिनट और, मैं यहाँ पे कैसेट अगर ऑन कर देता हूँ तो जब भी आपका फ़ोन
इस ऐप को खोलेगा तो ये इमेज पहले ही लोड हो जाएगी। मतलब ये जो इमेज रहेगी इसका कुछ पार्ट जो है आपके फ़ोन में ही सेव रहेगा एज अ कैशे। कैशे सेव होने के बाद ये तुरंत ही जैसे ऐप लोड होता है वैसे ही ये लोड हो जाएगा। और ये ऑन करना बहुत ज़्यादा सही होता है क्योंकि बार बार आप नहीं चाहोगे कि आपका जो इमेज है वो इंटरनेट से डाउनलोड हो। उससे क्या होगा कि आपका ऐप स्लो हो सकता है, इसलिए आप इसको ऑन कर दोगे तो ये आराम से पहले से ही लोड होके रखा रहेगा। चाइल्ड में आते हैं तो चाइल्ड में क्या है आपका, एक मिनट मैं इसको अगर हटा दूँ यहाँ से, और चाइल्ड में आने के बाद देखो चाइल्ड मतलब आपका आप जो टेक्स्ट था वो चाइल्ड हो गया। ठीक है, मैं फिर से पेरेंट विजेट पे आता हूँ। अब चाइल्ड को किस तरह से अलाइनमेंट करना है, अगर आप इसको नीचे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो जैसे आप सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कंटेनर के केस में। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप अगर किसी कोने में करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो, बीच में करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, इम्प्लिसिट एनिमेटेड जब आप ऑन कर दोगे ये एक तरह से आपके कंटेनर को एनिमेट करेगा जब इसकी साइज चेंज होगी या कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आता है आपका हाइट, विड्थ। अगर ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो ये एनिमेट करेगा उस चीज़ को, और एनिमेट करते समय ही चेंज करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंटेनर हो गया, अब आते हैं रो पे। देखो मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझो, अगर आप लोग नहीं समझोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ वीडियो बनाने का मेरे भी। तो अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो प्लीज़ बताओ मेरे से कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको इंस्टाग्राम का अपना आईडी भी दे के रखा हूँ कि आप उस पर मैसेज करो, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं आपको ज़रूर मैसेज करूँगा। अब आते हैं रो पे। यहाँ पे अगर हम लोग रो इंटर करते हैं तो आपको यहाँ से दिखेगा रो। पहले बात तो मैं इसको कर देता हूँ बीच में। ठीक है, देखो आप जो प्रॉपर्टीज़ है ना, पैडिंग की, रेस्पॉन्सिव विजिबिलिटी की, ये सारी सेम होती हैं। बस चेंज क्या होता है कि आपकी जो विजट की प्रॉपर्टीज़ होती है वही। मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी ये समझ लिया है पैडिंग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब रो क्या है, अगर आपने फ्लटर पे काम नहीं किया हुआ तो आप कन्फ्यूज होगे कि रो है क्या। तो रो जो होता है वो आपके ऐप को एक हॉरिजॉन्टल लेआउट देता है, मतलब एक लेटा हुआ लेआउट देता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझो कि हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब होता है अगर आप खड़े हो तो आप वर्टिकल में हो। ठीक है, तो जितने भी आपके रो के अंदर चाइल्ड आएंगे वो एक तरह से हॉरिजॉन्टली ही अरेंज होंगे, मतलब ये इस टाइप से अरेंज होंगे। ठीक है, अब रो को ऐड करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करके तो ऐड कर सकते हो। ठीक, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक एलिमेंट डालना शुरू करूँ, जैसे अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे इमेज और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं, ये देखो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है इसका। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि अगर आप अपने ऐप में कुछ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करना चाहते हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी हैं एक्सिस साइजेस और एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस साइज क्या है, मेन एक्सिस साइज ये है कि आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कराना चाहते हो अपने मेन एक्सिस का, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐप का कितना स्पेस आप अलाउ करना चाहते हो। अगर यहाँ पे है तो ये मैक्सिमम स्पेस है, मतलब जितना विड्थ है आपका पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो छोटा सा जितना बड़ा आपका विजेट है उतने बड़े का ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ज़्यादातर ये कॉमनली इसी पे रहता है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस ऐसे समझो कि जो आपका रो है उसका जो मेन एक्सिस होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, और क्रॉस एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल होगा। मतलब ये आपका मेन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये जो है आपका वो क्रॉस एक्सिस है वर्टिकल। ठीक है, अब इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये आपके चाइल्ड विजेट के ऊपर ही काम करता है। मतलब अगर इसमें इमेज है, ये आपका चाइल्ड विजेट है, अगर इसको मैं डुप्लीकेट करके रखता हूँ और मैं यहाँ से अगर अलाइनमेंट करूँ, जैसे आपका स्टार्ट है, मतलब जो भी चाइल्ड होगा वो स्टार्ट पे रहेगा, मतलब आपका ये जो रो शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है तो जो आपका चाइल्ड है वो इसी साइड में रहेगा और एक दूसरे के पास पास में ही रहेंगे। और उसके बाद अगर आप सेंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेंटर कर सकते हो, मतलब आपका जो रो रहेगा रो के सेंटर में रहेगा। मतलब जैसे आपका ये रो है ना पूरा, तो ये देखो सेंटर में आ गया, तो इस तरह रहेगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये एंड में चला जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा ये। उसके बाद अब आपके पास आता है स्पेस इवनली, मतलब ये आपकी चाइल्ड के अराउंड, चाइल्ड के अराउंड का मतलब है चाइल्ड के बगल में, जैसे आपका चाइल्ड की जो सराउंडिंग होती है उस ऐसे समझो सराउंडिंग के पास में ये कुछ स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो स्पेस होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, जिससे कि ये ना लगे कि जो रो है आपका उसमें कोई अनइक्वल स्पेस है। ठीक है, अब स्पेस अराउंड करता क्या है कि जो आपका चाइल्ड है उसके बीच में, मतलब अगर आपके पास दो चाइल्ड हैं उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देकर उसके साइड में एक तरह से छोटा सा स्पेस दे देता है जिसमें वो इवनली डिवाइडेड लगे। और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये दोनों
काफ़ी बीच में स्पेस छोड़ के, मतलब दोनों एक कोने दूसरे कोने पे हो जाते हैं। आप इस तरह समझो इसे, ये आपका ये स्टार्ट है और ये एंड है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो अगर आपका 2 विज़िट है तो ये स्टार्ट और एंड वाले पोजीशन पे हो जाएँगे। अब आता है आपका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो अगर आप इस पे करके रखे हो तो ये ऊपर के साइड ही आएगा, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट होगा इसका। इसको मैं रिमूव करूँ थोड़ा-सा और यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट डाल दूँ, ये टेक्स्ट भी काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कॉलम डालता हूँ, चलो ये देखो आप, ये आपका रो है, आपने अपर करके रखा है, मतलब स्टार्ट पे करके रखा है, तो अब स्टार्ट इसके लिए ये वाला चीज़ हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ जो थी ये स्टार्ट हो गई है, अपर में हो गया। आप सेंटर में करना चाहते हो यहाँ पे सेंटर में हो गया, अगर डाउन करना चाहोगे डाउन में हो जाएगा। अगर आप स्पेस देना चाहते हो इवनली ऐसे, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं यूज़ होता होगा। और ये आप जब वेब बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, तभी इसका यूज़ होता है, नहीं तो इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या क्या होता है। पहला आता है आपका स्टार्ट। ये क्या करता है कि जितने भी आपके चिल्ड्रन एलिमेंट हैं, चिल्ड्रन एलिमेंट मतलब दो से एक या एक से ज़्यादा, आप एक को मत समझो, एक से ज़्यादा जब आपके पास एलिमेंट होते हैं तो आपके उस एलिमेंट को स्टार्ट पे रखा है, मतलब आगे ही रखता है जहाँ से आपका रो शुरू हो रहा है। सेंटर में चिल्ड्रन को सेंटर में कर देगा, एंड में मतलब जैसे ये आपका लास्ट में है तो इसे लास्ट में कर देगा। ये स्पेस इवनली मतलब एक इवन स्पेस करेगा दोनों चिल्ड्रन के बीच में। अगर इसको मैं कर दूं, ये देखो आपको इवन स्पेस प्रोवाइड कर दिया है सभी साइड से। ये उसके बाद है स्पेस अराउंड, ये फ्री स्पेस डालता है आपके दो चाइल्ड के बीच में, ठीक है। अगर मैं दो चाइल्ड बोलता हूँ तो उसे चिल्ड्रन बोलते हैं। आप इस तरह समझो कि अगर एक से ज़्यादा विजिट है तो उसे आप चिल्ड्रन बोलोगे रो के केस में। जैसे हमारा ये दोनों चिल्ड्रन है, ये हमारे चिल्ड्रन के बीच में एक तरह से इवन स्पेस प्रोवाइड करके रखा है, और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है आपके इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। स्पेस बिटवीन करोगे तो बीच में आपके इवनली स्पेस दे दिया। इवनली मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बराबर स्पेस होता है, ठीक है। इवनली का मतलब बराबर होता है, तो बराबर स्पेस प्रोवाइड करता है ये दोनों साइड से। और सेम चीज़ आपको वही है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में देख लेते हैं हम लोग। क्रॉस एक्सिस में आपका स्टार्ट सेंटर और एंड बता दिया हूँ। स्ट्रेच पे आते हैं तो स्ट्रेच में जैसे मैं आपको बताया कि स्ट्रेच करके रखेगा, मतलब एक ऊपर रखेगा एक नीचे रखेगा, जैसे आप कॉलम में करते थे, जैसे आपने कॉलम में किया होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं कॉलम में इसको रख दूँ और कॉलम में कुछ नया चीज़ रख दूँ यहाँ पे मैं, ये देखो अगर मैं इसमें ऑन कर देता हूँ स्ट्रेच वाली चीज़, ये देखो ऊपर नीचे जैसे ये कर दिया है। सेम चीज़ के लिए आप रो में भी यूज़ कर सकते हो जब आप वेब ऐप बनाते हो या तो वेबसाइट्स कोई बनाते हो, ठीक है। इस पर हम लोग फिर से इसको मैं बाहर कर देता हूँ, हो गया, समझ में आ गया ना ये। अब देखो आइटम स्पेसिंग है, ठीक है। अप्लाइज इक्वल स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स इन द रो। जैसे आपका ये दो है तो इसके बीच में ये आइटम्स जो आपका क्या कहते हैं उसको स्पेस होगा उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इस पे आता हूँ मैं और ये अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये देखो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। आप अगर नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको स्टार्ट में रखे हो तो यहाँ से आप उसको स्पेस प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे ये कर देता हूँ मैं, रुकिए रहो, मैं इसको करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं इमेजेस ले लेता हूँ, ज़्यादा सही दिखेगा वो। ये आपका इमेज है और ये रो है आपका। मैं विड्थ इस पे दे देता हूँ 190 किलो कर देता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ये आपका जो स्पेस है उसके बीच में ये 20-20 का 20-20 का यहाँ पे स्पेस दे दिया है। अगर आप इसको 60 करोगे तो यहाँ पे 60 का स्पेस दे देगा। तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप ये यूज़ करो, लेकिन ये यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि इसमें एक तरह से इवन स्पेस दे देता है, ठीक है। अप्लाई एट स्टार्ट एंड एंड में कर दोगे तो आपको ये एक तरह से जैसे आप ये यूज़ करते थे ये वाली चीज़ वैसे ही कर देगा ये। और ये आता है आपका स्क्रॉलेबल। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कॉल रो है वो स्क्रॉलेबल हो तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। जैसे अब आप इसको ऑन कर दिए और फिर से रो पे आ जाओ तो अब यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हो, स्पेस दे दो एक दूसरे के बीच में, आप ऐसे स्पेस दे सकते हो। इससे पहले क्या करते थे कि हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करते थे। जैसे पैडिंग है तो अगर आप यहाँ पे पैडिंग दे दोगे इसको पेन की तो ये अपना आप स्पेस दे देता था, लेकिन हम लोग को अब ये नहीं करना है। अब सीधे हम लोग यहाँ से आइटम स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आइटम स्पेस करते हो तो आप यहाँ पे स्क्रॉलेबल का फीचर देख लोगे, ये देखो आप स्क्रॉलेबल कर सकते हो इसको। चलो कॉलम को शुरू करते हैं। मैं यहाँ से रो हटा देता हूँ। आप लोगों को पिछली वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ गया था ना। एक्चुअली क्या था ना कि इसमें मैंने आउट रो जो आउट पार्ट होता है उसको नहीं लगाया था, मतलब जो इंड पार्ट होता है उसको मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसमें आया नहीं वो। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया उस वीडियो में तो आप इस वीडियो में मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। आते हैं कॉलम पे। कॉलम एक तरह से आपका रो की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये वर्टिकल अलाइन होता है। मतलब ये जो होता है ये चीज़ों को वर्टिकल अलाइन करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये रखूँ और मैं इसको अगर डुप्लीकेट करते जाऊँ, ये देखो आपको ये वर्टिकल अलाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो ये आपका वर्टिकल अलाइन करता है और रो क्या होता है वही हॉरिजॉन्टल अलाइन करता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। लेकिन जो आपका कॉलम और रो होता है ये बेसिक
बिल्डिंग मटेरियल होते हैं आपके फ्लटर के। आप अगर फ्लटर भी करोगे तो आपका जो सबसे पहला जो विजिट आएगा वो ज़्यादातर कॉलम आएगा, वो ज़्यादातर रो आएगा। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना कैसे काम करते हैं इस पर। मैंने आपको सारी रो वाली चीज़ें बता दी थी। तो कॉलम की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कॉलम आप समझे ना यहाँ पे कि ये वर्टिकल अलाइन होता है, मतलब चीज़ों के वर्टिकल अलाइनमेंट में रखता है। आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पहला है आपका मेन एक्सिस साइज, ठीक है। मतलब जो आपकी मेन एक्सिस है, मतलब एक बार मैं फिर से कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। कॉलम में जो मेन एक्सिस होगी वो वर्टिकल होगी, मतलब इस तरह से होगी, ठीक है। जो इस तरह से होगी वो वर्टिकल होगी, और जो क्रॉस एक्सिस होगी इस तरह से होगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो मेन एक्सिस साइज क्या है कि जो आपका वर्टिकल जो साइज है, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस की साइज है वो कितना रखना है, उसे मिनिमम रखना है। अगर आप मिनिमम कर देते हो तो यहाँ पे अगर कंटेनर रखते हो, ये देखो इसके साइज ले लिया, ये मतलब मिनिमम साइज लिया है कॉलम ने। अगर आप यहीं इसी को मैक्सिमम कर दोगे तो ये वर्टिकल का मैक्सिमम साइज ले लेगा। मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। जैसे मान लो हमने ये चाइल्ड रखा, चाइल्ड और चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? अगर अभी भी नहीं क्लियर हो तो आप पिछली वीडियो में जाके आप समझ सकते हो कि चाइल्ड क्या होता है और चिल्ड्रन क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर चाइल्ड रखा, तो जो इसकी साइज थी, जो डिफ़ॉल्ट साइज थी वो मैक्सिमम थी, मतलब जितना भी हो सके ये अवेलेबल स्पेस जो है इस वर्टिकल में उसको ले लेगा ये। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे मिनिमम करेंगे तो जो आपकी चाइल्ड होगा, मतलब चाइल्ड का जितना साइज होगा उसी साइज को ये प्रिफर करेगा, उसी साइज तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। समझिए आप लोग? एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ। मिनिमम जो होता है वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ मेन एक्सरसाइज लेता है। मतलब मिनिमम अमाउंट मतलब जो आपका चाइल्ड है, जितना बड़ा चाइल्ड है उतने बड़े का ही साइज लेगा वो। जैसे यहाँ पे देखो ये इतना साइज ले लिया, और अगर इसको मैक्सिमम करते हो तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेन एक्सरसाइज लेता है। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ेगा चाइल्ड आपका कितना बड़ा है, ये पूरा जितना भी आपका लेआउट है उतने का ये स्पेस ले लेगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करूँ तो देखो आप यहाँ तक स्पेस ले लिया, ठीक है। समझिए आप? आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारे पास? मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मतलब आपका मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकल होता है। अब उसमें कैसे अलाइन करना है चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन कह सकते हो या चाइल्ड कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंटेन कॉलम में बहुत सारे चाइल्ड्स आते हैं तो हम उसको चिल्ड्रन बोल देते हैं। यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट में आते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में कैसे कैसे रखना है आपको, ये तो हो गया स्टार्ट में, मतलब पहले पर रखना है। जैसे ये आपका है तो ये स्टार्ट में हो गया। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से दिखा दूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं साफ ये। चलो ये देखो आप, ये आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट पे है तो मतलब ये ऊपर है। अगर इस पे करूँगा सेंटर पे, ये बीच में आ जाएगा, मतलब आपका जो लेआउट है उसके बीच में आ जाएगा ये। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये नीचे आ गया, मतलब एकदम बॉटम पे। और अगर आपका चिल्ड्रन है, मतलब यहाँ पे दो चाइल्ड हैं, तो आप अगर ये करोगे स्पेस इवनली, मतलब ये एक इवन स्पेस दे देगा बीच में, और साइड साइड से भी थोड़ा स्पेस दे देगा इन लोगों को। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि आपका जो कॉलम होता है वो दोनों चाइल्ड के बीच में, मतलब एक ये चाइल्ड एक ये चाइल्ड, अब इसको हम लोग चिल्ड्रन बोलेंगे, ये चिल्ड्रन के बीच में एक स्पेस देता है और थोड़ा थोड़ा स्पेस बाहर भी देता है। जैसे देखो, जैसे आपका ये चीज़ होता है वही सेम चीज़ ये भी करता है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ये ज़्यादा स्पेस बीच में देता है, थोड़ा स्पेस बाहर देता है। और इसमें क्या होता है, ये बराबर स्पेस देता है, ठीक है। ये बराबर स्पेस देता है, जितना बाहर देगा उतना बीच में भी देगा, ठीक है, उतना दोनों साइड देगा। और उसके बाद आप इस पर अगर आते हो तो ये दोनों एक स्टार्ट में डाल देगा, एक एंड में डाल देगा, मतलब बीच में जो होगा वो पूरा स्पेस देगा, साइड साइड से कोई भी स्पेस नहीं देगा। ये समझ में आया यहाँ तक? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो स्टार्ट होता है वो बिगिनिंग में रखता है, मतलब शुरू में रखता है इसको, जैसे यहाँ पे हो गया। सेंटर वाला बीच में रखेगा, सेंटर पे मैं आता हूँ, सेंटर वाला आपका बीच में रखेगा, एंड वाला लास्ट में रखेगा। देन स्पेस इवनली जो आता है वो इवन स्पेस प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन में, मतलब एक इधर प्रोवाइड करेगा, एक इधर प्रोवाइड करेगा, बीच में प्रोवाइड करेगा। इसमें करेंगे तो बीच में ज़्यादा स्पेस देगा और थोड़ा थोड़ा स्पेस इसके स्टार्ट और एंड में दे देगा, जैसे ये दोनों दिया है। अब इस पे आते हैं तो ये दोनों एक साइड से बिटवीन कर देता है, मतलब स्पेस बिटवीन कर देता है, मतलब बीच में से ज़्यादा स्पेस कर देगा और एंड और स्टार्ट में कोई स्पेस नहीं रखेगा। अब आते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में मतलब आपको क्रॉस एक्सिस पे कैसे रखना है। जैसे अगर मैं इसको मान लो ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो क्रॉस एक्सिस होती है हमारी, आपको बताया है मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। देखो इसको मत देखना, अब इस चीज़ को देखना। ये अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जो आपकी क्रॉस एक्सिस थी वो स्टार्ट में चली गई, मतलब अब इसके लिए स्टार्ट ये वाली चीज़ हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो था ये वाली चीज़ इसके लिए स्टार्ट हो गई, ठीक, क्रॉस एक्सिस में। और वर्टिकल में क्या था, इसके लिए स्टार्ट ये वाली चीज़ थी, मतलब ऐसे थी तो जो ऊपर से आ रहा था वो स्टार्ट था। यहाँ पे आते हैं, अगर हमने इसको स्टार्ट पे किया है तो ये इधर आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा इधर, और सेंटर में करेंगे सेंटर में आ जाएगा। अगर इधर करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा आपके। और इसको करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब जितना भी क्रॉस एक्सिस का आपका स्पेस है उसको ये ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉलेबल,
स्क्रॉलेबल का मतलब होता है कि आप इसको स्क्रॉल कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप यहाँ से स्क्रॉलेबल ऑन कर देते हो तो ये आराम से स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे आप कई सारे लिस्ट देखते होगे, विजेट्स कई सारे देखते होगे, उसमें भी आपका स्क्रॉलेबल फीचर होता है। तो सेम उसी तरह है। मैं अगर इसको डुप्लीकेट करते चला जाऊँ, ये देखो आप स्क्रॉल अगर ऑन है तो स्क्रॉल हो जा रहा है ये, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो कॉलम है, मतलब जैसे हमारे पास ये मेन कॉलम है हमारा और इसके अंदर भी एक कॉलम लगा हुआ है, तो इसमें से प्राइमरली कौन सा स्क्रॉलेबल है, मतलब ये स्क्रॉल करो कराओगे कि इसको स्क्रॉल कराओगे, ठीक है। वैसे आप एक साथ तो दोनों को स्क्रॉल करा सकते हो। अगर प्राइमरी इसको मैं बंद भी कर दूँ फिर भी स्क्रॉल करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको सेव करके, तो देखो ये स्क्रॉल करेगा ये, ठीक है। ये देखो स्क्रॉल करेगा ये। बट इशू क्या होगा कि जब भी आप अपने बैकएंड से कोई डाटा कनेक्ट करोगे और बहुत सारे डाटा रहेंगे, तो जब ये नीचे आएगा ना तो ये स्क्रॉल करके वहीं पे फंस जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा फिर से। समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं बताऊँ कि अगर आप लोग बहुत डाटा लिए हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे डाटा हैं, अगर आप नीचे आए और इसका प्राइमरी स्क्रॉल बंद किए हो और इसका ऑन किए हो, तो सिर्फ ये चीज़ स्क्रॉल होगी। मतलब ये जो हमारा कॉलम था इसी का पार्ट ही स्क्रॉल होगा सिर्फ, ये पूरा स्क्रॉल नहीं होगा। जिससे आपका जो यूएक्स होगा, जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका प्राइमरी जो मतलब जो पेरेंट विजेट होता है, अगर वो स्क्रॉलेबल है तो उसको प्राइमरी ऑन कर देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके प्राइमरी ऑन भी कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूँ फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो आप, अगर आप इसका स्क्रॉल बंद भी कर देते हो ना तभी ये स्क्रॉल करेगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ और देखना कि अगर मैं इसका स्क्रॉलेबल बंद कर दूँ, जैसे इसका स्क्रॉल करना बंद कर दूँ, लेकिन मैं इसका अगर स्क्रॉल ऑन कर दूँ यहाँ से, तो अब बताओ ये स्क्रॉल करेगा कि नहीं करेगा। गेस करो। ये स्क्रॉल नहीं करेगा क्योंकि आपका पेरेंट तो ऑलरेडी बंद कर चुका है। उसने कह दिया भाई तू स्क्रॉल मत कर, तो स्क्रॉल नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा जब भी आप कोई कॉलम विजेट बनाओ तो यहाँ पे जो प्राइमरी है आपको उसको ऑन कर दो कि यूज़र एक्सपीरियंस ना खराब हो, पहली बात तो। और सेकंड चीज़, आपको कभी भी इशू ना फेस करना पड़े स्क्रॉलेबल वाले सीन में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आइटम स्पेसिंग। जैसे मैंने आपको रो में बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि आइटम स्पेसिंग मतलब आपके जो ये आइटम्स है ना, ये जैसे कंटेनर है आपका कई सारा, ये आइटम्स होते हैं, मतलब ये विजेट्स होते हैं, इसमें आइटम करके लिखा हुआ है इसको। तो इसके पीछे कितना स्पेस देना है आप लोगों को, उसी हिसाब से यहाँ पे आप स्पेस सेट करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 का स्पेसिंग दे देगा। और अगर आप यही कर देते हो अप्लाई स्टार्ट एंड एंड, मतलब जो स्टार्ट में और एंड में जो भी स्पेस होगा उसको दे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया। पहले ये फीचर नहीं था, अभी जाके ये फीचर आया है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोगों को बार बार ये नहीं यूज़ करना पड़ रहा है। हम लोग सिंपली यहाँ से स्पेस देकर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कॉलम समझ में आ गए आप? कोई इशू नहीं है कॉलम में? अगर इशू हो तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से। अब आते हैं स्टैक पे। स्टैक बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे बनवा आपको बताता हूँ। इससे मैं यहाँ पे कॉलम पे आ जाऊँ फिर से। मैं यहाँ पे कॉलम रखता हूँ छोटा सा। और स्टैक एक तरह से आपको विजेट्स को ओवरलैप करने के इस्तेमाल में आता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना हो तो आप स्टैक यूज़ कर सकते हो। स्टैक में आते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपका ये विजेट है, ठीक है, ये कंटेनर है। अगर मैं इसको थोड़ा सर्कल कर दूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड, एलिवेशन डाल देता हूँ 40 पे, ठीक, ये हो गया। अगर इसी के ऊपर आपको एक और चीज़ रखना है, जैसे यहाँ पे मुझे आइकॉन रखना है, मुझे यहाँ पे आइकॉन रखना है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर कंटेनर आप इसके ऊपर मतलब एक विजेट के ऊपर आप स्टैक कर सकते हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। और स्टैक का जो मतलब होता है वही होता है कि ओवरलैप कराना किसी चीज़ को। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको पैडिंग अलाइनमेंट मिल गया था। अब इस देखो इसमें नया चीज़ क्या है, स्टैक की प्रॉपर्टीज़ में आ गया है विड्थ, कि आप इसको कितना विड्थ देना चाहते हो, मतलब कितने का इसको विड्थ आप दे सकते हो, ठीक। अब हाइट भी देना चाहते हो तो यहाँ से हाइट भी दे सकते हो, कितना हाइट रखना है स्टैक का। आते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट पे। चाइल्ड अलाइनमेंट मतलब जो आपका चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है उसे कहाँ अलाइन कराना है, मतलब इस कोने पे कराना है कि यहाँ पे कराना है, इस सेंटर में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसे सेट करके कर सकते हो। समझ में आया? स्टैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ कि स्टैक आपको एक तरह से एलिजिबल करता है कि आप एक से ज़्यादा विजेट एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर पाओ। जैसे ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इसी को स्टैक कर सकता हूँ, मैं किसी भी विजेट को स्टैक कर सकता हूँ। जैसे मैं देखो यहाँ पे भी रख दिया इसको, तो एक तरह से इसके ऊपर ये भी स्टैक हो गया, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इमेज भी रखना चाहूँ तो ये इमेज भी यहाँ पे रखा जाएगा, देखो। और मैं कर देता हूँ, अगर ब्रिंग टू बैक कर देता हूँ, देखो आपका यहाँ पे इमेज भी सेट हो गया। मतलब एक तरह से आप एक दूसरे के ऊपर विजेट रख सकते हो। सिर्फ ये समझो आप लोग। आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक? आते हैं कार्ड पे। कार्ड और कंटेनर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कार्ड जो होता है आपका एक तरह से कंटेनर ही होता है, बट इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है
ये आपके विजिट मतलब आपका जो चाइल्ड विजिट होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग ये अपना साइज मेंटेन करता है। देखो मैं बहुत सिंपल तरह समझा दिया कि जो आपका चाइल्ड विजिट होता है, मतलब अगर ये चाइल्ड विजिट में रखता हूँ टेक्स्ट को, ये देखो टेक्स्ट का साइज इतना बड़ा था और इतना बड़ा खुद को रख लिया है, मतलब ये आपके विजिट जो आपका चाइल्ड विजिट होता है उसके हिसाब से अपना साइज मेंटेन करके रखता है। तो जैसे मैं अगर इसको यहाँ पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा 10 की देता हूँ, देखिए देखो आपका इसका जो साइज हुआ वो बड़ा हुआ, तो ये अपने आप कार्ड भी यहाँ से बड़ा हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज में आता है, प्रॉपर्टी ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास सिर्फ कलर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसमें कलर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एलिवेशन है, मतलब कितना ज़्यादा आपको इसको बैकग्राउंड मतलब जो बैक का होता है उसको कितना ज़्यादा ऊपर रखना है, मैं ऐसे समझता हूँ एलिवेशन का। ठीक है, अगर आप लोग कुछ और तरह समझते हो तो उसको समझ लो। मैं ऐसे समझता हूँ कि कितना ज़्यादा उसको ऊपर उठा के रखना है। मैं यहाँ से नहीं रखता हूँ अगर इतना, ये देखो तुम्हें थोड़ा सा लगता है ना कि ऊपर उठा हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हो, आप उसका बैकग्राउंड शैडो कितना रखना चाहते हो। बट एलिवेशन का वो मतलब होता नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ऊपर कितना आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 0 करोगे तो ये बिल्कुल भी कुछ शो नहीं करेगा यहाँ पे, मतलब कोई भी एक शैडो नहीं शो करेगी, कोई भी एलिवेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 20 का, ये देखो ऐसा हो गया, मतलब आपका जो बॉर्डर है उसका कितना रेडियस होगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कार्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लिस्ट व्यू में, ये आपका लिस्ट व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। लिस्ट व्यू जो होता है आपके एक लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्क्रॉलेबल लिस्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल में आता है। जैसे ये आप चाहते हो कि 15-20 लिस्ट को शो करनी जहाँ पे आपको स्क्रॉलेबल रखना है। देखो आप सेम काम तो कॉलम के भी साथ साथ कर सकते हो, लेकिन एक तरह से लिस्ट जो होता है वो एडवांस वर्जन है आपके कॉलम विजेट का, जो ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे पहला लिस्ट रखे हो, ठीक है, ये आपका लिस्ट हो गया, आप यहाँ पे रो रख रहे हो और मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ, यहाँ से 10 की पैडिंग देता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ मैं टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से रो लेता हूँ और इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 की। यहाँ से मैं रखता हूँ इमेज। ठीक है, इसको मैं 10 की स्पेस दे दूँ। अगर मैं डुप्लीकेट करते चला जाऊँ, इसको डुप्लीकेट कर दूँ इसको, देखो, और मैं फिर इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली जो आपका ये स्पेस मतलब वो जो आपका स्क्रॉल होता है वो प्रोवाइड करके इसने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह समझो कि आप ये एडवांस वर्जन है आपके सिर्फ कॉलम का, जिसमें आप कई सारे विजेट्स को रख सकते हो और ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो आपका इस जो स्क्रॉलिंग होती है उसको रखता है। इसके आइए फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स में क्या है आपका, एक्सिस साइज क्या होगी, मतलब आपको वर्टिकल तरह से इसको स्क्रॉल कराना है कि हॉरिजॉन्टल में रखना है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको रो जो आपका है ये रो हो गया, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ ये देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल अभी लाइन कर रहा है, मतलब ये अब इस तरह से लाइन कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ, ये देखो आप अब ये स्क्रॉलेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। अब आते हैं लिस्ट के दूसरे फीचर पे, आइटम स्पेसिंग इसमें भी आ गया। अगर आप 20 करोगे तो इसमें जो जो होगा स्पेस वो 20 का हो जाएगा। फिर आते हैं श्रिंक रैप में। जो श्रिंक रैप होता है वो एक तरह से जैसे आप लोग इस्तेमाल करते थे कॉलम में मेन एक्सिस साइज और क्रॉस एक्सिस साइज, रो में और कॉलम में जो था आपका वो मेन एक्सिस साइज था, इसी तरह इसमें भी है कि अगर आपका जो लिस्ट व्यू है अगर वो वर्टिकल में है तो जितना भी वर्टिकल में अवेलेबल स्पेस होगा, ठीक है, उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट लिया रहेगा। अगर आप यहाँ पे श्रिंक रैप ऑन कर देते हो तो ये मिनिमम स्पेस ले लेगा। ये जैसे आप कॉलम में करते थे मिनिमम स्पेस वाला चीज़, वैसे इसमें वो होता है श्रिंक रैप का, मतलब कि जितना भी आपका चाइल्ड विजर ने स्पेस लिया होगा बस उतने तक ही अपने आप को ला के रख देगा, उससे ज़्यादा ये स्पेस नहीं लेगा। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो ये जितना भी अवेलेबल स्पेस है आपके इसके फोल्ड का, आपके लेआउट का पूरा स्पेस यहाँ से ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक समझे आप इस तरह से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे आप कॉलम में मिनिमम एक्सिस साइज लेते थे, मैक्सिमम एक्सिस साइज लेते थे, सेम वही चीज़ है कि अगर इसमें आप लिस्ट व्यू का जो एक्सिस होगा वर्टिकल होगा तो श्रिंक रैप क्या करेगा, जितना भी आपका चाइल्ड ने स्पेस लिया होगा बस वहीं तक अपने आप को रख लेगा। जैसे देखो आप यहाँ तक इसने स्पेस लिया और ये लिस्ट व्यू यहीं तक आया है। ठीक है, और अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये भी वही करेगा जो आपका कॉलम जो रो करता था कि जितना भी आपका मिनिमम स्पेस होगा वहाँ तक ये स्पेस ले लेगा। समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आते हैं रिवर्स पे। देखो प्राइमरी इसमें भी है, अगर आपके पास 2 कॉलम है तो फिर जो 2 स्क्रॉलेबल विजेट्स हैं तो एक में आपको प्राइमरी रखना पड़ेगा। रिवर्स में आते हैं, अगर रिवर्स कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं स्क्रीन रैप बंद कर देता हूँ। रिवर्स में मतलब नीचे शुरू होगा आपका लिस्ट, अगर रिवर्स नहीं था तो ऊपर से नीचे लिस्ट आती है, लेकिन रिवर्स में नीचे से ऊपर जाएगी। समझ में आया? कुछ रिपीट करना है क्या? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू बहुत प्यारा सा चीज़ है। ग्रिड व्यू में आप अपने इमेज को एज अ ग्रिड तरह से अलाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? देखो जो ग्रिड व्यू होता है उससे आप अपने
जो आइटम्स होते हैं, मतलब जो आपके विजेट्स होते हैं, उन्हें 2 डायमेंशन में रख सकते हो, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ में। एग्जांपल में दिखाता हूँ कि ये मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, इसको भी कर देता हूँ डुप्लीकेट, और इसको भी डुप्लीकेट। ये देखो आपका एक ये हॉरिजॉन्टल में भी रखा आ रहा है आपका, ये वर्टिकल में भी आ रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे प्रोडक्ट के जो कैटलॉग होते हैं उनको सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देखो समझ में नहीं आ रहा है तो अगर कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोग शांत होकर बैठे रहो और बताते चला जाऊँ, समझे? और इसकी प्रॉपर्टीज में बातें हैं। प्रॉपर्टीज में देखो सेम वही चीज़ है, एक्सिस वर्टिकल रखना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है। अगर आप वर्टिकल करोगे तो ये ऐसे अरेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये इस तरह से अरेंज होगा, ये देखो आपका। ठीक है, मैं एक्सिस वर्टिकल ही रखता हूँ। उसके बाद आता हूँ क्रॉस एक्सिस काउंट पे, मतलब ये जो क्रॉस एक्सिस होता है इसका ये होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में आपको कितना अरेंज करके रखना है, कितने विजिट्स को रखने हैं। अगर आप यहाँ पे 1 करोगे तो ये 1 रहेगा, अगर यहाँ पे आप 2 करोगे 2 रहेगा, यहाँ पे अगर आप 6 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब कितने आपको रखने हैं हॉरिजॉन्टल में आपके क्रॉस एक्सिस में। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग कितना देना है आपको, अगर मैं 30 देता हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल में जो आपका स्पेसिंग होगा 2 विजिट्स के बीच में वो 30 का हो जाएगा। देन आते हैं मेन एक्सिस, मतलब जो अब वर्टिकल में जो आपका स्पेस होगा वो कितना रखना है, 20 करता हूँ 20 का स्पेस हो जाएगा ये। 50 करता 500, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ये देखो आपको 100 का ये स्पेस हो गया यहाँ से। देन आता है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो, मतलब चाइल्ड का कितना रेशियो रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.3 कर देता हूँ तो देखो इसकी साइज़ बढ़ गई। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप इसकी साइज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप मैं इमेज लिया हूँ, इसकी मैं साइज़ ऊपर नीचे करूँ लेकिन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ग्रिड व्यू होता है उसका एक फिक्स साइज़ है, उसके हर एक एक्सिस का फिक्स साइज़ है। अगर उस साइज़ को आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज करो। जैसे 1.4 कर दो तो ऐसे हो जाएगा, 1.9 करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप अपने जो चाइल्ड होता है उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं यहाँ से एक्सपर्ट रेशियो डाल के। फिर आते हैं स्विंग रैप में। स्विंग रैप में जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आप वर्टिकल में हो तो जितना भी आपका चाइल्ड स्पेस लिया हुआ है वहीं तक आके विजिट रह जाएगा, मतलब आपका जो ग्रिड व्यू है वहीं तक रहेगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में करोगे तो हॉरिजॉन्टल में भी सेम चीज़ है, जहाँ तक आपका विजिट है वहीं तक ये रहेगा। ठीक है, प्राइमरी फिर से वही चीज़ है कि प्राइमरी अगर करोगे तो आपका जो अगर 2 स्क्रॉलेबल विजिट हैं तो एक तरह से एक प्राइमरी हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा कि आप किसको स्क्रॉल करना चाहते हो एज अ प्राइमरी बेसिस। ग्रिड व्यू समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग स्पेसर में। स्पेसर करता क्या है कि आपके 2 विजिट के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कॉलम रख देता हूँ और ये कंटेनर हो गया, ये भी कंटेनर हो गया आपका। ठीक है, इसके बीच में अगर मैं स्पेसर डाल दूँ यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और स्पेसर डालता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो स्पेस दे देगा, मतलब ये इतना स्पेस ले लिया अपना। ठीक है, एक तरह से ये आपका जो लेआउट होगा उसका स्पेस ले लेगा। मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ या सिंपल टर्म में। स्पेसर जो होता है जितने भी एम्प्टी स्पेस होता है आपके कॉलम का, रो का, बिटवीन चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के बीच में, जैसे आपका ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, इसके बीच में जितना भी एम्प्टी स्पेस होता है सबको ये कवर कर लेता है एक बार में। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ थी लेकिन यार कुछ हमें बताना नहीं था। फिर आता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ये टेक्स्ट रखा हुआ है, इसके बीच में आप डिवाइडर रख दिए, तो आपको जो डिवाइडर का लाइन दिखता है ना बीच में, 2 वर्ड्स को, तो या 2 ऐप, सॉरी 2 ऐप को नहीं, मतलब 2 डिज़ाइंस को अगर कट करना है बीच में तो एक डिवाइडर का यूज़ करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। जैसे यहाँ पे 2 कर देता हूँ, इसको मैं कर दूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये आपको सेपरेट कर दे कि ये चीज़ आपका दूसरा पार्ट है, ये इसके नीचे दूसरा पार्ट है। तो सिंपल है। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ऊपर टाइटल रखना है तो बीच में स्पेस डाल दिए, देन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन रखना है तो उसके नीचे स्पेस डाल दी, ये डिवाइडर डाल दिए, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो आता है थिकनेस आता है, फिर आता है किस टाइप का जो आपका डिवाइडर है उसको दिखना है। सॉलिड है तो मतलब ऐसे दिखेगा, मतलब ये जो चीज़ है आपका सॉलिड में ऐसे दिखेगा। ठीक है, देन अगर मैं इसको कर देता हूँ डॉटेड तो डॉट डॉट दिखाई देगा। डैश में डैश होगा, देन डैश डॉट में मतलब डैश होगा, डॉट होगा, डैश होगा, डॉट होगा। ठीक है, हाइट कितना रखना है इस पर, ठीक है, समझिए आप कितनी हाइट रखनी है इसकी। विड्थ कितनी रखनी है, अगर आप कितना विड्थ रखोगे तो इतना ही रहेगा, ये ऑप्शनल है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। इंडेंट बहुत अच्छी चीज़ है। इंडेंट मतलब जो होता है कि आपको यहाँ से, मतलब जो आपका स्टार्ट साइड है उससे कितना स्पेस रखना है। यहाँ पे मैं 10 का करता हूँ तो यार 10 का स्पेस दे दिया इसने। इन्हें अगर 10 का करो तो ये देखो 10 का इसने स्पेस दे दिया दोनों साइड से, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक तरह से आप इसको समझो कि ये स्पेसिंग के लिए आपका रहता है। फिर से इसको हम लोग बंद करते हैं। अब आते हैं नीचे वर्टिकल डिवाइडर पे। वर्टिकल डिवाइडर का भी सेम काम है, वो ये वर्टिकली डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मैं रखूँ, ये आपको देखो ये कॉलम में नहीं सेट होगा, ठीक है, ये हमेशा रो में सेट होगा। इसमें रखते हैं हम लोग रो में। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ रो एक, और मैं यहाँ पे
विजेट डालता हूँ, ये डालता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ इसको भी, और फिर से मैं स्पेस देता हूँ इसको 20 का, ठीक है, 20 का स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं वर्टिकल डिवाइडर रखता हूँ। ये देखो आपका बीच में एक लाइन आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ। ये देखो आप, एक तरह से ये वर्टिकली डिवाइड करता है, मतलब ये देखो आपका रो को डिवाइड करेगा ये पार्ट पार्ट में। जैसे इतना पार्ट ये हो गया, अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना मेरे से। और सेम चीज़ में भी है कि आपको हाइट कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। देन इंडेंट कितना रखना है, मैं 10 करता हूँ तो ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं नीचे से करता हूँ तो ये नीचे से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फ्लटर फ्लो ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पेज मिलता है, ठीक है। जैसे ये पेज टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ मिलती हैं आपको। तो इनिशियल स्टेज पे जैसे आपको ऐसा मिलेगा जब आप फ्लटर फ्लो ओपन करोगे, तो जब मतलब फ्लटर फ्लो का कोई प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका पॉइंटर होता है, मतलब जो आपका एरिया, मतलब सॉरी एरिया नहीं कहोगे आप इसको, जो आपका माउस पॉइंटर होता है वो स्कैफोल्ड पे क्लिक होता है। मतलब आप शुरू शुरू में स्कैफोल्ड पे रहते हो, इसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, इस पे रहते हो आप। तो यहाँ पे जब आप रहते हो तो यहाँ पे जो एक्शंस मिलते हैं उसमें दो टाइप के एक्शंस मिलते हैं। एक होता है ऑन पेज लोड का और एक होता है ऑन फोन स्ट्रेक का। मतलब जब आपका पेज लोड हो रहा है, मान लो जैसे ये आपका पेज है, होम पेज है, ये पेज लोड हो रहा है, तब जो एक्शंस परफॉर्म होती हैं वो आती हैं ऑन पेज लोड एक्शंस के अंदर। उसके बाद ऑन फोन स्ट्रेक, इसका मतलब वो एक्शंस होते हैं जब आपका फ़ोन शेक होता है, मतलब जब आपका फ़ोन, आप फ़ोन को अपने हिलाते हो। जैसे आपने एक फीचर देखा होगा फ्लैश लाइट, कुछ फ़ोन्स में होता है कि अगर आप फ़ोन को शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है, फिर फ़ोन को शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो सिमिलर फीचर आप ऐड कर सकते हो अपने ऐप में। ओके, चलो एक एक करके एक्शंस देखते हैं। पहले ऑन पेज लोड पे देखते हैं। एक्चुअली जो ऑन पेज लोड के एक्शंस हैं और किसी विजिट पे क्लिक करके जो एक्शंस हैं, दोनों ज़्यादातर सेम होते हैं, ठीक। तो एक ही चीज़ को देखते हैं, पहले ऑन पेज लोड देख लेते हैं। अगर आप लोगों को भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो मैं विजिट्स का भी एक्शंस बता दूंगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैं इसको पहली बात तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से देखो, आपको यहाँ पे पहले मिलेगा आपको एक ब्यूटीफुल सा पेज मिलेगा आपको। जैसे आप यहाँ पे ऑन पेज लोड लिखा है, ऑन फोन स्ट्रेक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इश्यूज जो भी आपके एक्शंस में आएंगे उसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वार्निंग्स क्या आ रही हैं, एरर क्या आ रहा है। ओके, आप यहाँ से अपने पेज का नाम देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दो बटन मिलेगा। पहला होगा कंडीशनल एक्शन का, और सॉरी पहला एक्शन का होगा जो नॉर्मल होता है, और कंडीशनल एक्शन का। तो पहले हम लोग ऐड एक्शन देखते हैं, ठीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्शंस चूज करने के ऑप्शन आएंगे कि कौन सा एक्शन आपको चूज करना है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे अपने अपने कॉलम्स दिए हुए हैं। जैसे मैं जिसको अभी एक्सपेंड करके हटा रहा हूँ, आप ये देखो नेविगेशंस हैं। नेविगेशन के अंदर वो सारे एक्शन आएंगे जिससे आप किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे आपका नेविगेट टू हो गया, यहाँ से आप एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन कर सकते हो, मतलब पेज को चेंज कर सकते हो, ठीक। नेविगेट बैक, मतलब आप नेविगेशन किए हो, मान लो आप पेज ए पे हो, पेज बी पे गए और फिर से आपको बैक आना है, तो आप नेविगेट बैक करके पीछे आ सकते हो। क्लोज डायलॉग और ड्रॉवर एक्सेट्रा, मतलब अगर कोई पॉपअप ऑन है या ड्रॉवर ऑन है तो आप इसका यूज़ करके उस चीज़ को क्लोज कर सकते हो। वेट या डिले, वेट या डिले का मतलब होता है कि जब कोई आप एक्शन परफॉर्म करते हो, मान लो वो एक्शन कोई एपीआई कॉल का है, तो आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ी देर रुकोगे कि चेक करोगे कि जो हमारा एपीआई कॉल हुआ है वो सक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप वेट एक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले तो देखो मैं इसको बता दूं, जो ये लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेशन में एक नया फीचर आया है। आप यहाँ से जो भी लिखोगे, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ नेविगेशन, ठीक। सेव करता हूँ। अब यही कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जैसे अगर व्यू कोड करूँ
ऑन पेज लोड का अभी तो चलिए मैंने कोई ऐड किया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे ऑन पेज लोड करता हूँ, नेविगेट बैक करता हूँ, ठीक है, और मैं फिर से व्यू कोड पे आता हूँ। यहाँ पे अगर नेविगेशन बैक का मुझे दिखेगा, ओके, ये देखो आप, दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ नेविगेशन, ठीक है। मैंने ये एक्शन ऐड किया था ऑन पेज लोड पे कि पेज लोड होते ही फिर से वापस चला जाए। तो अभी इस पे नहीं आते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको फिर से। आप देखो यहाँ से अपना एक्शंस का जो नाम होता है उसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो नेम, सॉरी, नेविगेट बैक टू होम पेज, ये कर सकते हो आप। यहाँ से अपना एक्शंस का नाम भी दे सकते हो। उसके बाद देखो एक नया फीचर है इसमें, जो है नेविगेट टू रूट पेज ऑन फेलियर। रूट पेज का मतलब होता है कि जो आपका मेन पेज है, जैसे हर ऐप में जो मेन पेज होता है वो आपका होम पेज होता है, बिसाइड आपके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज के। मतलब उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे एज अ रूट पेज, आप होम पेज को रूट पेज इंक्लूड करोगे। यहाँ से मैं पहले एक्शन को बताता हूँ जो नेविगेट टू में है। नेविगेट टू में जब आप क्लिक करोगे जिस पेज पे भी आपको जाना हो, जैसे मान लो मैं अभी किस पेज पे हूँ, मैं होम पेज पे हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं नेविगेट टू करता हूँ क्रिएट अकाउंट के पेज पे। अब ध्यान देना कि मैं ऑन पेज लोड पे कर रहा हूँ, तो जैसे ही पेज लोड होगा ये क्रिएट अकाउंट के पेज पे चला जाएगा, ठीक। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आइए मैं इसको बताता हूँ क्या होते हैं ये सारे। यहाँ पे होता है अलाउ बैक नेविगेशन, ठीक है। मतलब आप यूज़र को परमिशन दे रहे हो कि ठीक है आप उस पेज पे जाके फिर से वापस आ सकते हो, ठीक। ये फीचर इसलिए दिया जाता है, जैसे मान लो आप लॉगिन करके या रजिस्ट्रेशन करके होम पेज पे आए हो और आपका यूज़र फिर से बैक बटन प्रेस करता है तो वो फिर से लॉगिन पेज पे आ जाता है, जो एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा उसका। इसलिए आप इसको बंद कर सकते हो उन पेजों पे जहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, जहाँ पे OTPs यूज़ होती हैं, और ऐसे पेजेस जो आप नहीं चाहते कि दोबारा जनरेट हो। जैसे API कॉल्स कुछ होते हैं जिन्हें आप बैक करते हो तो फिर से API कॉल होता है, फिर से आप फ्रंट पेज पे आ जाते हो आप। तो ये सारी ये चीज़ें होती हैं, इसको आप बंद कर सकते हो यहाँ से इसको डिसेबल करके। मान लो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है, इसको डिसेबल कर दिया। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, डिसेबल एंड्रॉयड बैक बटन। मान लो आपने यहाँ पे जो एक्शन था आपके स्कैफोल्ड का एक्शन जो था उसको आपने अलाउ बैक नेविगेशन बंद कर दिया, तो जब पेज लोड होगा तो ये बैक तो आएगा नहीं, बट ये जो एंड्रॉयड बटन है, मतलब जो फ़ोन का आपका बैक बटन है वो तो काम करेगा ना, उसको आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ से जब उसको डिसेबल कर दोगे तो वो भी आपका रुक जाएगा। जैसे ही कोई एंड्रॉयड बैक बटन प्रेस करेगा तो जो आपका ऐप होगा वो एग्जिट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि डबल बटन प्रेस करते किसी किसी ऐप में ऐप आपका एग्जिट हो जाता है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर से मैं इसमें आता हूँ, चलो मान लो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। उसके बाद आते हैं रिप्लेस रूट पे। रिप्लेस रूट का मतलब होता है कि जैसे आपने पेज ए से पेज बी में गए, पेज बी से पेज सी में गए, और आपने पेज बी पे रिप्लेस रूट लगाया हुआ है, तो होगा क्या कि आप सीधे पेज ए में आ जाओगे। आपको मैं इसको पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए यूजर नेविगेट टू पेज ए, पेज बी, पेज सी, प्रेसिंग द बैक बटन ऑन पेज सी विल नॉर्मली बैक टू पेज बी। हाउएवर, पेज बी action that navigate to page C has a replace route button. The route will look like page A to C, so that navigation back will lead to A। मतलब जो आपका बैक बटन जब आप इसको जब ऑन कर देते हो, जो आपका बैक बटन होगा तो वो ए में आ जाएगा, बी पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हो। ये तब जरूरी होता है जैसे आप लोग मान लो कोई रजिस्ट्रेशन फील्ड आपने बीच में रखी हुई है यूज़र्स के लिए, जो कंपलसरी है कि यूज़र उसे रजिस्टर करके जाए, और जब एक बार वो आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे ना आ पाए। तो उसके लिए एक काम कर सकते हो कि जो बीच वाली फील्ड है उसमें रिप्लेस रूट लगा दो। उसमें क्या करेगा, जैसे वो पेज सी पे जाएगा और उसने बैक बटन गलती से प्रेस की हो या जानबूझ के प्रेस की हो, तो वो फिर से पेज ए पे आ जाएगा, जहाँ से वो फिर से नया रजिस्ट्रेशन ऑन करेगा। उस चीज़ को फिर से वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था बीच में उसे अपडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं ट्रांजिशन टाइप पे। ये आपका एनिमेशन का पार्ट है कि किस तरह से जो आपका पेज मूव होगा एक पेज से दूसरे पेज में, वो किस तरह से देखेगा। तो यहाँ पे कुछ आप एनिमेशंस परफॉर्म कर सकते हो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट का।
इनको मैं आपको जब किसी विजेट के ऊपर क्लिक करके बताऊंगा किस तरह से करना है, तो उसको उसी में मैं इसको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल पेज लोड के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं इसको। अब आता है पैरामीटर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर एक तरह से आप, एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन यू नेविगेट टू अ न्यू पेज यू कैन पास इन एनी पैरामीटर अवेलेबल टू दैट पेज। पैरामीटर की मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बट मैं एक बार फिर से इसमें डिटेल से बता देता हूँ। पैरामीटर का आप यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज में डाटा पास कर सकते हो। पेज पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, चलो मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग जब डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप पैरामीटर में यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर आ जाएगा, आप यहाँ से पैरामीटर ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पास करना है नेम, ठीक है, और नेम का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ये सारी मैंने डाटा टाइप की वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लेना। स्ट्रिंग में आते हैं, यहाँ पे जो आपका नेम होगा वो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग होता है, टेक्स्ट होता है वो आपका। जब आप इसको चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं, एक लिस्ट का होता है, एक रिक्वायर्ड का। अभी फ़िलहाल में रिसेंटली में रिक्वायर्ड ऑप्शन यूज़ हुआ है, नहीं तो पहले रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं था इसमें। तो लिस्ट और रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपका डाटा यहाँ पे आ रहा है, क्या वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। मतलब क्या आप जो डाटा पास कर रहे हो वो लिस्ट पास कर रहे हो या सिंगल डाटा पास कर रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद रिक्वायर्ड है, मतलब जब भी आप इस पेज पे आओगे तो आपको ज़रूरी है कि नेम में जो नेम का पैरामीटर है उसमें एक डाटा होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके ऐप में एरर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कलर्स में भी देखो सेम होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू रखते हो, जो ऑप्शंस होती हैं। मान लो कि आप भूल गए कोई डाटा पास करना, जैसे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, और स्ट्रिंग में भी हमारे पास होता है ये। जब आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो ये हट जाता है। यहाँ पे एक्चुअली इसलिए दिया जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कि मान लो आप, जैसे मैंने बताया कि आप भूल गए हो कोई डाटा पास करना है यहाँ पे, उस समय यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है उसमें क्या शो होगा, क्योंकि इम्पटी रहेगा तो नल इशू आएगा। इसलिए आप इसको फिल कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो नल या कुछ और वैल्यूज़ दे सकते हो। और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इसमें भी आपको फ्रॉम वेरिएबल आप सेट करके वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए कोई ऐसा अपडेट है नहीं। मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करके हटा देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ तक बताना था आप लोगों को। ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग फिर से अपने होम पेज पे। तो आप यहाँ पे जब आपने डिफाइन कर दिया जाके वहाँ पे, तो यहाँ पे आप आने के बाद पास कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया कि हमारे ने जो वहाँ पे बनाया था उसमें हम लोग क्या बनाए थे, नेम बनाए थे। नेम जो आपका था वो स्ट्रिंग था। अब नेम हो गया आपका, यहाँ से आप वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ श्रेयांश। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, हो गया सेव ये। अभी मैं आपको रन करके ही दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ऑथेंटिकेशन को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को बंद कर दूँ और इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे एप्लीकेशंस के डेमो बनाए हैं, कई सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं। तो इसमें मैं एक काम कर लूँ, जैसे हमारा ये ब्रांड डॉट ए आई है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ पेज पैरामीटर। ठीक, सेव करता हूँ। ऑथेंटिकेशन सेटअप है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बैक कर देते हैं। हो गएगा, शायद एरर सही हो गया, चलो ठीक है। मैं इसको टेस्ट मोड में रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख पा रहे हो आप, क्योंकि ये पेज लोड में था तो ये अपने आप इसी पेज पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नाम शो कर गया है। अगर मैं इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ से देख देख पाओगे कि क्या हुआ है। जैसे वो वाला पेज लोड हुआ, तुरंत इस पे आ गया। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा वेट वाला फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर लगाऊंगा ना, मैं वेट लगाऊंगा, वेट करते हैं। ठीक है, देन पास करते हैं, सेव करता हूँ इसको। एक बार मैं और इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ। ये देखो आप, अब आपका थोड़ा देर होम पेज रुकेगा, उसके बाद दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होगा। ये आपका पेज रुका।
देन ये ट्रांसफ़र हो गया, जो आपका पेज पैरामीटर था वो यहाँ पे शो हो गया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे आप पेज पैरामीटर को अपने ऐप में लगा सकते हो, अपने पेज में पास कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे एक्शन पे, जो था हमारा नेविगेशन बैक का। ये सिंपल है कि आप जब भी कोई विजेट क्लिक करो या कोई पेज लोड कर रहे हो, वैसे पेज लोड पे कभी लगाना मत इस चीज़ को, नहीं तो पेज लोड होते ही तुरंत पीछे चला आएगा। तो पेज लोड पे एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, विजेट पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन बैक बटन होती है, सिंपल आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोज डायलॉग और ड्रॉवर एक्सेट्रा। ठीक है, और ये भी विजेट्स पे ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ऑन पेज लोड पे इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं। यहाँ पे जो मैंने वेट का फंक्शन लगाया, तो मैं एक बार आपको वेट बता देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार वेट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं वेट बता देता हूँ। वेट जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वेट क्या करता है कि थोड़ा देर रुकता है, देन वो एक्शन परफॉर्म करता है जब उसका उतना मिली सेकेंड का टाइम हो जाता है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक ड्रॉवर लगा के रखा हूँ। ठीक है, ड्रॉवर कर देता हूँ, ये रहा ड्रॉवर आपका। और ऑन पेज लोड होते ही मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ड्रॉवर का एक्शन ओके, ऑन पेज लोड होते ही ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद 2000 मिली सेकेंड रुकेगा ये, अराउंड 2 सेकेंड आई थिंक, 2 या 4 सेकेंड, आई डोंट रिमेंबर इट, बट रुकेगा थोड़ा सा देर ये, आप देख लो इसको। हम लोग क्या एक्शन यूज़ किए थे यहाँ पे, मैं फिर दिखाता हूँ। क्लोज ड्रॉवर डायलॉग एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका ड्रॉवर ओपन हुआ, फिर ये देखो ये ऑटोमेटिक बंद हुआ है। मैं वो फिर से इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ। तो आप उसका एक्शन यूज़ करके किसी भी ड्रॉवर पॉपअप को आप बंद कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलो आगे एक्शंस पे बढ़ते हैं, मैं कंडीशन एक्शन बारे में बताता हूँ आपको। अब आता है हमारा जो बैकएंड डाटाबेस का एक्शंस होता है, ये आप मेरे सभी वीडियोस में देखे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें बनाता हूँ वीडियो। क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर में। ठीक है, मतलब आप जब भी बैकएंड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहोगे, स्पेशली फाइल स्टोर में, अभी जो आप जिस ऑप्शन पे मैं हूँ वो फाइल स्टोर का ऑप्शन है, तो आप जब फाइल स्टोर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहोगे तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके वो एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस आपको चूज़ करना पड़ेगा जो आप कलेक्शन यहाँ पे बना के रखे होगे। ठीक है, तो कलेक्शंस में आते हैं, तो हमको किस कलेक्शन में एक्शन क्रिएट करना है उसको देना है यहाँ से। तो मान लो हमें यूज़र में क्रिएट करना है। अब जब आप यूज़र पर क्लिक करोगे तो आपको ये फील्ड देगा, सेट फील्ड, किस किस फील्ड्स में आपको ये यूज़र एक्शंस को सेट करना है। ठीक है, किस किस फील्ड में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जो आपकी फील्ड आ रही हैं वो भी यहीं से आ रही हैं, जो आपने फील्ड नेम ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ओपन करता हूँ इसको, मैं सेट फील्ड करता हूँ। अब सेट फील्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो पहले देखो, जो आपका ईमेल होगा उसका टाइप शो कर रहा है यहाँ पे, कि जो आपका ईमेल फील्ड है वो जो डाटा टाइप उसके अंदर स्टोर होगा उसका टाइप क्या है, मतलब जो डाटा वो उसके अंदर स्टोर होगा उसका टाइप क्या है। ठीक, तो जो ईमेल होता है आपका, ऑलरेडी आपको पता होगा कि ईमेल ज़्यादातर टेक्स्ट होता है, तो इसके हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये तो हो गया डाटा टाइप की बात। अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फील्ड चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो फील्ड मिल गई उसी फील्ड को आप चूज़ करोगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम करता हूँ तो देखो डिस्प्ले नेम की फील्ड आ गई यहाँ से। क्रिएटेड टाइम करता हूँ तो देखो क्रिएटेड टाइम का वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, फील्ड नेम आ गई। और टाइप अब जो था वो बदल गया है, जो आपका डेट एंड टाइम का टाइप आ गया। डाटा मतलब जो आपका इसमें स्टोर होगा वो डेट एंड टाइम का होगा, और उसी हिसाब से वैल्यू सोर्स भी चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले मैं ईमेल पे आता हूँ, एक स्ट्रिंग का मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग में आपका जो वैल्यू सोर्स होता है वो कहाँ कहाँ से आप, मतलब वैल्यू सोर्स का आप अगर लेमन लैंग्वेज में समझो तो इसका मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू है वो किस सोर्स से आ रहा है। क्या वो स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे स्पेसिफिक वैल्यू मान लो आपको हाई लिख दिए, तो ये आपका स्पेसिफिक वैल्यू है कि ठीक है जब भी ये पेज लोड होगा और ये एक्शन परफॉर्म होगा तो यही वैल्यू आपकी डाटाबेस में सेव होगी। ठीक,
अब देखते हैं फ्रॉम वेरिएबल का क्या होता है। फ्रॉम वेरिएबल, इसमें आप किसी वेरिएबल से डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आपका वो चाहे वेरिएबल पेज पैरामीटर हो, चाहे किसी ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ का हो। वेरिएबल मतलब होता है जिसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं। मतलब जब भी आप वैल्यू सोर्स फ्रॉम वेरिएबल करोगे तो ये एक तरह से आप डायनेमिक चीज़ कर रहे हो। डायनेमिक मतलब कि पर यूज़र, मतलब यूज़र पर यूज़र जो होगा वो इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जैसे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका नेम, अगर आपका ईमेल जो है 1@gmail.com है तो किसी और बंदे का ईमेल 1@gmail.com हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो डाटा होगा वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो डायनेमिक डाटा रखने में। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ करता हूँ और करंट टाइम चूज़ कर लूँ यहाँ से, ठीक है, कंफर्म करता हूँ, तो जो ईमेल में होगा हमारा करंट टाइम सेट हो जाएगा, मतलब करंट टाइम का जो डाटा था वो अपलोड हो जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को और चीज़ बताने में। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में तो बनाऊँगा ही इस चीज़ों को, ठीक है, वैल्यू सोर्स की चीज़ों को बताऊँगा, सेट वेरिएबल वाला फंक्शन जो भी होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यूआईडी आपका स्ट्रिंग है ये भी, ठीक है। क्रिएटेड टाइम इसमें बता देता हूँ मैं आपको। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें जो डाटा टाइप है वो आपका डेट एंड टाइम का है, तो इसमें सिर्फ डेट एंड टाइम की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, उसके अलावा और कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। और वैल्यू सोर्स आपका देखो यहाँ पे अभी दो तरह से मिल रहा है, पहले ये फील्ड नहीं थी, अभी जाके ये फील्ड ऐड हुई है। फ्रॉम वेरिएबल या फायर स्टोर सर्वर टाइम स्टैम्प। सर्वर टाइम स्टैम्प का मतलब है कि जैसे ही कोई यूज़र ये एक्शन परफॉर्म करेगा वैसे ही नैनो सेकेंड के प्रिसीजन रेट से उसका जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल होता है, आपको मैं नॉर्मल दिखाता हूँ। नॉर्मल में क्या होता है हमारे पास कि ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में जब आते थे तो यहाँ पे करंट टाइम दिखाता है, जो आपका आवर, मिनट, मिली सेकेंड ऐसे होता है। बट ये जो चीज़ होती है नैनो सेकेंड की प्रिसीजन रेट से ये दिखाती है, ठीक। अब इतना समझ में आ गया आपको। आते हैं अब हम फ़ोन नंबर पे। फ़ोन नंबर भी जैसे सेम आपका स्ट्रिंग है तो हमको कुछ इसमें ज़्यादा बताना नहीं है। एक्चुअली फ़ोन नंबर जब नंबर होता है तब भी आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, जब सॉरी जब वो इंटीजर होता है, मतलब नंबर और इंटीजर आप एक ही तरह समझो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम। मतलब ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये वाला, कि डाटा क्रिएट हो रहा है। अब डाटा तो क्रिएट हो गया आपका फ़ोन नंबर के अंदर जो है, फ़ोन नंबर के अंदर मान लो एक नंबर सेव कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो ये एक्शन क्रिएट हो गया उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसी आउटपुट को लेने के लिए हमें यहाँ पे उस आउटपुट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब जो एक्शन आउट मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग वेरिएबल में रखेंगे तो उसी वेरिएबल का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटेड डॉक्स, ठीक है, क्रिएटेड डॉक्स कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा एक तरह से एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम, ठीक है, ये हो गया। अब जब भी आप अगर इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर से जब एक एक्शन ऐड करोगे, सॉरी एक एक्शन नहीं, जैसे आप मान लो एक्शन आउटपुट आपको देखना है तो आप यहाँ पे इसको एक्शन आउटपुट वेरिएबल है, तो फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, कंडीशन में आप एक्शन आउटपुट ले सकते हो, ठीक है, रेफरेंस ले सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इसमें नेविगेशन पार्ट ही सिर्फ कवर कर पाऊँगा नहीं तो। चलो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। एक तरह से आप ऐसे समझो कि नेविगेशन जो आपका एक्शन आउटपुट होता है वो रिटर्न का काम करता है, मतलब जो डाटा क्रिएट हो चुका है उसको फिर से वो रिटर्न करके हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा एक मैं काम करता हूँ, एक्चुअली मैं डाटा वो सॉरी जो हमारा फायरबेस था वो कनेक्ट एक्चुअली है नहीं अभी फ़िलहाल में, तो इसको भी देखते नहीं है। उसके बाद आता है आपका अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, मतलब मान लो जैसे आपने ईमेल क्रिएट कर दिया, डिस्प्ले नेम क्रिएट कर दिया, अब आपका यूज़र चाहता है कि उसे एडिट करके हम फिर से सेव कर दें, अपडेट कर दें, तो आप इस एक्शन का यूज़ करके डाटा अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास फ़िलहाल में रेफरेंस नहीं है। आप मेरे किसी भी वीडियो में देख लेना जहाँ पे मैंने कोई फुल ऐप बनाया हो, वहाँ पे मैंने रेफरेंस का यूज़ किया हुआ है। आप किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा।
देन आते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको परफॉर्म करके डिलीट कर सकते हो। इसमें भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्शन पे, जो होता है हमारा एपीआई कॉल का। जैसे ही आप एपीआई कॉल क्लिक करोगे तो आपको इतना बड़ा एक्शन मिल जाएगा। ये इतना बड़ा एक्शन यहाँ पे रखा हुआ है जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे कि ये आखिर है क्या। ठीक, तो जैसे ही आपका पहला एक्शन परफॉर्म होता है, आप एक बैकएंड एपीआई कॉल होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई ग्रुप है टेस्ट नाम से, और टेस्ट इन पॉइंट का नाम है, तो ये जो एपीआई कॉल होगा, जो इसकी ग्रुप के अंदर जो एपीआई कॉल बना होगा, सॉरी जो एपीआई बना होगा, या आप एपीआई कॉल ही कह लो, जो भी एपीआई बना होगा वो कॉल होगा, मतलब वो परफॉर्म होगा। ठीक, जो परफॉर्म होगा उसका रिटर्न आके जो रिजल्ट आएगा इसमें सेव होगा, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब ये आपको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट से, जो आपका ये वाला पार्ट है सिर्फ। ठीक है, ये वाली पार्ट को बता रहा था कि एपीआई कॉल होगा, और जो एपीआई हम लोग यहाँ पे देंगे, ग्रुप और कॉल नेम जो भी देंगे, और जो हमारा एंड पॉइंट का नाम होगा वहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो इसको कॉल होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसको पकड़ के नीचे। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट आया था वो चेक होगा कि सक्सीड हुआ या नहीं हुआ। मतलब जो आपने एपीआई कॉल की है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई है। मतलब एक एपीआई कॉल्स का कोड होता है, स्टेटस कोड या रिस्पांस कोड कहते हैं। जैसे 200 होता है, 400 होता है, 401 होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उसी रेस्पॉन्स कोड को चेक करता है कि रेस्पॉन्स कोड आया क्या है, उसी के हिसाब से ये ट्रू और फॉल्स जो है जनरेट करता है। ठीक, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल कंडीशंस का भी चीज़ आ गया है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, वही सेम चीज़ है। जैसे आप इसको ऑन करते हो, जो आपका वहाँ पे ट्रू फॉल था अब वही यहाँ पे इफ़ और एल्स का हो गया है। चीज़ें सेम है, इफ़ मतलब अगर, एल्स नहीं तो क्या, ऐसे समझो आप। इफ़ अगर, अगर सक्सीड हुआ तो क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। इसी के बीच में एक और चीज़ आती है एल्स इफ़। ठीक है, मतलब अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब पहली कंडीशन मान लो फेल हो गया, तो अब वो दूसरे पे चेक करेगा। ठीक है, दूसरा चेक करेगा कि ये कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं, मतलब ये कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई है। अगर वो भी नहीं हुई है तो सीधे ये एल्स पे चला जाएगा। या आप इसके बीच में और कई सारी कंडीशंस ऐड कर सकते हो। देखो जैसे ये देखो आप, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ दूसरा चेक करेगा, दूसरा भी ट्रू नहीं हुआ थर्ड चेक करेगा, थर्ड भी नहीं ट्रू हुआ फोर्थ चेक करेगा, फोर्थ भी नहीं चेक ट्रू हुआ तो ये फिफ्थ में आखिरी में आके कहेगा ठीक है भाई तेरा कोई कंडीशन सेम अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एल्स में रख देता हूं। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? पक्का बताना, कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग? का कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो यार। सही बता रहा हूँ, कमेंट करके बताया करो। यहाँ पे आते हैं सुपर बेस में। सुपर बेस की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ जाके आप उसको देख लो। अगर मैं इसमें बताऊँ, मतलब एक ऊपर ऊपर से बताऊँ, तो सुपर बेस में आपको मिलता है इंसर्ट रो, अपडेट रो और डिलीट रो। वही सेम चीज़ आपका फायर बेस में भी होता है जो आपने यहाँ पे किया। फायर बेस में क्या था कि आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, अपडेट डॉक्यूमेंट करते, डिलीट डॉक्यूमेंट करते थे। यहाँ पे आप रो क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो रो को, और रो को डिलीट कर रहे हो। सेम चीज़ है, इंसर्ट रो करते हैं, टेबल नेम सेम वही चीज़, आईडी, ठीक है, सेम वही चीज़ है ना, आपको देख रहा हो। बस इसमें अंतर क्या मिलेगा कि जो आपका अपडेट रो है या डिलीट रो है, इसमें आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। जो आपका फायर बेस होता है वो एक तरह से विजुअल डाटाबेस एडिटर है, वो एसक्यूएल के फॉर्मेट में नहीं दिखता है आपको। लेकिन जो आपका सुपर बेस है वो एसक्यूएल बेस्ड एक डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इंसर्ट रो में ऐसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल का नाम पूछेगा, जो मैंने फायरबेस में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सॉरी फायरबेस कह रहा हूँ मैं, सुपर बेस का वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देखना, समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया था टेबल। तो आप उसी टेबल में ये सारी फील्ड्स जो है सेट कर सकते हो। अपडेट करना है, आप यहाँ से रिटर्न द मैचिंग रो, मतलब वेदर टू रिटर्न द मैचिंग रो दैट आर अपडेटेड।
मतलब जो भी रो आपकी अपडेट हो रही है, जैसे आपने एक्शन आउटपुट किया, जिसको आपका यहाँ पे एक्शन आउटपुट तो है ही, बट रिटर्न मैचिंग रो वेदर टू रिटर्न द मैचिंग रो दैट आर अपडेटेड। मतलब जितने भी उसके मैचिंग रो हैं उसको अपडेट करके रिटर्न करना है या नहीं करना है। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मैचिंग रो में आपका फ़िल्टर लगेगा। इसको मैं आपको पूरी तरह से एक नया वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा ही अलग टॉपिक हो जाएगा। हमारे जो आज का वीडियो का टॉपिक है उससे अलग हो जाएगा बिल्कुल ये। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन सबको पता है, ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आपके पास क्या क्या है, आपके पास आएगा ऑथ प्रोवाइडर। आपको यहाँ से चूज करना है कि आपका जो ऑथ प्रोवाइडर है जिससे आप लॉगिन करना चाह रहे हो वो कौन है। ईमेल से, गूगल से, एप्पल से, फेसबुक से, एनोनिमस है कि JWT टोकन है। मैंने इसमें सभी पे बनाए होंगे। फेसबुक आई थिंक बहुत कम ही बनाया है। फेसबुक और एप्पल का तो मैंने बनाया ज़्यादा नहीं होगा। एप्पल का मुझे याद है कि मैंने नहीं बनाया है, JWT टोकन पे भी नहीं बनाया है। तो इसका मैं वीडियो आपको लेते आऊँगा। पहले मैं प्लान ख़त्म कर लूँ, अपना वीडियो का पूरा शेड्यूल ख़त्म कर लूँ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। देन आते हैं क्रिएट अकाउंट पे। इसमें वही सेम चीज़ है, ऑथ प्रोवाइडर मांगे कहाँ से, कौन से ऑथ प्रोवाइडर से आप अकाउंट क्रिएट करते हो। फ़ोन साइनिंग, जब भी आप किसी फ़ोन से OTP जनरेट करके लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो ये यूज़ होता है फ़ोन साइनिंग का। इसमें क्या होता है, आपको एक फ़ोन नंबर की फील्ड देनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद सेलेक्ट पेज का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट पेज में क्या होता है कि जिस पेज पे आपका SMS कोड वेरिफिकेशन का एक्शन लगा हो उसी पेज पे इसको जाना होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है इसका फ़ोन ऑथेंटिकेशन का, ये एक फ्लो में रहना चाहिए, इसलिए ये किसी और पेज पे नहीं जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है डोंट ऐड एनी फॉलोअप एक्शन, वी विल ऑटोमेटिकली नेविगेट टू द वेरीफाई SMS कोड पेज फॉर यू। मतलब आप इसमें कोई और से एक्शन अलग से मत ऐड करना, ये अपने से ही जिस पेज को आपने दिया होगा OTP के लिए उस पेज पे ऑटोमेटिकली जो है चला जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। लॉग आउट तो आपको पता है कि लॉग आउट हो जाता है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। रीसेट पासवर्ड, ठीक है, रीसेट पासवर्ड को देखते हैं। फ्रॉम वेरिएबल, फ्रॉम फील्ड, देखो ये भी सही चीज़ है यहाँ पे। रीसेट पासवर्ड, मान लो आपका यूज़र जो है वो पासवर्ड अपना भूल गया है, जो अक्सर सब लोग भूल जाते हैं, तो उसको रीसेट पासवर्ड करने का भी एक फील्ड देना होगा। ठीक है, अब रीसेट पासवर्ड में तो ऑलरेडी आपको पता है कि ईमेल फील्ड आती है। ऐसा तो होता नहीं कि आपका गूगल का पासवर्ड भूल गया तो आपको गूगल साइन इन करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड करना पड़े। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस की आपको फील्ड देनी होगी, और यहाँ पे छोटा सा बटन ऐड किया हुआ, बहुत प्यारा सा लग रहा है मेरे को ये छोटा सा। यहाँ पे है आपका टेक्स्ट फील्ड है, ये बता रहा है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है क्या वो किसी टेक्स्ट फील्ड में रखा हुआ है या तो आप उसे किसी वेरिएबल से लोगे। मतलब वेरिएबल से लेने का मतलब होता है कि जैसे आपका जब यूज़र कोई फॉरगेट पासवर्ड करता है तो वो ऑलरेडी तो अकाउंट क्रिएट कर चुका है ना, तो उसी के जो अकाउंट का लॉग्ड इन ईमेल है उसी से पासवर्ड आप रीसेट करा रहे हो। मतलब ईमेल आपका लॉगिन कर चुका है, यूज़र लॉगिन कर चुका है, ऐप में है, वो फिलहाल ऐप पे काम कर रहा है, बट उसे पासवर्ड चेंज करना है, उसे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप यहाँ से ईमेल फील्ड से आप जो यूज़र का ऑथ होता है, यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन बंद करके रखा है तो यहाँ पे ऑथ फील्ड दिख नहीं रही है। अगर मैं इसको हो सकता है अगर ऑन कर दूँ ऑथेंटिकेशन यहाँ से, तो वो आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे आ जाऊँ और फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखो ऑथेंटिकेटेड यूज़र का जो ईमेल है यहाँ से आप उस ईमेल फील्ड को ले सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट करोगे तो आपको एक टेस्ट फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल एंटर करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई SMS कोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका OTP पेज के लिए होता है, तो इसको लीव करते हैं, तो आप किसी भी वीडियो में देख लोगे मेरे। देन आता है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। जैसे आपका यूज़र आपके ऐप पे लॉगिन किया और उसका ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसे एक बटन क्रिएट करके दे सकते हो जिस पे वो क्लिक करके आप क्या कर सकते हो कि आप एक बटन दे सकते हो जिस पे वो क्लिक करके एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक भेज देगा अपने पेज पे। ठीक, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ,
जिस पे वो क्लिक करके एक ईमेल अपने मेल पे सेंड करेगा जहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट्स और वेब पेजेस में देखते हो करते हैं सब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आपका होगा डिलीट यूज़र। अब देखो ये नया फील्ड है, जैसे आप चाहते हो कि आपका यूज़र जो है अपने आप को फायर स्टोर ऑथ से हटा ले। मतलब आपका यूज़र चाहता है कि मैं अपने डाटा को सेफ रखूं और आपकी वेबसाइट से हटा लूं, मैं इसको अब ऐप को यूज़ नहीं करूंगा। तो आप उसको ये फीचर दे सकते हो कि जब भी वो डिलीट यूज़र क्लिक करेगा तो जितने भी डाटाज होंगे उसके आपके सर्वर पे, आपके डाटाबेस में, आपके स्टोरेज में, फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी होंगे सारी चीज़ वो डिलीट हो जाएंगी। और ये आपको एक तरह से ऑथ सेटअप करना पड़ेगा जो फायर स्टोर का सेटअप होता है उसमें ही। रिफ्रेश डाटा रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। ये जब भी आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो लिस्ट व्यू में तो आप वहाँ से इसको रिफ्रेश का यूज़ कर सकते हो। ये सेम उसी चीज़ के लिए है। ओके, सिंपल सर्च। सिंपल सर्च में क्या आता है, जैसे आप मान लो कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप ऐप में सर्च करते हो। एक्चुअली फ्लटर फ्लो में दो चीज़ें हैं, आपको मैं शायद एल्गोलिया लिए बताया नहीं हूँ एल्गोलिया सर्च का, बट फ्लटर फ्लो में एल्गोलिया सर्च है, उसके बाद एक सिंपल सर्च है। सिंपल सर्च क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट से ही रीड करेगा कि आप जो टाइप किए हुए आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो किस डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है, किस डॉक्यूमेंट के नेम से मैच कर रहा है। ठीक है, और एल्गोलिया भी कुछ ऐसा ही करता है बट वो एक तरह से कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सर्च टाइप चूज़ करना पड़ता है जहाँ से हम लोग फाइल स्टोर कलेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं या किसी स्ट्रिंग से सर्च कर सकते हैं। ठीक, आप सर्च टाइप को मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है इसमें। सेलेक्ट फाइल स्टोर कलेक्शन टू क्वेरी कलेक्शन एंड फिल्टर द रिजल्ट क्लाइंट साइड। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टू सर्च लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेलेक्ट स्ट्रिंग टू सर्च लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, मतलब आप जब फाइल स्टोर कलेक्शन देख यहाँ पे चूज करोगे तो जो फाइल स्टोर कलेक्शन है आपका उसमें से आपको सर्च करके उसी हिसाब से फिल्टर करके रिजल्ट आपको शो करेगा। तो अगर फाइल स्टोर कलेक्शन से करना चाहते हो तो आपको वही बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ से कर लो, फिर आपको कलेक्शन का नेम देना पड़ेगा। कलेक्शन का नेम देने के बाद सेलेक्ट द सर्चेबल फील्ड, मतलब किस फील्ड के अंदर आपको सर्च करना है। डिस्प्ले नेम ऑब्वियस से डिस्प्ले नेम के अंदर सर्च कर सकते हो आप। अब सर्च टर्म क्या देना है, मतलब जो आप सर्च करना चाहते हो वो क्या होगा आपका। तो आप यहाँ से इसको वेरिएबल से भी ऐड कर सकते हो और स्पेसिफिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करने का कोई इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा तो ये नहीं सर्च करेगा कि मेरा नाम क्या है, मतलब सॉरी से मेरा नाम श्रेयांश है तो सब तो श्रेयांश सर्च करेंगे नहीं, या आपका नाम विकास है तो आपका नाम सर्च करेंगे नहीं सब। तो एक तरह से वो वेरिएबल से आपका टेक्स्ट फील्ड से पास करके वो सर्च टर्म कर सकता है। अब आता है मैक्स रिजल्ट, मतलब आपको कितना रिजल्ट शो करना है। 10 शो करना है, 50 रिजल्ट शो करना है। डिस्प्ले नेम जो सर्च किया है 100 डिस्प्ले नेम सर्च किया जा रहा है तो उस पर रिजल्ट शो करना है, तो आप उस चीज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देन आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दोगे आप यहाँ पे, उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा ये। देन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दोगे तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से सर्च करेगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो तो मैं बस एक छोटा सा और बता दूं आपको। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी फीचर है फ्लटर का। आप किसी भी फ़ोन से, ठीक है, जैसे आप किसी भी फ़ोन से जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम वर्क करता है उसका यूज़ करके आप अपने ऐप के अंदर सिक्योरिटी फीचर लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो तब तक अपना प्रोफाइल एडिट ना कर पाए जब तक उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। इससे क्या होगा कि कोई और उसकी प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकता। जैसे आपका ऐप मान लो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो जब तक उस बंदे का बैंकिंग का जैसे एप्लीकेशन खोला, अगर कुछ वो एडिट करना चाहता है, कार एडिट करना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पे आप बीच में सिक्योरिटी लेयर की तरह इसको लगा सकते हो। इसमें भी आपका एक्शन आउटपुट होता है, जैसे मैं कर दूँ इसमें आप वेरीफाई करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन एक्शन ऐड करूँ तो एक्शन आउटपुट आता है वेरीफाई। ठीक है, अगर वेरीफाई हो गया
वेरीफाई अगर ये हो गया है तो ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। अलाउ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओनली, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपके जितने भी फ़ोन्स हैं पुराने वाले, जैसे जिसमें बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता है, जैसे पैटर्न हो गया, पासकोड हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें सपोर्ट करती हैं और बायोमेट्रिक सपोर्ट नहीं करता है, उसमें ये बाईपास हो जाएगा। तो इसको ज़्यादातर हमेशा ऑफ करके रखना, प्लीज़ इसको ऑन मत करना, नहीं तो वो बाईपास वाला चीज़ मैंने देखा है कि बाईपास हो जाता है, उसमें बायोमेट्रिक काम आपका नहीं करता है, ठीक है। और इस पार्ट में मैं आप सबको उसके आगे का बताऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शायद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तक हो गया था। ये हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया था, इसके आगे बताऊंगा। एक्चुअली जो फील्ड डिसेबल्ड हैं तो उनको तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बट इसको मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा। जैसे हमको एल्गोलिया सर्च जो है वो बताना है तो उसकी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ऐप स्टेट, पेज स्टेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। करंट पेज लिंक जनरेट करने का भी ऑप्शन भी आपको आगे ही बताऊंगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ यूआई इंटरेक्शन का, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ कि मेरा नाम श्रेयांश है और आपके लिए मैं फ्लटर फ्लो का वीडियो बनाता हूँ हिंदी में। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में, अपने घर में इसको शेयर करो कि जितने लोग हैं आपके आसपास सबको एक तरह से ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की नॉलेज हो जाए, ठीक। अगर एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को फ्लटर की कोडिंग भी सिखाऊं तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक कमेंट में बताओ कि ठीक है कोडिंग का पार्ट आप पढ़ाओ। उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कोडिंग का भी पार्ट लाऊंगा और इस चैनल का नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं यूआई इंटरेक्शन का, ठीक। देखो पहला आपका आता है अपलोड डाटा। एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ। एक्शन आपको दो टाइप्स का मिलता है। पहला, जब आप स्कैफोल्ड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से मिलता है ऑन पेज लोड और ऑन फोन शेक का। मतलब जब आपका पेज लोड होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना करेगा आपका ऐप, और अगर फ़ोन शेक होता है तो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, बट ये थोड़ा सा आप रिवाइंड कर लो इसको, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग अपलोड डाटा में। यूआई इंटरेक्शन में आ गए तो अपलोड डाटा है इसमें। इसमें आपको दो चीज़ मिलेगी, अपलोड या सेव मीडिया, ठीक है। देखो अपलोड, स्टोर मीडिया फॉर अपलोड। जैसे आप मीडिया सोर्स टाइप और सोर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउ फोटो या अलाउ वीडियो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको अगर ऐसे, मतलब जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो ये ऑन रहता है, ठीक। जब आप इसको ऑन कर लोगे तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपने जैसे अलाउ वीडियो करे होगे यहाँ पे, पहले हम लोग फोटो वाला देखते हैं फिर वीडियो वाला देखेंगे। ये बार आप यहाँ पे देखोगे कि अलाउ फोटो है तो मीडिया सोर्स पूछेगा कि आपका जो मीडिया है, जो आपकी फाइल है वो कहाँ पे स्टोर है, आप कहाँ से चूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, आइदर कैमरा और गैलरी, जिसमें आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करा जाएगा कि मतलब आप कैमरे से करना चाहते हो या गैलरी से करना चाहते हो। उसके बाद आपको गैलरी का है, जैसे आपका यूज़र इस पर क्लिक करेगा वो सीधे अपनी गैलरी में चला जाएगा। और उसके बाद है आपका कैमरा का। अगर आपको रियल टाइम फुटेज चाहिए यूज़र की तो आप कैमरा वाला जो एक्शन है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है उससे आप चूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आपका यूज़र इस एक्शन को परफॉर्म करेगा वैसे उसके फ़ोन का कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिसाइज का पार्ट है, तो आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो जिसमें आप मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट दे सकते हो। जैसे कुछ कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जिसमें आपको एक पार्टिकुलर हाइट और फोटोज़ की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो कि इस हाइट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इस विड्थ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं अलाउ मल्टीपल इमेज पे, ठीक है। मल्टीपल इमेज तभी आपका अलाउ होगा जब ये गैलरी पे होगा, तो हम इसको गैलरी कर दें यहाँ पे। तो अब हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब इसमें एक इशू क्या आता है कि बहुत लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका मल्टीपल इमेज होता है वो एक लिस्ट के फॉर्म में आता है। तो पहले हमें इसी लिस्ट को शो करना पड़ता है। लिस्ट शो करने के बाद देन हम इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा इसको बना के कि कैसे आप लिस्ट के इमेज को शो कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। ठीक, आप यहाँ पे आओ, इमेज क्वालिटी से आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपका इमेज अपलोड हो रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। जैसे आपको मैं यहाँ पे अगर पढ़ के बता दूँ तो क्वालिटी ऑफ द इमेज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 वेयर 100 इज द ओरिजिनल एंड मैक्स क्वालिटी, कंप्रेशन इज ओनली सपोर्टेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ इमेजेस सच एज जेपीईजी ऑन एंड्रॉयड, पीएनजी एंड WEP2।
ठीक। मतलब यहाँ से आप इमेज जो अपलोड हो रही है आपके ऐप पर, आपके सर्वर पर, उसकी आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा तो क्वालिटी थोड़ा सा कम करके करना, नहीं तो जो 100% में होता है उसमें आपकी ओरिजिनल क्वालिटी सेव होती है। और ओरिजिनल क्वालिटी सेव होने के बाद एक इशू आता है कि जब भी आप इमेज को कहीं भी शो करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेने में टाइम लेता है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं शो स्नैक बार पे। स्नैक बार का मतलब आपको पता होगा कि जो जब भी कुछ फोटोज अपलोड होता है तो नीचे दिखाता है अपलोडिंग का सिंबल, उसी को स्नैक बार कहते हैं। आप इसको अगर ऑन कर दोगे तो वो चीज़ दिखाएगा जब तक फोटो आपकी अपलोड हो रही है। अगर सेव हो जाएगी तब भी वो दिखाएगा कि हाँ ये सेव हो चुकी है, और सेव्ड सक्सेसफुल का एक प्रॉम्प्ट या एक मैसेज आ जाएगा। ठीक। इंक्लूड मीडिया डायमेंशन। मीडिया डायमेंशन देखो, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका होगा ऑपरेशन टू रिट्राइव मीडिया डायमेंशन आर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, सो दे आर डिफॉल्ट डिसेबल्ड टू इनेबल इट टूगल दिस सेटिंग। मतलब जो आपका मीडिया का डायमेंशन है उसे भी ये इंक्लूड करके अपने पास रख लेगा कि आपकी जो मीडिया है उसका डायमेंशन प्रॉपर तरह से क्या है। इंक्लूड ब्लर हैज़, ये एक नया फीचर आया है। जैसे आप इसको ऑन करोगे, एक नया फीचर आया है कि आपका जो इमेज होगा वो लोड होने से पहले बिल्कुल ब्लर रहेगा। इससे एक फ़ायदा होगा कि जब भी आपका इमेज, मान लो अगर कोई आप ऐसा ऐप बना रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप इमेज इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हमारा वॉलपेपर ऐप होता है, तो उसमें क्या होगा, जब भी यूज़र स्क्रॉल स्क्रॉल करके नीचे आएगा और उस इमेज को देखने की कोशिश करेगा, तभी वो इमेज शो होगी उसे, उससे पहले वो ब्लर रहेगी। मतलब जब तक यूज़र उस व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट का मतलब होता है जैसे आप ऐप स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो जितने भी एलिमेंट उस स्क्रॉलिंग में आते हैं जो आपको देखना चाहते हो, उसी चीज़ को व्यू पोर्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आपका ये पूरा एलिमेंट है, मैं अगर इसको दिखाता हूँ, ये अगर मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करते चला जाऊँ, ठीक है, आप बस 1 मिनट वेट करना, ये देखो आप, और मैं इसको स्क्रॉल ऑन कर दूँ, ठीक है। ये देखो आपका ये क्या हुआ कि आपके पास अभी इतना व्यू पोर्ट है, मतलब आप अभी इतना देख पा रहे हो। ठीक, मैं इसको प्रीव्यू करूँ अगर, ये देखो आप अभी जो आप ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका आता है व्यू पोर्ट में, मतलब ये चीज़ आप देख पा रहे हो। और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो फिर ये आपको ये वाली चीज़ दिखती है। तो यही होगा कि जब भी आप ब्लर हैज़ ऑन कर दोगे तो जितना इमेज आपका व्यू पोर्ट में रहेगा वो ब्लर होके फिर लोड होगा, और धीरे धीरे लोड होगा, कि जिससे लोड ना पड़े आपके ऐप पर, आपके पेज लोडिंग पे। और इसमें, और जैसे ही व्यू पोर्ट आपका नीचे आएगा तो ऊपर वाली जो इमेज होगी वो फिर से ब्लर हो जाएगी, जिससे आपका ऐप जो है वो बहुत स्मूथ रहेगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होते जाएगा इससे। फिर से एक्शन में आते हैं। अब ये आपका नेम हो गया। आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जैसे जो आपका डाटा है वो कौन सा, मतलब सॉरी, देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करके रखी हुई हैं, तो आप यहाँ से उसका नाम डाल सकते हो। ठीक है कि ये जैसे डाटा मैंने अपलोडेड डाटा 1 दे दिया, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने फर्स्ट वाले जो अपलोड डाटा कर रहा हूँ उसमें मैंने क्या अपलोड किया हुआ है। और अगर हमको इसको क्लियर करना होगा तो इसी नेम से हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं। इसको मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्लियर करने वाला फीचर कहाँ पे आता है। ठीक, अपलोड डाटा हो गया आपका, बाद इसमें आता है अपलोड या सेव फाइल। इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टोर फाइल फॉर अपलोड, इसमें आपको कई सारी फाइल टाइप्स मिल जाएंगी, जैसे आपका पीडीएफ हो गया, ऑडियो MP3 हो गया, या तो एक किसी और टाइप की भी फाइल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे नेम दे सकते हो और स्नैक बार्स को शो कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मैं एक और एक्शन ऐड करता हूँ। उसके बाद आता है आपका क्लियर अपलोडेड डाटा। देखो आपको यहाँ पे अब आके ये मिला है क्लियर अपलोडेड अपलोडेड डाटा, मतलब होता है कि जो डाटा आपने अपलोड किया हुआ है आप अगर उसको क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये देखो आप स्टोर कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप अपलोड कर चुके हो, आप स्टोर कर रहे हो लोकल में, मतलब आप एक विजेट स्टेट में अपलोड करके उसे सेव किए हो। अगर उससे आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या एक्शन है हमारा। डिलीट डाटा। डिलीट डाटा से आप डाटा को डिलीट कर सकते हो जो आपने अपलोड करके रखा है।
एक्चुअली यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमारा यहाँ पे वेट स्टेट में हमने जो ये लोकल फाइल अपलोड की है उसको नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि ये कोई यूआरएल में नहीं है, ये आपका विजेट स्टेट में ही सेव हो रहा है, मतलब एक तरह से कैशे में ये सेव हो रहा है, तो ये डिलीट नहीं होगा ऐसे। इसके लिए आपको फायरबेस लगाना होगा। फायरबेस का जब हम लोग वीडियो बनाएंगे या कोई मैं आपको कोई ऐप बना के बताऊंगा तो उसमें इस चीज़ को मैं आपको शो कर दूंगा। बस आप इतना समझ लो, इस एक्शन से आप डाटा को डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी एक्शन आउटपुट होता है, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी कोई आप एक्शन परफॉर्म करते हो फायरबेस से, जैसे मान लो आप डाटा कोई अपलोड कर रहे हो या कोई यूज़र कलेक्शन बना रहे हो, तो वहाँ पे एक एक्शन आउटपुट आता है आप लोगों के पास। उस एक्शन आउटपुट से आप स्ट्रिंग ले सकते हो और उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे आप रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी वो चीज़ हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका डेट एंड टाइम पिकर, ये आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा, तब भी मैं आपको ये सबको बता देता हूँ क्या है ये। डेट एंड टाइम पिकर बेसिकली आपका डेट एंड टाइम पिक करने के लिए होता है, कि अगर आप डेट एंड टाइम शो करना चाहते हो अपने कलेक्शन में, अपने फील्ड्स में, तो आप इसका यूज़ करके शो कर सकते हो। जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा उसे एक मेनू मिलेगा, जो हो सकता है आपका बॉटम शीट टाइप का आ जाए। वहाँ से आपको ये डेट एंड टाइप पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना सारी चीज़ें मिलती हैं, 3 चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम। डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम मतलब होता है कि अगर आपका यूज़र जो है वो कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट नहीं किया है, तो जो आपका करंट डेट एंड टाइम है वो चूज़ हो जाएगा। इसको अगर मैं रिमूव करूँ, तो इसको अगर सेट करना है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सेट भी कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ से सेट करोगे तो ये डायनेमिक तरह से सेट होगा। ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप यहाँ पे करंट टाइम कर दोगे तो ये करंट टाइम में सेट हो जाएगा। अलाउ पास्ट डेट एंड टाइम, अगर आप चाहते हो कि जो पास्ट में बीती हुई डेट और टाइम में है उसको सिलेक्ट करना, उसको चूज़ करना, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, तो इसमें यूज़र को ऑप्शन भी मिलेगा कि वो आज से जो पीछे वाली डेट एंड टाइम है उसे सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू था, उसमें 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पहला डेट, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। डेट एंड टाइम हो जाता है ये आपका, और ये हो जाता है आपका टाइम। ठीक, डेट एंड टाइम मतलब डेट और टाइम दोनों सेव होगा। इसमें आपका सिर्फ डेट सेव होगा और इसमें सिर्फ टाइम सेव हो गया। ठीक है, अलाउ फ्यूचर डेट एंड टाइम, इसमें भी आप अगर इसको ऑफ कर दोगे तो आज के बाद का जो भी डेट एंड टाइम होगा, आज के बाद का कह रहा हूँ, पहले का नहीं, तो आज के बाद का जो भी डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे शो होगा और वो सिलेक्टेबल होगा। ठीक, आगे बढ़ के आते हैं तो कलर पिकर है। ये एक नया एक्शन आया था फ्लटर फ्लो में। ये बेसिकली आपको कलर पिक करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, कलर पिक करने का मतलब कि आप अपने हिसाब से कलर को पिक करके अगर आप डाटाबेस में सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो उसको ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज़ करके कलर पिक कर सकते हो। यूज़र से आप कलर पिक करने का ऑप्शन ले सकते हो। जैसे मान लो आप कोई टू डू लिस्ट बना रहे हो, उसमें कह रहे हो कि यूज़र से कि इस फील्ड का कलर आप क्या रखना चाहते हो, तो आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हो कि हाँ ठीक है, आप भाई आप कलर पिक कर लो यहाँ से। ओके, इसमें आपको एक इनिशियली सिलेक्टेड कलर मिलेगा, कि मतलब अगर यूज़र ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है या बाय डिफ़ॉल्ट तरह से कौन सा कलर सिलेक्टेड रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो उस चीज़ को। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। एक्चुअली मैंने भी पहली बार इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ इसको। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मेरा भी है, इसका एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है कलर का ये वाला। एक काम करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, होता है तो हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये हमको डिलीट करना पड़ेगा पहले। इसको कलर पिकर में आते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो लोड हो जाएगा, उसके बाद अपने आप देख लेंगे हम लोग। ठीक है, या तो मैं फिर से लोड ही कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जब तक वो लोड हो रहा है तब तक आगे आते हैं। यहाँ पे है आपका कलर पिकर तो हो गया है, उसके बाद है बॉटम शीट। बॉटम शीट आपने देखा होगा, जैसे मान लो अगर आप कोई कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ से मैं अगर ये कंपोनेंट ऐड करूँ छोटा सा, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जैसे हमारा कंपोनेंट है, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ यहाँ से, मान लो मैंने ये ऐड किया, क्रिएट कंपोनेंट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट ऐड हो गया। अब बॉटम शीट वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ से हम लोग अपना कंपोनेंट जो था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोग पेज लोड करेंगे, हमारा कंपोनेंट जो होगा वो दिख जाएगा। ठीक है,
अब इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको ये सारी धीरे धीरे बताता हूँ। हाइट है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो इसको। क्योंकि हाइट आप अपने हिसाब से अगर डालते हो तो अगर आपका मान लो यूज़र जो है वो किसी छोटे फ़ोन में चला रहा है तो वो पूरा स्क्रीन पे आएगा और यूएक्स जो होगा, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा डालने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो या कुछ ऐसा फंक्शन है आपके ऐप में जहाँ पे आपको ये डालना कंपलसरी, तो आप इसको डाल सकते हो। चलो जब तक हम लोग ये ऐप देख लेते हैं, शायद ये लोड हो चुका है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। हाँ, इंस्टेंट रिलोड करते हैं। देखो ये हम लोगों ने जो फंक्शन डाला था वो वाला स्टोर अपलोड वाला, जो मीडिया अपलोड वाला डाला था वो यहाँ पे आ गया है। बिल्ड फेल, ओके, कुछ एरर शो कर रहा है, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद एरर को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं हाइट अगर 100 डाल देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये भी ऑप्शनल है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ज़्यादा सही है। तो अगर आप ब्लैक कर दोगे तो पीछे का कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा। बैरियर कलर मतलब जो आपका बैरियर है, जो कंपोनेंट का बैरियर है, उसका कलर जो होगा वो आपका कलर कर देगा। जैसे मैं अगर इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और क्लोज करूँ, देन मैं इसको करता हूँ सेव। एक्चुअली ये ऑन पेज लोड पे काम सही से करेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ। ये बटन रहा, और बटन को मैं करता हूँ सेंटर में, राइट। और यहाँ पे मैं एक्शन ऐड कर देता हूँ, पेस्ट एक्शन। और जो पेज लोड का एक्शन है इसको मैं कर देता हूँ बंद, मतलब डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब सेव करता हूँ और इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ओके, ये भी बिल्ड फेल हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखो आपका ये लोड हो चुका है और ये टेस्ट मोड में बिल्कुल तैयार है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो आपका बॉटम शीट ओपन हो गया है, ठीक है। मैं इस पर फिर से आता हूँ और देखता हूँ, मैंने हाइट जो है ऑप्शनल को हटा देता हूँ अगर मैं यहाँ पे, और सेव करता हूँ। एक बार मैंने इसको भी देख लेना है क्या है ये। इस पे आता हूँ और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसा है, चलो कोई इशू नहीं है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ से इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या आता है, सही आता है कि नहीं आता है। अगर सही नहीं आएगा मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखो आपका जो है बटन टेक्स्ट आ गया है, ठीक। अब देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हम लोग बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये डिसमिस हो जा रहा है, मतलब फिर से ये अंदर चला जा रहा है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है इसमें। होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हाइट आपने ऑप्शनल की जगह आपने एक फिक्स हाइट रखी है तो आपको इशू हो सकता है। और जैसे मैं अगर इसको 500 कर देता और सेव करके अगर मैं फिर से इंस्टेंट रिलोड करूँ इसको, और शायद मेरे को यहाँ पे हाइट चेंज करने का ऑप्शन तो होना ही चाहिए, मैं देख लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस पे, चलो इसको रन जाने दो, 500 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट जो है 100 के यहाँ मैं 300 कर दूँ, सेव करूँ, ये देखो आपका, ये आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप हाइट मत रखना यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रहने दो। बैरियर कलर आपका ब्लैक था, ठीक है, इससे मुझे लग नहीं रहा कि बैरियर कलर मुझे दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, शायद ये नीचे दिख रहा है मुझे ब्लैक कलर का, यही होगा बैरियर कलर इसमें। चलो इसमें देखो पैरामीटर है, जो आपको पेज में मिलता है वो सेम चीज़ इसमें भी मिल गया है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे मैंने पेज में एक्सप्लेन किया था आपको पुराने वाले वीडियो में, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे पेज पैरामीटर में ऐड करता हूँ कि नेम ऐड कर देता हूँ मान लो, और ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप है, तो मैं सेव करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड हटा दूँ, कन्फर्म करता हूँ, और यहाँ से मैं पास करता हूँ अपना नाम, जैसे श्रेयांश है मेरा नाम, आपको पता ही होगा। सेव करता हूँ इसको और फिर से मैं इस पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं पेज पैरामीटर जो था ऐड कर देता हूँ, राइट। ये हो गया। अब मैं इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ, तो अभी देखना ये पेज पैरामीटर जो हमारा होगा वो वहाँ पे पास होके चला जाएगा। ये देखो इस पर क्लिक किया, अभी आपका पेज पैरामीटर पास हो गया। तो आप इस तरह से पेज पैरामीटर्स भी कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर, जो आपका बॉटम शीट कहलाता है, ठीक।
यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा नॉन ब्लॉकिंग का। एक्चुअली नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है, जैसे अगर आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो और आप कोई लोडिंग इंडिकेटर दिखाना चाहते हो, तब तक जब तक आपका एपीआई कॉल का जो क्या कहते हैं उसको रेस्पॉन्स है वो 200 नहीं हो जाता या तो फिर सक्सेस नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसको अगर ऑफ रख रहे हो तभी वो शो होगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो एक्शन परफॉर्म होने की वेट नहीं करेगा। नॉन डिस्मिसिबल देखते हैं, अगर आपका यूज़र जो है कहीं के भी क्लिक कर रहा है, जैसे मान लो मैंने ये क्लिक किया और ये देखो डिसमिस हो गया, तो आप अगर इसको ऑन कर देते हो तो ये जो है बाहर क्लिक करके डिसमिस, सॉरी, जो डिसमिस होगा वो नहीं कर पाएगा। मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो आप, अब ये मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ पर ये डिसमिस नहीं हो रहा है, मतलब कट नहीं रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे इनेबल ड्रैग। अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र ड्रैग कर पाए बॉटम सीट को तो आप इसको ऑन करो और बहुत अच्छा सा यूज़र एक्सपीरियंस देता है। मैं अगर इसको एक बार फिर से रन करता हूँ यहाँ से इंस्टेंट रिलोड करके, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे मैं क्लिक किया और इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ये देखो आप, अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। तो ये आप कर सकते हो इसको ऑन करके, राइट। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको, कहाँ पे था, मैं पेज पे बता रहा था, तो इसको मैं हटाता हूँ। अभी ये विजेट पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पेज लोड पे बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। स्कैन बार कोड और क्यूआर कोड का इसका मतलब समझ लो कि अगर आप चाहते हो कुछ स्कैन करना, कोई बार कोड कोई क्यूआर कोड, तो आप यहाँ से उसको स्कैन करा सकते हो। ठीक है, बहुत ये पुराना है एक्शन है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्च यूआरएल, अगर आप कोई यूआरएल को लॉन्च करना चाहते हो, मतलब वेब पेज पे किसी यूज़र को भेजना चाहते हो किसी यूआरएल से, तो आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो स्पेसिफिक यूआरएल, स्पेसिफाई यूआरएल मतलब एक पार्टिकुलर यूआरएल पे, या तो फिर आप यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हो। वेरिएबल में आपको किसी डॉक्यूमेंट से या फायरबेस कलेक्शन से यूआरएल बना के टेक्स्ट फॉर्मेट में आप यहाँ पे उसको दे सकते हो। जैसे बहुत बार होता है कि आपको किसी के पेज पे भेजना रहता है, चाहे वो लिंक्डइन की प्रोफाइल हो चाहे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो, ऐसे कुछ ऐप्स में, ऐसे कुछ फीचर्स में आपका इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। एसएमएस सेंड करना है तो सेंड एसएमएस, कॉल नंबर करना है तो यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाएगी फ़ोन नंबर की। ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सेंड ईमेल, लॉन्च मैप, हाँ लॉन्च मैप देखता हूँ, बताता हूँ आपको। लॉन्च मैप क्या है, अगर आपको फ़ोन का मैप जो है लॉन्च करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। प्रीफर्ड मैप टाइप है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कौन सा मैप आपको लॉन्च करना है, गूगल मैप, एप्पल मैप या तो फिर वेज का मैप, ठीक है। लोग प्लेस टाइप क्या होगा, एड्रेस होगा कि आपका लोकेशन होगा। अगर आप यहाँ पे एड्रेस देते हो तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस की फील्ड इंटर करनी पड़ेगी। और जो टाइटल होगा वो ऑप्शनल है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो टाइटल लिख सकते हो, वो भी आप डायनेमिक तरह से यहाँ से फेच कर सकते हो अपने कलेक्शंस के अंदर से, ठीक। और यहाँ से भी आप एड्रेस डाल सकते हो, राइट। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारे पास जो आता है वो फिर देखते हैं। सेट डार्क मोड सेटिंग, सेलेक्ट सेटिंग, ये मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो अपने हिसाब से फ़ोन में जो फ़ोन का ऐप है उसे डार्क मोड में या तो लाइट मोड में चलाना चाहता है, तो आप उसको यहाँ से भेज के, मतलब इस एक्शन का यूज़ करके आप चूज़ करवा सकते हो, ठीक। स्टार्ट पीरियोडिक एक्शन, इसको देखते हैं ये क्या है। मान लो तुमको, मैं यहाँ पे अगर एक्शन ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं वेट डालता हूँ, ठीक है। चलो, स्टार्ट पीरियोडिक एक्शन मतलब होता है कि ये कुछ पीरियड्स के बाद, ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। जैसे मान लो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको हर 30 सेकंड के अंदर डाटा भेजना है सर्वर को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि जैसे ही आपका पेज लोड होता है वैसे ही ये टाइमर शुरू हो जाएगा चलना। जैसे ही 30 सेकंड होगा, ये
पीरियड में जो आप एक्शन सेट करके रखे हो, जैसे मैं ये एक्शन सेट करके रखा हूँ, ये शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके एपीआईज़ के लिए। आपको मैं इसका यूज़ किसी ऐप में करके बताऊंगा, अभी तो आप बस इतना ही देख लो क्या है ये, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। स्टॉप पीरियोडिक एक्शन मतलब उसी पीरियोडिक एक्शन को आप बंद करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। कॉपी क्लिपबोर्ड तो बहुत आसान चीज़ है कि आप इस एक्शन से जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको कॉपी करवा सकते हो। यहाँ पे आपको टेक्स्ट की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, तो आप यहाँ से उसको टेक्स्ट की वैल्यू दे देना, और जो भी वैल्यू दे दोगे आप वो कॉपी हो जाएगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ श्रेयांश, ठीक है, और मैं क्लोज करूँ इसको और सेव करूँ, देखो अगर शायद ये बिल्ड एरर दिखा दे, बट अगर नहीं दिखाता तो ये टेक्स्ट जो है अपने आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। यहाँ मैं पेस्ट करूँ, नहीं ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे लाके कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी एक्शन डिलीट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, और अगर मैं सेव करता हूँ इसको और इंस्टेंट रिलोड करूँ यहाँ से, तो देखो शायद ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। इस पर क्लिक किया मैं, अब यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, ये टेस्ट मोड में है और मैं फ़ोन पे हूँ, नहीं हो सकता इसलिए काम नहीं कर रहा हो ये। आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे, मतलब मैं बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। जैसे जो लॉजिक्स होते हैं, बेसिक कंडीशनल एक्शन हो गया, कंडीशनल विजिबिलिटी हो गई, फ़िल्टर हो गया, या तो डाटाबेस डाटा टाइप हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो डिज़ाइनर्स का है, और डिज़ाइनर्स लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं टेक्निकल चीज़ों पे। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा और एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरह से। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना आप लोग मेरे को एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा उन सारी चीज़ों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इतना हो गया, इंट्रो पार्ट हमारा हो गया है, तो शुरू करते हैं अपना। पहला है जो हम लोग देखेंगे वो है कंडीशन एक्शन, जो कंडीशनल एक्शन होता है। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कंडीशनल एक्शन, कंडीशनल एक्शन। इसका मतलब होता है वो एक्शन जो एक कंडीशन के बेसिस पे होते हैं, मतलब जो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे होते हैं, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। कंडीशन देखो दो तरह से हो सकती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल होगी। ठीक, इसमें आपका दो चीज़ होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है, यही बस दो कंडीशन होती है। बहुत लोग कहते हैं कि टू इक्वल टू टू, ये भी कंडीशन क्या है, ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो ये भी ट्रू होती है, क्योंकि दो बराबर होता है दो के, ये भी ट्रू है आपका। दो नॉट इक्वल टू है थ्री के, ठीक है, कंडीशन ये भी ट्रू है कि दो इक्वल नहीं है तीन के, ये भी ट्रू है आपका कंडीशन। तो एक एग्जांपल एक समझते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है या तो कांस्टेंट है दो, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास दो है, और एक जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, या तो आप कांस्टेंट को या वेरिएबल को, अभी हम लोग इस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैं एक टर्म ले लेता हूँ, जैसे हम लोग इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है डाटा कलेक्शन से, जो डाटा कलेक्शन का नाम है, यहाँ पे मैं डाटा कलेक्शन लिखता हूँ, डाटा कलेक्शन का नाम है हमारा यूज़र। ठीक, यूज़र के अंदर एक डाटा फील्ड है, डाटा फील्ड है, उसमें उस फील्ड में एक रोल नंबर है जिसका नंबर है 3। तो ए इज़ इक्वल टू आपका 2 तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग रोल नंबर इज इक्वल टू 3। इसको मैं इरेज कर दूँ, ओके, ये रोल नंबर आपका हो गया 3। अब आपको एक कंडीशन लगानी है, अगर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको मैं बी ले लेता हूँ, इधर इतना बड़ा बार बार मेरे को लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ बी। ए इज इक्वल टू बी है, तो मेरे को शो करना है ही इज़
इसको मैं लिखता हूँ ही इज़ द थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास। और दूसरी वैल्यू मैं लिखता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें लिखना है ही इज़ नॉट द थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास, थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास। अब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था, मतलब जो हम लोगों ने फंक्शन, देखो फंक्शन क्या होता है, जैसे वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, बहुत यार कन्फ्यूजन होता है फंक्शन और क्लास में, जब वो कोडिंग पार्ट हम लोग देखेंगे कभी, तो उसमें मैं बता दूंगा क्या क्या कैसे होता है फंक्शंस और क्लास। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझते हैं। अब क्या करेगा कि ये देखेगा कि ए तो 2 है और बी जो है वो 3 है, ये तो मैच कर नहीं रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू हो गया आपका। क्योंकि मैं इसको फिर से यहाँ पे साफ तरह से समझाता हूँ। ठीक है, हमारा कोड क्या करेगा कि ये ए की वैल्यू लेगा यहाँ से और ये लेगा बी की वैल्यू, और बी में हमारे पास जो था वो था रोल नंबर। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को यहाँ रखेगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 3 करेगा, ये रोल नंबर की जो वैल्यू थी इसको लाएगा यहाँ पे, और अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। अब ये जब चेक करेगा इसको, वो देखेगा यार 2 वैल्यू तो सेम नहीं है 3 के, इसको कर देगा नॉट इक्वल टू। अब ये जो वैल्यू थी ये हो गई आपकी फॉल्स। जैसे ही वैल्यू फॉल्स हुई, फिर ये रिटर्न करेगा हमें ये वाली फील्ड, जो ये मैसेज था हमारे पास, इस चीज़ को यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा सीधे। ठीक है, अब इन द केस अगर हमारे पास ये मान लीजिए है ए इज़ इक्वल टू बी है, और जो रोल नंबर है इसमें, जो हमारे पास ये रोल नंबर है वो है 2। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 थी और ये भी 2 हो गया। अब ये जब चेक करेगा तो कहेगा यार ये तो वैल्यू दोनों हमारी सेम है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 होता है। जब ये सेम हो जाएगी तो फिर ये आपको ये चीज़ रिटर्न कर देगा। यही होता है कंडीशन एक्शन। इसी को जब हम लोग फ्लटर फ्लो में देखते हैं या तो फ्लटर में देखते हैं, देखो कंडीशन क्या होती है, देखो एक्चुअली लॉजिक क्या होता है, वो सभी लैंग्वेज के लिए सेम होता है, बस लिखने का तरीका सेम होता है। आप अभी नो कोड पढ़ रहे हो तो इसमें आप एक विजुअल तरह से देख पा रहे हो कि हमें एक्शन क्या करने हैं, बट जब आप कोड लिखते हो तो उसमें आपको विजुअल तरह से दिख नहीं पाता है आपको कि कब क्या करना है, तो उसमें लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं। वही सेम चीज़ होता है इसमें, बट फ्लटर फ्लो कर रहे हैं तो विजुअल तरीके से ही देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ से बड़ा इसको। ओके, ठीक है, अब देखो इस पे नहीं जाते हम लोग, ये डिफरेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ डिफरेंट है, इसको मैं कभी बाद में बताता हूँ आपको, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा इसे। अब हम लोग इस पे आते हैं। हम लोगों ने कंडीशन क्या बनाई थी, कंडीशन बनाई थी हम लोगों ने ए इज़ इक्वल टू बी की। ठीक है, ये कंडीशन बनाई थी हमने, और ए की वैल्यू पहले क्या दिया था, जो पहला एग्जांपल हमने लिया था ये वाले एग्जांपल में हमने वैल्यू क्या ली थी 2 और 3। ए की वैल्यू 2 लेते हैं, इक्वल टू करते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू 3। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने ली थी 2 और बी की वैल्यू ली थी 3। अब ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि वैल्यू सेम है या नहीं है। ये कंडीशन जो था हमारा ये चेक करेगा प्रॉपर तरह से। चेक करने के बाद क्या इसको मिलेगा कि ए इज इक्वल टू जो बी है वो नॉट है बी के, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के है। अब ये वैल्यू जो है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ये चीज़ रिटर्न करेगा। अब जो इसके अंदर एक्शंस आएंगे, जैसे आपने फ्लटर फ्लो में देखा होगा स्नैक बार ऐड करते हैं, स्नैक बार होता है आपका, उसके बाद कई सारे एक्शंस होते हैं, जैसे डाटाबेस अपडेट करने का होता है, तो वो आपको यहाँ पे उसे लगा सकते हो जब ये वैल्यू फॉल्स होगी, और यही एक्शन आपका रन करेगा। अगर मान लीजिए आपकी यही वैल्यू जो हम लोग सेकेंड एग्जांपल लिए थे ए इज़ इक्वल टू जो बी था वो 2 इज़ इक्वल टू 2 हो गया था, तो ये जो वैल्यू थी ये ट्रू हो गई। अब क्या होगा, जो यहाँ पे एक्शन होगा वो काम करेगा।
ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना मेरे को। देखो, इसके बाद एक चीज़ और होती है जो एक समझने लायक चीज़ है। जैसे अभी तो हम लोग सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो सकता है फ्लटर फ्लो में ना हो, बट इसको मैं इसका जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हम लोग, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा। देखो, एक होता है इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है, वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब दो की वैल्यू दो है और ये दो की वैल्यू दो है, तो ये मैच करके ट्रू कर देता है। बट ये क्या करता है, ये टाइप मैच करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और यहाँ लिख दिया दो, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। कहेगा भाई ये टाइप तो स्ट्रिंग थी आपकी और मेरे को ये नंबर दे दिया आपने, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी इसकी। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग कभी। ये जो होता है ये वैल्यू चेक करता है, और ये जो चेक करता है ये स्ट्रिंग चेक करता है, कभी कभी कैरेक्टर चेक करता है ये। और इसका एक और बहुत अच्छा काम है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, अब इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, तो ये चेक करेगा कि पहले जो इंडेक्स जो होता है हमारे पास ज़ीरो, इस पे जो इंडेक्स होता है वो ज़ीरो, ये चेक करेगा ये इसके सिमिलर है या नहीं है। उसके हिसाब से ये अपना रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कोडिंग में भी आपको आनी चाहिए। चलिए, अगर आप समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपना। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है कंडीशनल विजिबिलिटी का। मैं यहाँ से ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। कंडीशनल विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कंडीशन के हिसाब से विजिबल करना किसी चीज़ को। जैसे आपके पास कोई विजेट है, ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं अच्छे से प्यारे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये आदमी, नहीं आदमी को नहीं लेता हूँ यहाँ पे, ये विजेट है, ठीक, ये एक स्माइल फेस का विजेट है। और अगर यूज़र जो डॉक्यूमेंट हमारा जो कलेक्शन है उसमें अगर जो फीलिंग है, इसको करते हैं फीलिंग, हैप्पी है, तभी ये शो करना है। अगर हैप्पी नहीं है तो आपको ये वाला इमोजी शो करना है। ये तो ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा है मेरे को, इसको मैं थोड़ा सा सैड कर दूं, एक मिनट, इसको मैं सैड करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ, ये, हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसको करता हूँ ऐसे, ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है। आपका यूज़र कलेक्शन में ये जो है इसकी जो फीलिंग है वो सैड है, तो आपको ये इमोजी दिखानी है। यही होता है आपका कंडीशनल विजिबिलिटी। और कंडीशनल विजिबिलिटी में आपका एंड आता है, और आता है, इफ़ देन एल्स आता है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, धीरे धीरे समझना। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार फिर से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। तो एक सिंगल स्टेप से शुरू करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। पहला है सिंगल कंडीशन शुरू करते हैं। कंडीशनल विजिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा एक सिंगल कंडीशन। चलिए सिंगल कंडीशन देखते हैं। एक्चुअली वीडियो में थोड़ा सा लैग आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। अब देखो सिंगल कंडीशन में क्या होता है कि आप एक सिंगल कंडीशन दे रहे हो, मतलब आप एक फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो, जो हमने ये वाला किया था, जैसे मैंने जो इसमें किया था ए इज इक्वल टू बी वाला, वही सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो आप इसमें, और फर्स्ट वैल्यू जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू, ये हो गया ए। सेकेंड वैल्यू दे रहे हो इसमें, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू हो गया आपका ये बी हो गया। तो सेम चीज़ है, आप यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो है ये ए हो गई, और ये जो है वो बी हो गई, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। और इसमें आपका जो इस्तेमाल होता है इक्वल टू, वो ये वाला होता है। एक्चुअली ये स्ट्रिंग में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है, या जैसे आपका इसमें कोई वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, मतलब ये कोई नाम है, मतलब ये वर्ड है। सिंपली आप स्ट्रिंग में मतलब ऐसे समझा करो कि ये कोई वर्ड है और यहाँ पे भी कोई वर्ड है, इसीलिए वो स्ट्रिंग ले रहा है।
ये स्ट्रिंग के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। मैं आता हूँ इसमें, जैसे मान लो मेरे पास ये है कंडीशन वेरिएबिलिटी, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंडीशन में, यहाँ सिंगल कंडीशन ऐड करते हैं और जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी हमारी वो मान लीजिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं या तो कोई सैंपल डाटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक कुछ भी ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सुने चलो मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले देता हूँ है, ले देता हूँ हाई, कंफर्म करता हूँ। इसमें अब आएगा आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज सेट एंड नॉट इम्पटी, इज नॉट सेट और इज इम्पटी। शायद मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो मैं इसको भी बताता हूँ आप लोगों को। पहली वैल्यू हमने क्या रखी है, हाई रखी है। ठीक, जो पहली वैल्यू है वो हाई है। और सेकेंड वैल्यू जो रखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वैल्यू आप इसको रख सकते हो, जैसे इसमें मैं रख देता हूँ हाई। ठीक, ये हो गया आपका। और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज सेट एंड नॉट इम्पटी, इसको मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। 1 मिनट वेट कर लीजिएगा बस, कैप्चर करते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट और इसको मैं सेंड कर देता हूँ, एयर ड्रॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास आ गया फ़ोटो ये, और मैं इसको रख के समझाता हूँ आपको दोबारा इसे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमने जो फर्स्ट वैल्यू जो रखी थी वो थी हाई, ये हमने हाई लिखा था। ठीक है, शायद मैंने सिंगल आई लिखा है, हाँ सिंगल आई ही लिखा है। अब इसमें क्या है, पहले तो एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड वैल्यू भी दे देता हूँ, यहाँ पे हाई लिख देता हूँ। ठीक, अब इसमें आपको कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं, जैसे इक्वल टू है, आपको नॉट इक्वल टू, ये दोनों मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या है, इस सेट एंड नॉट इम्पटी, नॉट इम्पटी है, या तो इस नॉट सेट और इज इम्पटी है। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हो तो मैं एक बार इक्वल टू फिर से बता देता हूँ। यही जो सेम चीज़ थी आपकी इक्वल टू, यही थी ये, और इसके बाद ये नॉट इक्वल टू था आपका। तो वही सेम चीज़ है जो आपका, मतलब मान लीजिए कि ए इज़, इसमें जो होगा वो होगा ए इज़ इक्वल टू बी, और इसमें जो होगा वो होगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक, इतना आप क्लियर कर लो। अब आते हैं इस वाले फील्ड में, जो है हमारा इज सेट एंड, और सॉरी, इज सेट एंड नॉट इम्पटी का। इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए जो ए वाली जो वैल्यू है ये इज सेट एंड नॉट इम्पटी, मतलब ये इम्पटी नहीं है, मान लीजिए ऐसी नहीं, इसके अंदर कोई, जैसे अगर हमें डिनोट करना है कोई चीज़ इम्पटी है या नहीं है, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब ये बीच में नहीं रहता है, ये बीच में स्पेस रहता है, तो ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। बस इसको क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब आसान देखने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि बीच में स्पेस है। ठीक है, मान लीजिए ए जो हमारी है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो आएगा आपका इज इम्पटी में। अगर इसके अंदर आप लिख दे रहे हो हाई, तो ये जो हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा, ये इसके अंदर एक वैल्यू है, जो वैल्यू है वो है हाई। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपका जो सेकेंड वाला जो वेरिएबल आपको मैंने दिखाया था, जो ये वाला वेरिएबल था, ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, कि अब ये मैच नहीं करना है इसे, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में ही हम लोग को सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर इस सेट एंड नॉट इम्पटी में हो आप, तो उसमें सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं। फिर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग इक्वल टू में हैं, तो एक वैल्यू हम लोग को इसकी देनी पड़ेगी, एक बी की वैल्यू देनी पड़ेगी। पर जब हम लोग इज सेट और नॉट इम्पटी में होते हैं, तो इसमें हम लोग कोई ज़रूरत ही नहीं कि दो चीज़ को कंपेयर करने की। हम लोग किसी एक फील्ड को ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है इसमें अगर ये इम्पटी नहीं है तो हमें शो करना है, अगर इम्पटी है तो शो नहीं करना है। सिंपल है, इतना ही चीज़ करना होता है इसमें। इसमें हम लोग को सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और इस सेट का अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, तो ऐसा समझो कि वैल्यू जो है वो सेट है या नहीं है, कहीं इम्पटी नहीं है। बस यही एक सिंपल मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को, कि फिर से बता देता हूँ, ए की वैल्यू कुछ सेट किया गया है या नहीं है। चलो मैं कलेक्शन बताता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कलेक्शन है, ठीक है, ये यूज़र्स का कलेक्शन है। इसमें आया है आपका फील्ड एक नेम नाम का, नेम फील्ड है।
इसमें किसी बंदे ने एम्पटी छोड़ दिया, इसको नहीं फिल किया, तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका इज सेट, ये वाला हो जाएगा आपका इज सेट, सॉरी इज नॉट सेट और इज एम्पटी, क्योंकि ये आपकी फील्ड जो है वो एम्पटी है, खाली है। लेकिन अगर किसी और बंदे ने इसमें कर दिया, अपना नाम लिख दिया, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना नाम लिख दिया, और अब ये जो हो जाएगा वो एक फील्ड सेट है आपकी, और ये एम्पटी नहीं है, ठीक है, ये एम्पटी नहीं है, मतलब इसको ऐसे कर देता हूँ, ये एम्पटी नहीं है। सेम यही चीज़ होती है आपकी, इज सेट समझ गए होंगे आप, नॉट इक्वल टू समझा दिया था आपको, इज सेट हो गया आपका, इज नॉट सेट और इज एम्पटी हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो है हमारा एंड वाला फंक्शन जो होता है उसको देखते हैं। एंड और वाला यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंड, ठीक है, ये हो गया हमारा एंड। एंड में होता क्या है कि अगर दोनों वैल्यू, मान लो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, अगर ये दोनों ट्रू रिटर्न कर रही है तभी ये ट्रू होगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा, समझे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कंडीशन लिया था हमने, ए और बी इज इक्वल टू, हमारे पास टू आ रहा था और ये ट्रू आ रहा था। मान लो मैं कर लेता हूँ बी इज इक्वल टू सी, और ये टू इक्वल टू मैंने 3 किया था, तो ये कंडीशन फॉल्स आ रही थी। अब क्या करेगा ये, तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, भले इसमें एक वैल्यू ट्रू है। मैंने फिर से याद करो, मैंने क्या कहा था कि दोनों वैल्यू ट्रू रहनी चाहिए। एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए आप जस्ट इमेजिन करो कि आप रूम में बैठे हो, आपको बाज़ार जाना है, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं बाज़ार जाऊंगा तो बिस्किट लूँगा, ठीक है, आपने इमेजिन किया, और 10 मिनट बाद आप बाज़ार गए, बिस्किट ले लिए, ठीक है, आप बाज़ार गए और बिस्किट ले लिए, तो क्या हुआ, बाज़ार जाना एक एक्शन हो गया, एक कंडीशन हो गया जिसकी वैल्यू ट्रू हो गई, और बिस्किट लेना एक कंडीशन हो गया जिसकी भी वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है। तभी थर्ड एक्शन परफॉर्म होगा, तभी थर्ड चीज़, देखो हम लोग विजिबिलिटी देख रहे हैं इसमें, तो एक्शन पे मत जाना, विजिबिलिटी देख रहे हैं, तो तभी तीसरा चीज़ विजिबल होगा। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये चाय रखी है, मैं चाय बनाता हूँ एक, ठीक है, ये चाय रखी है, ये कप है आपका, कप अच्छा बनेगा नहीं, ओके, ये कप है आपका, ठीक है, ये चाय रखी है, ओके, ये हो गया। अब आप रूम में लेटे हुए हो, आप थिंक कर रहे हो कि मैं मार्केट जाता हूँ और बिस्किट लेता हूँ और इसे चाय के साथ सर्व करूँगा, ठीक है, खाऊँगा, और इसे टी के साथ सर्व करूँगा, मतलब खाऊँगा, ठीक है। अब 10 मिनट बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद आप उठे यहाँ से और फिर मार्केट गए आप, ये मान लो दुकान है आपकी, यहाँ से आपने एक बिस्किट लिया और घर आए आप, फिर से आप अपने घर पे आ गए। अब आप टी के साथ उसे सर्व कर रहे हो, खा रहे हो उसे, तो इसमें जो एक्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्शन से ही होते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ्लटर फ्लो में तो इसको कंडीशन बोल रहे हैं। तो अब जो कंडीशन हो रही है हमारे पास, वो हो रही है पहले तो आप देखो सो रहे थे, पहली कंडीशन क्या हुई, मार्केट जाने की, ये मार्केट है तो ये मार्केट आप गए, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू हो गई, ठीक है, और मार्केट गए आप, अब क्या किए आपने, बिस्किट लिया, जो दूसरा एक्शन परफॉर्म किया उसमें बिस्किट लिया आपने, अब इसकी भी वैल्यू आपकी ट्रू हो गई कि आपने बिस्किट तो ले लिया, बिस्किट ले लिया आपने, ठीक।
फिर आप घर आए, ये नॉर्मल है, आप बिस्किट लेकर बाजार में खाओगे नहीं तो घर पे ही आओगे, तो इसको कंडीशन नहीं रखते हैं इसको। अब जब बिस्किट ले लिया, मार्केट गए, बिस्किट लिया, घर आए, तो अब चाय के साथ उसे खाओगे। वैसे चाय के साथ नमकीन खाई जाती है, बट कोई बात नहीं, चाय के साथ कभी कोई बिस्किट भी खा लेते हैं। तो चाय के साथ आपने सर्व किया। ये तो आपकी एक कंडीशन है, मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गई, ठीक है। मतलब ये भी दोनों ट्रू होगा, तो ये भी आपका ट्रू होगा, और ये चीज़ आपकी विजिबल होगी। मान लो दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा साइड देखते हैं। जैसे आप सोए रहे, आप बाजार गए ही नहीं, ठीक है, आप बाजार नहीं गए, आप सोए हो, आप बाजार गए ही नहीं, ये मार्केट थी आपकी, आप बाजार गए नहीं, बिस्किट जो था आपका वो आया ही नहीं, और ये चाय थी, ठीक है, चाय ख़राब कर दिया मैंने। तो जो चाय थी वो पी गए आप बिना बिस्किट के साथ। समझ में आया? अब जो कंडीशन थी वो ये फॉल्स हो गई आपकी, और ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपकी जो चाय के साथ बिस्किट खाने की थी वो भी फॉल्स हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो आप बाजार गए और मोबाइल चलाते चलाते बाजार गए आप, वैसे भी रोड पे मोबाइल नहीं चलाई जाती है, बट आप चला रहे हो मोबाइल, चलाते चलाते बाजार में गए आप, और बिस्किट नहीं लिए, भूल के वापस घर पे आ गए। तब क्या होगा? बाजार तो गए आप, ठीक है, इतना आपने एक्शन परफॉर्म किया, बट ये वाला जो एक्शन था उसे आपने परफॉर्म नहीं किया। फिर भी आप जब आओगे घर पे तो आपको चाय तो बिना बिस्किट के ही पीनी पड़ेगी, ठीक, चाय तो बिना बिस्किट के पीनी पड़ेगी, तब भी आपका कंडीशन जो होगा फॉल्स होगा। समझिए? अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर अभी भी नहीं आया है तो विजेट के हिसाब से समझते हैं, और यूज़र कलेक्शन को बना के समझते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास ये यूज़र कलेक्शन था, यूज़र कलेक्शन, यूज़र कलेक्शन था, इसमें एक फील्ड थी। जैसे ये फील्ड हम लोग कर देते हैं इसमें एज की 28 की, और हाइट है अराउंड 5 फुट, 5 फुट शायद ऐसे लिखते हैं, 8 इंच की, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक कंडीशन बनाना है कि अगर एज जो है आपकी 28 है, किसी अगर आदमी की एज 28 है, तो उसे ये वाला इमोजी शो करना है, ये वाला इमोजी शो करना है, ठीक। और 28 एज वालों की ये वाला करना है, और हाइट भी अगर 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, तो ये वाला इमोजी शो करेंगे। वरना हम लोग नॉर्मल जो इमोजी होता है ये शो करेंगे, गुस्से टाइप का थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या बनाएंगे? एज पहला जो कंडीशन होगा हमारा, जो फर्स्ट कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन जो होगा वो होगा एज इज इक्वल टू 28 का, और सेकेंड कंडीशन जो होगा उसमें होगा हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 5 फुट 8 इंच का, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो गई, मैच कर गई, तो ये आपका रिटर्न करेगा ट्रू। मान लो ये ट्रू रिटर्न कर दिया और ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, तो आपको ये वाला इमोजी दिखेगा। अगर इसमें से किसी भी एज, जैसे आपकी एज मान लीजिए 28 है, पर 5 फुट 7 इंच भी अगर कोई हो गया तो ये रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो ट्रू थी, कोई बात नहीं, ट्रू थी, ये फॉल्स हो गई। वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप बाजार गए, मोबाइल चला रहे थे और आप भूल गए सामान लेना, वापस आ गए, तो चाय तो बिना बिस्किट के ही पीनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो एक कंडीशन ट्रू हुई, एक कंडीशन फॉल हुई, ओवरऑल ये फॉल्स कर देगा उसे। तो आप ऐसे समझो कि अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो वो पूरा एक्शन जो होगा, पूरा कंडीशन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अगर उसमें से अगर एक भी कंडीशन, एक पॉइंट की भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो सब फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया आपका एंड का।
मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होगे अब। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और कहाँ पे नहीं समझ में आया वो भी चीज़ बताना मेरे को। सेकंड आते हैं और पे। जो हमारा सेकंड है, इसमें आते हैं और। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो ओवरऑल ये ट्रू हो जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे और, जैसे एक और एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप इस कॉलेज से आ रहे हो, घर आए आप, ठीक। आप कॉलेज से घर आए और आप सोच रहे हो कि अगर खाना गर्म होगा, जो ऑलरेडी बना हुआ था वो अगर अभी भी गर्म होगा तो हम लोग खा लेंगे, और अगर गर्म नहीं होगा तो फिर से हम उसको दोबारा बना लेंगे। तो आप इसमें देखो कंडीशन क्या लग रही है। इस कॉलेज से हम लोग आए, ठीक। दो कंडीशन लगाई हमने और की। अगर खाना गर्म होगा तो हम लोग खा लेंगे पुराने वाले को, अगर नहीं होगा तो नया बना लेंगे। इसमें दो कंडीशन लग रही है आपकी। आप अभी तो भूल जाओ, कॉलेज से आने वाला कंडीशन आपकी नहीं लग रही यहाँ पे। इसमें हो रही है खाना खाने का कंडीशन लग रहा है कि हमें खाना तो खाना ही है प्रॉपर। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये कोई है, एक मिनट मैं इसको अच्छा सा बनाता हूँ। जैसे ये कोई है, अब ये क्या कर रहा है कि कॉलेज से ये घर जा रहा है, कॉलेज से ये घर जा रहा है और इनको लगी है भूख, ठीक है। ये पूरे भूखे हुए हैं तो भूख लगी इनको। अब ये घर पे जाके चेक करेंगे कि खाना अगर जो रखा हुआ है इनके लिए, अगर वो गर्म है, ठीक है, अगर ये हॉट है खाना, तो ये इसी को खाएंगे, ठीक। अगर नहीं है तो फिर ये दूसरा खाना बनाएंगे, ठीक है, ये दूसरा खाना बनाएंगे। बट करना क्या है इनको, खाना तो खाना ही है क्योंकि भूख लगी है। मेन चीज़ टारगेट देखो क्या है कि हमें खाने को सर्व करना है, मतलब खाना है। अच्छा, सॉरी, सर्व करने का मुझे लगता है कुछ और मतलब होता होगा, तो मैं सर्व नहीं लेता हूँ, सीधे ऐसे बोलता हूँ कि खाना खाना था। मेन काम हमें खाना खाने का करना था, ठीक है। हमें इसे ईट में लिख देता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास ये था। अब इट डजेंट मैटर कि खाना गर्म है या ठंडा है, समझे। खाना खाना है बस, मतलब कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि या तो खाना गर्म हो या तो खाना ठंडा हो, इट डजेंट मैटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलो, इसको अभी कन्फ्यूज़न हो रहे हो आप लोग तो और सिंपल समझाता हूँ। मान लो ये वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो थी 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, ठीक। बट हमें क्या चाहिए था कि जो दोनों वैल्यू है वो 6 से बड़ी हो, ठीक ना। क्या करते हैं, अब मान लो इसको हमने दोनों सम किया, ये 5 आ गई, ठीक। और सी और डी की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 6 लिया और इसको 4 लिया और इसको दोनों सम किया, 10 आ गई। अब हमें तो 6 अचीव करना था, 6 से बड़ा अचीव करना था। एक वैल्यू तो हमारे पास ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई। अब ये मैटर नहीं करेगा कि ये फॉल्स है या कुछ भी है, ये सीधे इसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसको मैं विजेट के फॉर्म में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास ये विजेट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये मान लो है आपका, लिखा हुआ नहीं, इसमें आप ऐसे समझ लो ये विजेट है आपका। ना, नाम का कर दे रहा हूँ, चलो एक इसको बना लेता हूँ मैं एलर्ट टाइप का। ये विजेट है एलर्ट का, जहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी इज़ नेसेसरी, ठीक। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, जो यूज़र है और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी इसकी जो है ये फुलफिल्ड है कि नहीं, मतलब इम्पटी तो नहीं है, पहला चीज़। और सेकंड चीज़ क्या चेक करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाइड है या नहीं है। अभी आप लोग सोचोगे कि इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, वेरीफाइड है या नहीं है, ईमेल आईडी है या नहीं है।
तो उस पर मत जाओ आप लोग। ऐसे समझो कि ईमेल आईडी या तो वेरीफाइड है या तो एम्प्टी है। अगर किसी की ईमेल आईडी वेरीफाइड है बट ईमेल आईडी डाटा फील्ड में एम्प्टी है, फिर भी हमें क्या करना है, उसे ये चीज़ नहीं शो करानी है। तो क्या करेगा, ये वैल्यू जो होगी आपकी, जो फॉल्स थी पहले, और ये अगर वैल्यू आपकी वेरीफाइड है तो ये ट्रू हो जाएगी और इसे ये हटा देगा, नहीं तो ये नहीं हटाएगा। ठीक। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो और में, तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आपको शायद खाने वाला समझ में आ गया होगा। आप एक सिंपल तरह से समझ लो कि अगर कोई भी एक एक्शन आपका ट्रू हो गया, मतलब कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो वो चीज़ ट्रू रहती है, मतलब जो रिटर्न करेगा वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और मैं पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा और के ऊपर। ठीक। चलो अब आते हैं, हम लोग पास आ गया इफ़ देन एल्स का। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं। इफ़ देन एल्स का, इफ़ इसका मतलब होता है अगर, देन का मतलब होता है तब, एल्स का मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा नहीं होता है, मतलब इफ़ देन एल्स मतलब अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा। ठीक। मतलब ऐसे समझो, इफ़ का मतलब होता है अगर, देन का मतलब होता है तब, अगर ये हुआ तब क्या होगा, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा, तो वो आता है आपके एल्स में। मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है। ठीक। अगर ए की वैल्यू आपकी 2 हुई, तब हमें प्रिंट करना है ए इज इक्वल टू 2। तो अब ये आ गया आपका इफ़। ठीक है। इफ़ ए की वैल्यू ट्रू हो गई, देन क्या करना है, तब क्या करना है, एल्स। एल्स में आ जाएगा आपका दे, प्रिंट कर दो आप, प्रिंट कर देना यहाँ से, देयर इज़ नो एनी वैल्यू। ठीक है। अब इसको हम लोग एक्शंस की तरफ समझते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इसमें आता हूँ। ये देखो आपका, ये हो गया इफ़। इसमें कंडीशन के हिसाब से लेता है, तो कंडीशन ही बताता हूँ। जो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है इसे इज इक्वल टू बी है, ये आपकी अगर ट्रू हो जाती है, देन क्या करेगा, ये तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। आप इसको अगर बंद रखते हो तो इसमें देन मैटर नहीं करेगा। अगर इसको आप ऑन कर देते हो तो ये लिखेगा देन, तब क्या करना है। मान लो ये वैल्यू ट्रू हो गई, अब क्या करना है, हमें एक डाटाबेस अपडेट करना है मान लो, और उसमें आई डी इक्वल टू कर देना है 2। जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी तो वो तब क्या करेगा, ये आई जो डाटाबेस था उसका वैल्यू जो होगा अपडेट करके 2 कर देगा। एल्स क्या करेगा, एल्स एक स्नैक बार दे देगा, या तो फिर कुछ अलर्ट डायलॉग बॉक्स टाइप का दे देगा कि ठीक है वैल्यू ट्रू नहीं थी इसलिए हमने ये चीज़ नहीं किया। तो इसको भी एक एग्जांपल में समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको मान लो एक फ्रेंड से मिलना है, ये आप हो, ये आप सब लोग हो। ठीक। आपको एक फ्रेंड से मिलना है। अगर उसके पास किताब रही तो किताब ले लोगे। ठीक है। अगर नहीं रही तो आप वापस अपने घर पे आ जाओगे। तो आप इस फ्रेंड से मिले, इस फ्रेंड से मिले, ये थोड़ा गुस्से वाला इंसान है तो इससे मिले आप। ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहा है, आप इससे मिले, आपने इससे बोला कि भाई मेरे को एक साइंस की बुक दे दे। ठीक है। ये तो कहेगा ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो कहेगा ठीक है, ये ले, बुक रख ले। ये आपको ये बुक दे दिया। ठीक। अब इसमें कंडीशन समझना आप। इफ़ लगा आप, इफ़ साइंस की बुक जो है इसके पास अवेलेबल होना ट्रू है, साइंस की बुक जो थी
मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस बी लिख देता हूँ। साइंस की बुक, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, बी वाले पर्सन के पास अगर अवेलेबल होना ट्रू थी, मतलब अगर उसके पास थी बुक, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। अगर, ये तो पहला कंडीशन हो गया, आपके पास किताब आ गई तो आपने किताब ले लिया। अगर मान लो किताब होती नहीं तो आप आ जाते घर पे, आपने, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, जल्दी से इसको बना दूँ और इस पर कर दूँ। इससे आपने बुक मांगी और इसके पास कहा मेरे पास बुक है ही नहीं, तो आप फिर रिटर्न आ जाओगे अपने घर पे। ये आपका एल्स का फंक्शन हो गया। इसमें अगर देन का फंक्शन समझना हो तो एक लोगों को और लेता हूँ। जैसे ये थे राम, ये थे श्याम। ठीक। अब इसमें एक पर्सन और है जिनका नाम है, नाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दे रहा हूँ, जिनका नाम सी है। अब राम क्या करेगा, जो देन वाली फंक्शन बता रहा हूँ, अब ये मैं बता रहा हूँ देन वाली फंक्शन, देन वाली समझना इसे। अब राम क्या करेगा, ये पहले तो श्याम के पास गया कि भाई बुक दे दे मेरे को, बुक नहीं रही उसके पास, नहीं थी उसके पास। देन ये जाएगा पर्सन सी के पास, उससे बुक मांगेगा। ठीक है। अब उससे बुक मांगा और उसके पास अवेलेबल रही, तो ये खुश होकर घर आ गया। तो क्या हुआ, इफ़ बुक अवेलेबल है, अब वो मैटर नहीं कर रहा है कि राम के पास है कि श्याम के पास है, वो एक बार चेक करेगा राम के पास, श्याम के पास है या नहीं है। उसके पास नहीं थी तो वो पर्सन सी के पास गया। ठीक है, वहाँ से वैल्यू ट्रू हो गई, ओके तुम्हारे पास बुक है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वापस वो अपने घर पे आ गया। इस तरह से होता है ये। तो हो सकता है अगर आपको अभी ट्रू फॉल्स में, ये इसमें और में या तो इफ़ देन एल्स में ना समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। इसमें आ जाओ आप, पहला कंडीशन में आते हैं, पहले कंडीशन में आते हैं, इसमें करते हैं सिंगल कंडीशन बनाते हैं और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू देते हैं हम लोग कंबाइन टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपका हो गया हाई, और सेकंड वैल्यू जो होगी उसको स्पेसिफिक करते हैं, जो रखेंगे हाई। तो ये अब क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू जो थी आपकी वो ट्रू हो गई। कन्फर्म करते हैं यहाँ से और सेकंड में आते हैं, हम लोग एंड पे थे, सेकंड में आते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं, यहाँ से कंडीशन ऐड करेंगे, सिंगल कंडीशन, सेम वही चीज़, यहाँ पे भी लिखते हैं हाई, इसके पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, इसमें भी लिखते हैं हाई। अब क्या हुआ कि ये दोनों जब वैल्यू ट्रू हो गई तभी हमें ये चीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों वैल्यू तो सेम है ना, तो ये ट्रू हो गई, तो अब ये कन्फर्म करते हैं तभी ये हम लोग को दिखाएगा। अब जो हम लोग सेकंड देखे थे अपना, उस पर आते हैं, इफ़ देन एल्स पे, इफ़ कंडीशन में आते हैं, सिंगल कंडीशन इंटर करते हैं, कंबाइन टेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2, कन्फर्म करते हैं, और सॉरी हमको यहाँ पे स्ट्रिंग देना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, कन्फर्म करता हूँ इसको, यहाँ पे भी लिखता हूँ बाय, कन्फर्म करता हूँ। इफ़ ये दोनों अगर वैल्यू ट्रू हो गई और अगर मैं इसको देन, ये दोनों वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है, देन में हम आते हैं, नहीं एलिफ, अच्छा एलिफ है ना इसमें, तो एल्स इफ़ भी मैं देखता हूँ इसको क्या होता है, या तो इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ, मैं एक पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा इफ़ देन एल्स का। देन क्या करेगा ये, एल्स ज़रूरी नहीं डालना पर तभी डालते हैं, एल्स में क्या होगा कि रिटर्न कर देगा एक बूलियन कि ये फॉल्स हो गया है। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा तो ये शो नहीं करेगा, ट्रू होगा तो वो शो कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, हो सकता है आपको और में या तो इफ़ देन एल्स में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो उसके लिए परेशान मत होना। इफ़ देन एल्स नहीं होता है, वो होता है सिर्फ इफ़ एल्स होता है। बट देन फंक्शंस भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, जिससे हमकी जो हमारी लॉजिक होती है वो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आती है, इसलिए हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर बताना मेरे को। चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।